सभी को उम्मीद करता हूँ मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही होगी सभी तक। एक बार कंफर्म कर देंगे। चलिए, हाँ जी, गुड मॉर्निंग सभी को। दस बजे बोलकर 9 बजे ही आ गए। 9:15 का तो क्लास लगा था। मैंने परसों बोला था कि कल क्लास होगी, ठीक है, तो कल तो हुई नहीं। तो कल होती तो 10 बजे होती, लेकिन आज हुई है, ठीक है। और कल बायोलॉजी का होगा 1 शॉट, ठीक है। और पूरा शेड्यूल तो मैंने आपको डाल ही दिया है। और 1 तारीख को कुछ इंपॉर्टेंट होगा, कुछ स्पेशल होगा आप लोगों के अनाउंस, है ना। 9 आवर पढ़ा दो आज, क्यों नहीं, आज तो 10 घंटे पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, तो इस लेक्चर में हम लोग करने वाले हैं फिजिक्स का 1 शॉट। और वो करने वाले हैं, जैसे कि आपने थंबनेल में देखा होगा, PYQs के थ्रू करने वाले हैं, ठीक है। तो PYQs के थ्रू, वैसे तो फिजिक्स का मैंने एक 1 शॉट पहले ले रखा है आपके पिछले सीजीएल मेन से जस्ट पहले। तो उसमें PYQs इतने नहीं थे। ये PYQ बेस्ड रहेगा, चीज़ें सारी रहेंगी, लेकिन हम PYQs के थ्रू करेंगे सो दैट आप PYQs भी कर लें और चीज़ें भी सारी हमारी हो जाएँ, ठीक है। तो चलिए, पहला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन के सामने। आता है नहीं आता डजेंट मैटर, अटेम्प्ट करना है आपने, ठीक है। आपने घबराना नहीं है, आपने अटेम्प्ट करना है, ठीक है। चलिए, तो अटेम्प्ट कर लीजिए। विच टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन वाज डिस्कवर्ड बाय जॉन विलियम रिटर इन 1801। किस तरह का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को डिस्कवर किया गया था इन 1801, मतलब किसके द्वारा ठीक है, यहाँ पे ये दिया हुआ किसके द्वारा डिस्कवर किया गया था, लेकिन कौन सी रेस को डिस्कवर किया गया था ये पूछे आपसे। चलिए, तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता क्या चीज़ है। तो पहले लाइट को लेके बहुत सारी थ्योरीज थी कि लाइट ब्लैक एंड वाइट से मिलके बनी हुई है, ये है वो है, ठीक है। तो सबसे पहले मैक्सवेल ने ये कॉन्सेप्ट रखा कि जो लाइट है वो बहुत सारे, उसमें मतलब ऐसा नहीं है कि जो लाइट हमें मतलब दिख रही है सिर्फ वही लाइट है। इसमें इतने सारे स्पेक्ट्रम हैं कि काफ़ी सारा स्पेक्ट्रम हमें दिख ही नहीं रहा है, क्योंकि वो हमारे देखने के रेंज के बियॉन्ड है, क्योंकि उसकी उतनी वेवलेंथ नहीं है। तो मैक्सवेल जी ने बोला ये चीज़ कि वो डिपेंड करता है उसकी फ्रीक्वेंसी पे, या फिर वेवलेंथ पे हम बोल सकते हैं, डिपेंड करता है कि वो हमें दिखेगी या नहीं दिखेगी, ठीक है। जैसे कि अगर उसका वेवलेंथ रफली आप ये मान के चलो 0.4 से लेके 0.7 माइक्रोमीटर है, तो वो हमें दिख जाएगी, जो कि विजिबल है लाइट की होती है वेवलेंथ। 0.4 से लेके 0.7 माइक्रोमीटर, 1 माइक्रोमीटर में 10⁻⁻⁶ मीटर होते हैं। तो ये विजिबल लाइट का वेवलेंथ का स्पेक्ट्रम है। ये पूरा जो स्पेक्ट्रम यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे कौन कौन आता है, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड, विजिबल लाइट, अल्ट्रावायलेट, एक्स रेज और गामा रेज। ये आपको याद होना चाहिए। ये इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपसे पूछ लेता है, किसके इंक्रीजिंग और किसके डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो यहाँ से यहाँ तक जब जहाँ आप जाएंगे लेफ्ट से राइट, तो ये डिक्रीजिंग वेवलेंथ है, डिक्रीजिंग वेवलेंथ यानी घटती हुई तरंग दैर्ध्य का ये पूरा ऑर्डर है। और हमेशा याद रखिएगा कि जो वेवलेंथ है, जिसको कि हम लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसकी एसआई यूनिट यानी एसआई मात्रक मीटर होता है, ये और फ्रीक्वेंसी जिसको कि हम कभी कभी म्यू से भी डिनोट कर देते हैं। वैसे तो म्यू का मतलब यहाँ पे हमने माइक्रो भी देखा, लेकिन हम उसको न्यू से भी डिनोट कर देते हैं, ठीक है, या फिर कहीं कहीं एफ ही लिख देते हैं। तो इसकी अगर हम बात करें तो इसकी एसआई यूनिट होती है हर्ट्ज, जो कि कुछ और नहीं बल्कि सेकेंड इनवर्स ही होती है। तो ये दोनों लैम्डा और फ्रीक्वेंसी, दैट इज वेवलेंथ, और फ्रीक्वेंसी तरंग दैर्ध्य और आवृत्ति, ये आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। यानी कि वेवलेंथ अगर लेफ्ट से राइट में घट रही है, डिक्रीज कर रही है, तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करेगी, आवृत्ति इंक्रीज करेगी, ठीक है। तो उन्होंने ये बोला कि अगर डिफरेंट फ्रीक्वेंसी यहाँ पे आप आएंगी तो आपको वो डिपेंड करता है कि आपको दिखेगा नहीं दिखेगा, ठीक है। और विजिबल लाइट में भी फिर बाद में न्यूटन जी ने बोला
विजिबल लाइट भी जो है बहुत सारे डिफरेंट कलर से मिलके बने हुए, 7 डिफरेंट कलर से मिलके बना हुआ, जिसको कि विबग्योर बोला। उन्होंने क्या किया, प्रिज्म लिया एक और प्रिज्म से पास करवाया। पहले जैसे मैंने बताया, पहले ये थ्योरीज थे कि भाई जो वाइट लाइट है वो ब्लैक और वाइट से मिलके बनी हुई है सब, तो उन्होंने थ्योरीज पे बिलीव नहीं किया, उन्होंने खुद एक्सपेरिमेंट किया। और जब एक्सपेरिमेंट किया, जब उन्होंने एक ग्लास प्रिज्म से वाइट लाइट को पास करवाया, तो उनको 7 डिफरेंट कलर्स यहाँ पे मिले, जिनको कि हम विबग्योर के नाम से जानते हैं। विबग्योर, ठीक है। विबग्योर का मतलब क्या है, ये है वॉयलेट लाइट आपकी, ये है इंडिगो, ये है ब्लू, ये है ग्रीन, ये है येलो, ये है ऑरेंज और ये है रेड। ये आपका इंक्रीजिंग वेवलेंथ कॉर्डर है। इंक्रीजिंग वेवलेंथ यानी कि अगर आपको डिफरेंट वेवलेंथ होगी उस पूरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की या फिर लाइट की, तो वो डिपेंड करेगा, आपको रेडियो वेव मिलेगा, है माइक्रोवेव है, विजिबल लाइट है। अगर वो 0.4 से लेकर, जैसे होता है 0.7 माइक्रोमीटर के बीच में है, तो आपको दिख जाएगा। और वो किस कलर का दिखेगा वो अगेन डिपेंड करेगा कि कितनी वेवलेंथ है उसकी। सिंपल आपको बात समझ में आती है। तो ये किसने डिस्कवर किया था, यहाँ पे पूछ रहा है किन वेव्स को जोहान विलियम रिटर ने डिस्कवर किया था। इट वॉज अल्ट्रावायलेट रेज। एक्सरेज की अगर हम बात करेंगे तो रॉन्टिजन ने डिस्कवर किया था। एक्सरेज का यूज़ करके ही एटॉमिक नंबर का कॉन्सेप्ट दिया था किसने, इन द ईयर 1913। कमेंट में आप बताएंगे। वैसे तो केमिस्ट्री वाली क्लास में बता चुका हूँ और बाकी नाश्ता पीडीएफ में भी मैंने दिया था, मुझे याद है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें इंफ्रारेड और गामा रेस की, तो गामा रेस तो पॉल विलर्ड, ठीक है, पॉल विलार्ड हो जाएंगे, ठीक है, पॉल विलार्ड, ठीक है। और इंफ्रारेड की अगर बात करें तो इंफ्रारेड की डिस्कवरी करी थी विलियम हर्शल ने, ठीक है, विलियम हर्शल। अगर हम बात करें माइक्रोवेव्स की अगर बात करेंगे तो किसने डिस्कवर किया था, एर्नो पेपियल्स करके ऐसे कुछ नाम था उनका, ठीक है, और रॉबर्ट विल्सन। 2 नाम याद रखिएगा, एर्नो और रॉबर्ट, ठीक है, रॉबर्ट विल्सन। और विजिबल लाइट की डिस्कवरी किसने करी थी, जैसे ना होता है न्यूटन ने अपना वो पूरा प्रिज्म वगैरह लेके आया तो उन्होंने पूरी डिस्कवरी करी थी, ठीक है। रिमोट्स वगैरह में जो हम यूज़ करते हैं वो इंफ्रारेड होती है। अगर आप कभी रिमोट लो और रिमोट में आपने देखा होगा टीवी वगैरह का जो रिमोट होता है, ठीक है, तो यहाँ पे एक हल्का सा ऐसा कुछ बल्ब टाइप में लगा होता है, ठीक है। उसको अगर आप अपने मोबाइल फ़ोन के कैमरे में बटन दबाओ तो आपको वो ग्लो करता हुआ दिखेगा। वैसे तो आपको नहीं दिखेगा वो जो उसमें होता है, लेकिन अगर आप मोबाइल फ़ोन के कैमरे से देखोगे तो वो ग्लो करता हुआ आपको नज़र आता है, ठीक है। अब ये क्या चीज़ है, तो जैसे अभी मैंने आपको बताया कि मैक्सवेल जी ने बोला कि फ्रीक्वेंसी डिफरेंट होगी तो आपको डिफरेंट तरह का लाइट मिलेगा। किस स्पेक्ट्रम में आपको क्या मिल रहा है, स्पेक्ट्रम में आपको रेडियो मिल रहा है, माइक्रो मिल रहा है, इंफ्रारेड मिल रहा है, विजिबल क्या मिल रहा है, वो आपकी फ्रीक्वेंसी क्या उस पर डिपेंड करेगी, यानी कि चेंज इन फ्रीक्वेंसी डिटरमाइन करेगी कौन सा क्या आपको मिलेगा। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि जैसे मैंने बताया ऑर्डर याद होना चाहिए, तो ऑर्डर याद कैसे रखेंगे ये, तो ऑर्डर याद रखने के लिए आप ये एक ट्रिक याद रख सकते हैं, एंड दैट इज़ कि रिच मैन, ठीक है, रिच मैन इन विक्टोरिया, रिच मैन इन विक्टोरिया यूजेस एक्स्ट्रा गोल्ड कॉइन्स, ऐसे आप याद कर सकते हैं। तो आर से रेडियो वेव्स, एम से माइक्रोवेव्स, इन आई से इंफ्रारेड, वी से विजिबल, यू से अल्ट्रावायलेट, एक्स से एक्सरेज और जी से गामा रेज। तो रिच मैन इन विक्टोरिया यूजेस एक्स्ट्रा गोल्ड कॉइन्स, ये आपकी ट्रिक हो जाएगी जिससे कि आप इस सारे पूरे स्पेक्ट्रम को याद रख सकते हैं। अच्छा आज ही देखोगे आप, अभी देखा नहीं आपने। चलो तो अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि जो लाइट होती है, लाइट एक हमारे वेव की तरह बिहेव करती है, ऐसा हमारे क्रिश्चियन हाइजिन्स ने जी ने बोला। तभी हम देखेंगे ये चीज़ भी देखेंगे। क्रिश्चियन हाइजिन्स ने बोला था कि ये एक जो लाइट होती है ये एक वेव की तरह बिहेव करती है। लाइट एक पार्टिकल नेचर भी दिखाती है और वेव नेचर भी दिखाती है, इसी को ही हम डुअल नेचर ऑफ लाइट बोलते हैं। तो पार्टिकल नेचर हाइजिन्स जी ने बोला था कि दिखाती है, यानी मतलब एक उसका वेव नेचर होता है और एक पार्टिकल नेचर, सॉरी वेव और पार्टिकल, तो वेव बोला था हाइजिन्स जी ने। ऐसे ही हमारी साउंड वेव होती है, लेकिन उसमें जब डिफरेंट फ्रीक्वेंसी होती है, जैसे इसमें फ्रीक्वेंसी अगर आपकी चेंज होगी, डिफरेंट फ्रीक्वेंसी पे आपको डिफरेंट मिलेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पे कि माइक्रो इन्फ्रा, यहाँ पे डिफरेंट फ्रीक्वेंसी पे पिच चेंज हो जाती है। किस में, ये बात हो रही है साउंड वेव की। यहाँ पे अब हम बात कर रहे हैं साउंड वेव की। जैसे लाइट वेव अभी डिस्कस कर रहे थे, एक लाइट भी वेव होती है, साउंड भी वेव होती है, दोनों अलग अलग तरह की वेव होती हैं लेकिन वेव होती हैं। वहाँ पे फ्रीक्वेंसी चेंज में आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में कुछ देखने को अंतर मिल जाएगा। यहाँ पे अगर आपकी फ्रीक्वेंसी चेंज होगी
तो वो आपका आवाज़ का पिच चेंज कर देता है। पिच आपने सुना होगा, जैसे पिच होता है, ये हाई होता है विमेंस का जो वॉइस होता है, ठीक है, हाई होता है विमेन की वॉइस का, ठीक है, और लो होता है मेन की वॉइस का। पिच जो कि किस पे डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कितने नंबर ऑफ वाइब्रेशंस हो रहे हैं पर सेकंड। जैसे मान लेते हैं ये यहाँ से हम कैलकुलेट करते हैं, ये 1 सेकंड है, ठीक है, तो यहाँ पे मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक पूरा एक वाइब्रेशन, इसको बोलते हैं एक वाइब्रेशन। यहाँ पे एक वाइब्रेशन हुआ, यहाँ पे देखो 1, ठीक, और 2 हो गए, तो इसकी फ्रीक्वेंसी डबल है इसके कंपैरिजन में, क्योंकि यहाँ 1 सेकंड में 2 वाइब्रेशंस हो रहे हैं, यहाँ पे 1 सेकंड में 1 वाइब्रेशन हो रहा है। तो फ्रीक्वेंसी होती है नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पर सेकंड, तभी इसकी जो एसआई यूनिट होती है सेकंड इनवर्स, या फिर इसको हम हर्ट्ज के नाम से लिखते हैं, ठीक है। जरा बताइए शेर और मच्छर किसकी पिच ज़्यादा होती है? एम्पलीट्यूड क्या होता है? तो एम्पलीट्यूड ये जो चीज़ उठ रही है ना, ये चीज़, ये यहाँ से ये कितना उठी है, ये चीज़, इसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड। तो यहाँ पे आप साफ साफ देख सकते हैं कि एम्पलीट्यूड ज़्यादा है, यहाँ पे एम्पलीट्यूड कम है, और जो एम्पलीट्यूड है ये आवाज़ की लाउडनेस को डिटरमाइन करता है कि आवाज़ कितनी लाउड होगी। ज़्यादा एम्पलीट्यूड, ज़्यादा लाउड वॉइस है तो दैट मीन्स कि उसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा है, क्लियर। और मच्छर के जो आवाज़, इसका पिच ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू लाइन की जो आवाज़ है उससे। एम्पलीट्यूड का भी कॉन्सेप्ट क्लियर है आपको? जैसे कि अगर मैं अभी जोर से बोलूँ ऐसे करके तो उसका लाउडनेस क्या, एम्पलीट्यूड क्या बढ़ जाएगा, ठीक है, और मैं ऐसे आराम से बोलूँ तो उसका मतलब है कि लाउडनेस जो है या फिर एम्पलीट्यूड उसका कम है, क्लियर है। और वेवलेंथ क्या होती है? वेवलेंथ होती है कि एक जो पूरा आपका क्रस्ट या फिर एक ट्रफ है, ये जो उठाव होता है इसको क्रस्ट बोलते हैं, और जो ये गिरा वाला भाग है इसको ट्रफ बोलते हैं। तो ये एक क्रस्ट और अगले क्रस्ट के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसी को ही हम वेवलेंथ, जिसको हम लैम्डा से डिनोट करते हैं। आप इसको ऐसे भी ले सकते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक भी आपकी वही सेम चीज़ लैम्डा ही कहलाएगी, वेवलेंथ कहलाएगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं सर, क्लियर हो गई इतनी चीज़। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा ये समझ लेते हैं कि एक लाइट वेव, ठीक है, और एक साउंड वेव के बीच में क्या डिफरेंस होता है, फिर हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो लाइट वेव जो होती है, चलो अभी ये क्वेश्चन आएगा इस पर, अभी वो ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल नहीं बता रहा हूँ अभी। यहाँ पे ये बस इतना ध्यान रखना कि लाइट वेव को पोलराइज किया जा सकता है, ठीक है, कैन बी, इट कैन बी पोलराइज्ड, लेकिन इसको पोलराइज नहीं कर सकते हैं। लाइट जो है आपकी कैन ट्रैवल इन वैक्यूम, ठीक है, कैन ट्रैवल इन वैक्यूम, यानी कि निर्वात में ये ट्रैवल कर सकती है, इट कैन नॉट, साउंड वेव नहीं कर सकती है ट्रैवल आपकी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इन विच ईयर एरिक कॉर्नेल, वोल्फैंग कैटल एंड कार्ल वीमैन रिसीव्ड द नोबेल प्राइज इन फिजिक्स फॉर द अचीविंग बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन इन द डाइल्यूट गैसेज ऑफ अल्कली एटम्स। ये हम लोग केमिस्ट्री में अच्छे से कर चुके हैं, तो इसको यहाँ पे डीप पे नहीं करने वाले। तो हमने देखा था कि हमारे 5 स्टेट्स ऑफ मैटर होते हैं, 5 स्टेट्स ऑफ मैटर होते हैं, जिसमें कि प्राइमरली 3 होते हैं, एक तो सॉलिड, लिक्विड और गैस। अब इस गैस को अगर हम हीट कर देंगे बहुत तेज़ी के साथ तो इसमें क्या हो जाएगा, इसका आयनाइजेशन हो जाएगा और ये 4th स्टेट ऑफ मैटर दे देगा, जिसको कि हम प्लाज्मा बोलते हैं, ठीक है, जिसको हम प्लाज्मा बोलते हैं। और अगर इसको हम एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर पे इसके पार्टिकल्स को कूल कर देंगे तो ये हमारे बना देगा बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। तो सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट बोस और आइंस्टाइन जी ने रखा था, सत्येंद्र नाथ बोस, ये मैं आपको बता चुका हूँ सारी चीज़ें। और आइंस्टाइन जी ने कब रखा था जरा बताइएगा। इन्होंने तो रिसर्च पेपर पब्लिश किया था बोस जी ने, और बाकी उसमें आइंस्टाइन जी ने, अल्बर्ट आइंस्टाइन ने पूरा काम थोड़ा बहुत किया था। लेकिन एक्चुअली बोसॉन्स बनाने का काम, ये कंडेंसेट बनाने का काम तब पॉसिबल था नहीं। तो सन 2000 पूछ रहा है कि क्या पूछ रहा है, नोबेल प्राइज़ कब मिला था ना, ठीक है, 2001 में मिला था नोबेल प्राइज़, 2001 में मिला था। लेकिन जो इन्होंने काम किया था ये एरिक कॉर्नेल और कार्ल वीमैन ने, ये इन द ईयर 1995 किया था, जहाँ पे इन्होंने रुबिडियम गैस के एटम से ये बनाया था बोसॉन्स को। देन इसके बाद जो आप यहाँ पे दूसरा नंबर ये नाम लिखा हुआ देख रहे हैं, वोल्फैंग कैटल, तो वोल्फगैंग ने इन द ईयर 1999 उन्होंने सोडियम के एटम्स के साथ जो है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट बनाया था। तीनों लोगों को जॉइंटली मिला था साल 2001 में, और इन्होंने आइंस्टाइन जी ने 1924-25 में इस कॉन्सेप्ट को रखा था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कमेंट में आप ये बताएंगे कि किस सॉलिड लिक्विड गैस किस में काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है पार्टिकल्स के बीच में।
और किस किस स्टेट ऑफ मैटर में आपको यूनिफॉर्मिटी देखने को मिलती है। इस पर मैंने क्विज करवाया था टेलीग्राम पे। इन विच ईयर डिड हंस क्रिश्चियन ऑस्टेट डिस्कवर दैट अ कंपास नीडल गेट्स डिफ्लेक्टेड व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट पासिस थ्रू अ मेटालिक वायर प्लेस्ड नियर बाय। हंस क्रिश्चियन ऑस्टेट इन्होंने ये जब अपनी लैबोरेटरी पे एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, ठीक है, तो जैसे कि इनके मतलब एक वायर में एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो इससे करंट ये फ्लो करवा रहे थे, और यहीं पे बगल में रखा हुआ था एक मैग्नेटिक कंपास, ठीक है, मैग्नेटिक कंपास रखा हुआ था। तो ये इन्होंने एक चीज़ को ऑब्जर्व किया कि जब ये इलेक्ट्रिक करंट को पास करवा रहे हैं यहाँ से इलेक्ट्रिक वायर से, तो इसमें मैग्नेटिक कंपास की जो मैग्नेटिक नीडल है वो डिफ्लेक्ट हो रही है। तो एक बार हुई, दो बार हुई, तीन बार हुई, तो इनको थोड़ा थोड़ा लगा, शक हुआ कि भाई कुछ तो यहाँ पे गड़बड़ है। तो फिर इन्होंने एक चीज़ को डिस्कवर किया यहाँ से कि ठीक है, भले आप बोल सकते हैं कि चांद से हुआ, लेकिन चांद से उसी का ही डिस्कवरी होती है जिसका माइंड एक्टिव हो, है ना। तो ये तो और भी लोगों के साथ काफ़ी सारी चीज़ें होती है। अब सेब तो और भी लोगों के सिर पे गिरे होंगे, लेकिन हर कोई न्यूटन थोड़ी ना, है ना। तो जिसका माइंड एक्टिव है, जिसका माइंड जीवित है, तो वही वो कर सकता है ना, उस चांस को बना सकता है। तो इन्होंने इस चीज़ को डिस्कवर किया कि किस तरह से ये जो इलेक्ट्रिक करंट होता है, इसमें इलेक्ट्रिक करंट जो है एक मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करता है अपने अराउंड। इसी वजह से तो मैग्नेटिक कंपास की नीडल डिफ्लेक्ट हो रही थी। तो 1820 सन 1820 में उन्होंने ये डिस्कवरी करी थी। क्लियर। तो इसी चीज़ को ही हम बोलते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट यानी कि विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। इसी तरह ध्यान रखिएगा, इसी तरह होता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जो हमारी विद्युत धारा होती है उसका हीटिंग इफेक्ट होता है। हीटिंग इफेक्ट जैसे कि आप सर्दियों में एक रॉड डालते हैं पानी में, उससे अपने पानी को गर्म कर लेते हैं, है ना। ऐसे आपने किया होगा, जैसे बाल्टी में डाला आपने, तो उससे क्या हुआ, आपने उसको कनेक्ट किया इलेक्ट्रिक सप्लाई से। तो जब उसमें इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हुए तो उसकी वजह से वो इलेक्ट्रिक करंट उसमें डेवलप हुआ और उसमें वो हीट हुआ और उसकी वजह से पानी भी हीट हो गया। ऐसे ही हमारा जो बल्ब है वो ग्लो होता है। तो बल्ब का जो फिलामेंट होता है, तो उस पर जब इलेक्ट्रॉन्स गुजरते हैं, जब इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, तो वो हीट होता है, गर्म होता है और उसकी वजह से वो ग्लो करता है। ये भी आपके उसी चीज़ पे काम करता है। ऐसे ही आप अपने फ़ैन को ले लीजिए, जो आपका पंखा लगा होगा, जब आप उसको चलाते हैं फिर उसको आप टच करिए तो बहुत गर्म आपको लगता है वो। तो ये सब हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। सेम गोज़ विद फ्यूज़ ऑल्सो, ठीक है। फ्यूज़ हमारा एक ऐसा, फ्यूज़ क्या होता है, तो फ्यूज़ हमारे जो घर के अप्लाइंसेज होते हैं उनको फूकने से, यानी उनके डैमेज होने से, ख़राब होने से बचाता है। कैसे, जैसे यहाँ से इलेक्ट्रिक सप्लाई आ रही है और ये मान लेते हैं हमारा कोई टीवी, फ्रिज, इस तरह से इलेक्ट्रिक अप्लाइंस है, तो इसमें हम बीच में क्या करते हैं, फ्यूज़ वायर अटैच कर देते हैं। और इसकी वजह से होता क्या है कि अगर एक्सेस यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हुआ तो ये हीट हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट का हीटिंग इफेक्ट होता है, अभी मैंने बताया। तो हीट होगा, जैसे ही थोड़ा सा हीट होगा तो ये यहाँ से क्या होगा, ये टूट जाएगा और इलेक्ट्रिक जो पूरा यहाँ से सर्किट बन रहा था, सर्किट भी टूट हो जाएगा और यहाँ पे इस तक करंट नहीं पहुँचेगा उतना ज़्यादा, तो वो बच जाएगा। तो इसका मतलब है कि जो फ्यूज़ है ये कैसा होना चाहिए, फ्यूज़ होना चाहिए जिसका कि लो मेल्टिंग पॉइंट हो, लो मेल्टिंग पॉइंट हो, ध्यान रखिएगा। और एक चीज़ कि इसका कंडक्टेंस कैसा होना चाहिए, कंडक्टेंस भी हाई होना चाहिए। ऐसा नहीं कि थोड़ा आ रहा है इस पर करंट और अगर कंडक्टेंस हाई नहीं होगा, मान लेते हैं कि अगर कंडक्टेंस हाई नहीं है तो क्या करेगा, ये उल्टा काम कर देगा कि फिर मान लेते हैं कंडक्टेंस हाई नहीं, तो थोड़ा सा करंट आ रहा है तो उस तक नहीं पहुंचाएगा, ठीक है। तो कम वोल्टेज से फिर फूकने का डर रहेगा उसको। तो इस वजह से कंडक्टेंस हाई होनी चाहिए और लो मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए। जो बल्ब का फिलामेंट होता है, जो बल्ब का फिलामेंट होता है, जो यूजुअली किसका बना होता है, ज़रा कमेंट बताइए। तो इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है ये हाई मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए, हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड लो रेजिस्टेंस। और एक चीज़ यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि फिलामेंट किसका बना होता है, टंगस्टन का बना होता है, जिसका सिंबल क्या होता है, W होता है, ठीक है। तो ये जो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है ये किसने डिस्कवर किया था, तो इसकी डिस्कवरी करी थी जेम्स P. जूल, या फिर इन शॉर्ट जेम्स जूल आप याद रखेंगे। ये हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन्होंने डिस्कवरी करी थी। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास यानी द्रव्यमान 2 किलो का है, तो मास की SI यूनिट kg होती है। इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट ऑफ 10 मीटर्स, व्हाट विल बी द रेशियो दी पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी, यानी कि स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा के बीच का जो रेशियो है, जो अनुपात है, वो
कितना रहेगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। देखिए इस पे क्वेश्चन आता है, सीजीएल मेंस पे भी सवाल इस पे बना था, बेसिक सा सवाल बना था। अब ये पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी क्या होती हैं? तो जो पोटेंशियल एनर्जी होती है, जो स्थितिज ऊर्जा, नाम से ही समझ में आ रहा, स्थिति की वजह से जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसको हम पोटेंशियल यानी स्थितिज ऊर्जा बोलते हैं। ठीक, या जैसे कि एक स्ट्रेच्ड बो हो गया आपका, स्ट्रेच्ड बो एंड एरो यानी कि खिंचा हुआ तीर कमान हो गया। वाटर स्टोर्ड इन अ डैम एट अ सर्टेन हाइट, वाटर स्टोर्ड इन डैम एट अ सर्टेन हाइट, जैसे कि ये डैम होता है, डैम में आपको पता है इस तरह से ऊपर पानी भरा रहता है और ये पानी जो है फिर बाद में ऐसे ऐसे करके नीचे गिरता है। ठीक है, तो जहाँ पे कोई चीज़ अपने स्टेट ऑफ रेस्ट की वजह से जो एनर्जी को पोजेस करता है, स्टेट ऑफ रेस्ट का मतलब है कि विराम अवस्था में जो एनर्जी को पोजेस करता है उसको हम पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। जैसे कि मैंने बॉल को होल्ड कर रखा है एट अ सर्टेन हाइट, मैंने उसको होल्ड कर रखा है, रिलीज़ नहीं किया है, तो उसमें पूरी पोटेंशियल एनर्जी होगी। अब पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? तो एट अ सर्टेन हाइट जब कोई चीज़ को हम पकड़ के रखते हैं फिर स्टोर करके, जैसे यहाँ पे डैम में रखा हुआ है पानी, तो उसमें आ जाती ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटी की वजह से जो पोटेंशियल एनर्जी आ रही है, और इसका फॉर्मूला होता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इनटू हाइट, किस हाइट पे वो स्टोर्ड है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है? तो जैसे इसका सर्टेन वैल्यू होता है, ये हर जगह आपको डिफरेंट मिलेगा। जैसे हमारी अर्थ में कितना होता है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कमेंट में आप बताएंगे कि इसकी जो वैल्यू है वो पोल्स पे ज़्यादा होगी या फिर इक्वेटर यानी ध्रुवों पे या फिर भूमध्य रेखा के पास में आपकी ज़्यादा होगी, बताइए। तो ये फॉर्मूला हो गया। अब ऐसे ही होती है हमारी काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, ऐसे ही हमारी क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी, जिसको बोलते हैं गतिज ऊर्जा। काइनेटिक एनर्जी जिसको बोलते हैं गतिज ऊर्जा, यानी कि किसी चीज़ की गति की वजह से, यानी जब कोई भी चीज़ गति यानी कि वेलोसिटी पोजेस करता है, जब भी कोई भी चीज़ मूव कर रही होगी, मोशन होगा, तभी ये टाइप ऑफ एनर्जी आपको देखने को मिलेगी। बिना मोशन की एनर्जी हो ही नहीं सकती है। इसका फॉर्मूला होता है हाफ मास यानी द्रव्यमान इनटू वेलोसिटी का स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब ये जब दोनों को मिला देते हैं ना, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को, तो इसी चीज़ को ही हम मैकेनिकल एनर्जी बोल देते हैं, यांत्रिक ऊर्जा बोल देते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब यहाँ पे मैं पहले ग्रेविटी वाला आपको, चलो पहले तो ये समझ लेते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक बॉल को मैंने 10 मीटर की हाइट पे, ये मान लेते हैं ग्राउंड है, ये 10 मीटर की हाइट पे मैंने पकड़ के रखा है, अब मैंने छोड़ दिया, तो इसकी अभी इसमें क्या है, ओनली पोटेंशियल एनर्जी होगी, सिर्फ और सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी ही होगी, क्योंकि कोई मोशन नहीं है। जब यहाँ पे आ जाएगी ये बॉल एकदम ग्राउंड पे आ जाएगी, जैसे ही हिट करने वाली होगी, तो आप खुद ही समझिए कि हाइट ऑलमोस्ट ज़ीरो हो गई है, तो अब इसमें पोटेंशियल एनर्जी भी ज़ीरो होगी, क्योंकि अगर आप h को ज़ीरो कर देंगे तो ये भी ज़ीरो आ जाएगा, तो यहाँ पे ओनली काइनेटिक एनर्जी होगी। और अगर हम बीच में बात करें, एकदम बीच में यानी कि 5 मीटर के हाइट पे, तो यहाँ पे आधी पोटेंशियल एनर्जी और आधी काइनेटिक एनर्जी होगी। देखिए हर एक पॉइंट पे जब इसको बॉल को छोड़ा गया और जब बॉल हिट करी ग्राउंड पे, इन दोनों पॉइंट के बीच में कोई भी पॉइंट उठा लीजिए, ये उठा लीजिए, हर जगह आपको पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी मिलेगी। मैं ये बोल रहा हूँ कि बीच में पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी बराबर होंगी एकदम। यहाँ क्या सिर्फ पोटेंशियल है, ये पोटेंशियल धीरे धीरे काइनेटिक में कन्वर्ट होना शुरू हुई और ये और बड़ी, काइनेटिक बड़ी और काइनेटिक मैक्सिमम हो गए और देन ये ऐसे खत्म हो गया। ठीक है, यानी कि 5 मीटर के ऊपर अगर हम बात करें तो पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होगी, काइनेटिक कम होगी, और 5 मीटर के नीचे उल्टा हो जाएगा, काइनेटिक ज़्यादा होगी और पोटेंशियल कम होगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये सारी वैल्यूज़ दी तो गई हैं, लेकिन इनका कुछ काम नहीं है इनका, क्योंकि आप खुद देखिए 5 मीटर की हाइट पे आपसे रेशियो पूछ रहा है, तो यानी कि ये दोनों बराबर होंगी, तो रेशियो 1:1 होगा। तो आपको इसमें कुछ नहीं कैलकुलेट करना था। जी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दे रखी है, लेकिन एक्चुअल में 9.8 होती है, लेकिन जो देगा आपको क्वेश्चन में उसी से आपको कैलकुलेट करना। 9.8 को मैं अप्रॉक्सीमेटली 10 मान लेते हैं, कैलकुलेशन पर्सपेक्टिव से आसान हो जाए। अब मैंने आपको बताया था कि जो ग्रेविटी होती है वो कुछ इस तरह से होती है, G=G m1 m2 अपॉन या फिर Gm/r²। तो यानी कि रेडियस के या फिर डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, और यहाँ तक कि स्क्वायर से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो हमने पढ़ा था कि इक्वेटर पे ज़्यादा होती है रेडियस हमारे अर्थ की एज़ कम्पेयर टू पोल्स,
ड्यू टू इट्स शेप, कैसा शेप होता है हमारी अर्थ का। अब क्योंकि इक्वेटर पे ज़्यादा है ये, तो इक्वेटर पे जो ग्रेविटी है वो कम हो जाएगी, और पोल्स पे क्योंकि आर कम है तो जी आपका ज़्यादा हो जाएगा, तो पोल्स पे ये मैक्सिमम होगी। और अर्थ का जो हमारा शेप होता है वो जियोइड या फिर ऑब्लेट स्फीरॉइड होता है। इन विच ईयर डिड गैलीलियो डिस्क्राइब द रेगुलर स्विंगिंग मोशन ऑफ अ पेंडुलम बाय द एक्शन ऑफ ग्रेविटी एंड द एक्वायर्ड मोमेंटम। इन्होंने कब स्विंगिंग मोशन ऑफ पूरा ये पेंडुलम बताया था? बिल्कुल सही, ऑब्लेट स्फीरॉइड सबका। तो सही आंसर होगा इसमें, ईयर का रट्टा मारना है आपको, 1602 1602 में इन्होंने ये चीज़ को बताया था। और गैलीलियो के बारे में हमने पढ़ा था, जरा बताएंगे कुछ ज्योग्राफी में, मैंने आपको कुछ बताया था कुछ गैलीलियो से संबंधित। हु कैलकुलेटेड दी approximate location of the planet Neptune by studying the gravity induced disturbances in the motion of Uranus। तो किसने इस चीज़ को स्टडी किया था, ये आपसे पूछा है। तो ज्योग्राफी मैंने बताया था गैलीलियन मून्स के बारे में कि इन्होंने अपने टेलीस्कोप का यूज़ करके लो, यूरोपा, कैलिस्टो और गैनीमेड जो इसके सुपर मून्स हैं इनको डिस्कवर किया था एक तरह से। और गैनीमेड सबसे बड़ा मून है, सबसे बड़े सैटेलाइट है, ना सिर्फ जुपिटर की बल्कि पूरे हमारे सोलर सिस्टम की। तो ये चीज़ को डिस्कवर किया था किसने? अर्बन जीन लॉसेफ ले वैरियर ने। इन्होंने एक्चुअल में क्या था कि जब तक इन्होंने नहीं बताया था तब तक एक्चुअल में किसी को नेपच्यून के बारे में पता नहीं था। ऐसा नहीं एग्जिस्ट नहीं करता, तो ऑब्वियस बात एग्जिस्ट करता होगा। था क्या कि न्यूटन का जो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन था वो सारे प्लैनेट फॉलो कर रहे थे, बीट मरकरी, बीट वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, सारे ये सैटर्न सारे फॉलो कर रहे थे। बट ये जो लास्ट प्लैनेट था उस समय के हिसाब से यूरेनस होता था, ये लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को फॉलो नहीं करता था। और ये मैंने आपको ज्योग्राफी में बताया था कि इसकी जो एक्सिस है वो रफली 90 डिग्री टिल्टेड है। इसकी एक्सिस रफली 90 डिग्री टिल्टेड है। हमारी अर्थ की एक्सिस कितने डिग्री टिल्टेड है, जरा बताइए। तो ये जो 90 डिग्री का टिल्ट है, जिसकी वजह से ही हम इसको रोलिंग प्लैनेट के नाम से जानते हैं। तो ये एक तो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को फॉलो नहीं कर रहा था और इतना ज़्यादा इसमें टिल्ट था, तो ये कोई एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था कि क्यों ऐसा है। ले वेरियर जी ने अपने दिमाग का पता नहीं कैसे कैसे इन लोगों के दिमाग होते थे, समझ नहीं आता कैसे सोच लेते थे इतना कि भाई मतलब इन्होंने ये समझ लिया कि यहाँ पे कुछ तो है, ऐसा कोई एक बॉडी है यहाँ पे इसके बियॉन्ड जो अपना इन्फ्लुएंस इस पर डाल रही है बड़ी तेज़ी से, बड़े भयंकर तौर से डाल रही है, जिसकी वजह से ये लॉ ऑफ ग्रेविटेशन फॉलो नहीं कर पा रहा है और इतना भयंकर टिल्ट है। और इन्होंने देन आई थिंक बर्मिंगम की ऑब्जर्वेटरी थी, उसको बोला था कि चेक करिए अपने टेलीस्कोप से, जो आपने रख रखा है टेलीस्कोप उसका इस्तेमाल करिए और देखिए। उन्होंने एक पोजीशन भी बता दी, एग्जैक्टली पोजीशन बता दी कि ये इस पोजीशन पर ज़रा देखिए कुछ होगा यहाँ पे। और तब एक्चुअल में वहाँ पे कुछ पाया गया, और वो पाया गया नेपच्यून। ठीक है, तो नेपच्यून की डिस्कवरी इस तरह से हुई थी। यूरेनस का जो एक तरह से एनोमलस यहाँ पे नेचर था उसकी वजह से। तो ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा। और हमारी अर्थ का टिल्ट कितना होता है? अर्थ का टिल्ट होता है 23.5 डिग्री फ्रॉम इट्स एक्सिस, ऑर्बिट से 66.5 डिग्री। और इसी टिल्ट की वजह से और हमारे अर्थ के रेवोल्यूशन की वजह से सीजन्स होते हैं, हमने देखा था, है ना, जो डिफरेंट सीजन्स हम ऑब्जर्व करते हैं। और बताइए समर सॉलिस्टिस और विंटर सॉलिस्टिस की क्या डेट्स होती हैं? फॉर विच डिस्कवरी डिड हेनरी बैक्वेरल रिसीव्ड द नोबेल प्राइज इन फिजिक्स इन 1903? हेनरी बैक्वेरल ने यूरेनियम का यूज़ करके रेडियो एक्टिविटी की डिस्कवरी करी थी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा, स्पॉन्टेनियस रेडियो एक्टिविटी, जिसको रेडियो धर्मता बोलते हैं। ठीक है, रेडियो एक्टिविटी। अब इसी से ही फर्दर जो है रेडियम और पोलोनियम निकाल के इसमें रेडियो एक्टिविटी ऑब्जर्व करी थी मैडम क्यूरी और उनके हस्बैंड पीर क्यूरी। यहाँ पे हस्बैंड वाइफ को लड़ने से ही फुर्सत नहीं है। और यहाँ पे देखो, ये मतलब किसी और प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे उस समय, तो जब इन्होंने देखा कि उनकी वाइफ इस प्रोजेक्ट पे काम कर रही हैं तो मतलब काफ़ी उनको भी अच्छा लगा और उन्होंने भी इस पे साथ दिया, जिसकी वजह से इन तीनों लोगों को एक साथ नोबेल मिला था 1903 में। एंड मैडम क्यूरी बिकेम द फर्स्ट वीमेन टू रिसीव द नोबेल प्राइज। ठीक है, रिसीव ऐसे इनकी डेथ भी हो जाती है, ऐसे इनकी भी डेथ हो जाती है, हेनरी बैक्वेरल की भी बहुत जल्दी, और मैडम और पियर क्यूरी की भी, क्योंकि रेडियो एक्टिव जो एलिमेंट्स होते हैं वो काफ़ी हानिकारक होते हैं हमारी बॉडी के लिए। ठीक है, और इसी का ही हम यूज़ करते हैं, आपको पता है, न्यूक्लियर रिएक्टर्स में एनर्जी को जनरेट करने के लिए। और 92U235 का हम यहाँ पे यूज़ करते हैं, इसी से ही हम न्यूट्रॉन को स्ट्राइक करवा के बेरियम और क्रिप्टन को निकालते हैं।
कमेंट में आप बताएंगे फास्ट ब्रीडर रिएक्टर इंडिया में कहाँ पे इंस्टॉल किया गया, जिसको का अनावरण पीएम मोदी जी ने किया था, उसका मतलब ऑब्जर्व किया था उस चीज़ को, जो फास्ट ब्रीडर रिएक्टर का इंस्टॉलेशन था। आगे बढ़ते हैं और डेट्स आपको पता है 21 जून और 22 दिसंबर है समर और विंटर सोल्स्टिस की, और ये हमारा कलपक्कम तमिलनाडु में है फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। ऑलराइट, अगला क्वेश्चन करिए एंड दैट इज़ सबका सही, न्यूक्लियर फिजन परमाणु विखंडन से एनर्जी जनरेट होती है, बिल्कुल सही है सभी का। नाउ अगला क्वेश्चन है हमारा एंड दैट इज हु अमंग द फॉलोइंग डिस्कवर दैट अ वायर कैरिंग इलेक्ट्रिक करंट कैन अट्रैक्ट और रिपेल अनदर वायर नेक्स्ट टू इट्स दैट इज ऑल्सो कैरिंग इलेक्ट्रिक करंट। अब है क्या सर एंड मैम कि जो स्ट्रेट वायर होता है, स्ट्रेट कंडक्टर होता है जिसमें करंट फ्लो कर रहा है, वो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है, ठीक है, क्योंकि करंट कैरिंग वायर में हमने देखा था मैग्नेटिक फील्ड थी, हाँ हैंस क्रिश्चियन ऑस्टेड ने बताया था इस चीज़ को। तो स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर में भी होता है क्या, मैग्नेटिक फील्ड, ये ठीक है। अब इसके बाद एंड्री मैरी एम्पियर जी ने ये हमें बताया कि किस तरह से अगर दो आप करंट कैरिंग कंडक्टर को पास में रख देंगे तो वो एक दूसरे को मैग्नेट की तरह, क्योंकि मैग्नेट की तरह बिहेव करेंगे और ये एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपेल करेंगे। अब अट्रैक्ट कब करेंगे, अट्रैक्ट ये तब करेंगे जब सेम डायरेक्शन में, या तो ये ऊपर दोनों में हो रहा हो या फिर दोनों में नीचे हो रहा हो, सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा हो, सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा हो। और रिपेल कब करेंगे, एक दूसरे से दूर कब भागेंगे, जब डिफरेंट डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा हो, एज सिंपल एज दैट। तो ऑप्शन नंबर सी, मैक्सवेल के बारे में मैंने बताया वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, और फैराडे के बारे में भी हम देखेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन यानी कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण के बारे में इन्होंने बताया था EMI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ध्यान रखेंगे, वैसे तो अभी हम आगे देखेंगे। Who among the following confirmed Maxwell's theories with the discovery of radio waves and also became the first person to transmit and receive the controlled radio waves in 1886? तो डिस्कवरी किसने करी रेडियो वेव्स की, ये पूछ रहा है आपसे। तो हमने देखा था हेनरिक हर्ट्ज, तो ये जाने जाते हैं आपके फ्रीक्वेंसी के वो करने के लिए, और ये अभी हम देखेंगे जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है उसकी डिस्कवरी इन्होंने ही करी थी 1887 में, ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की, वो भी हम देखेंगे। आंसर इसका मार्कोनी होगा। फैराडे के बारे में मैंने आपको बताया, बाकी एक्सरे का विलियम ब्रॉन्टिजन हो जाएगा, विलियम हर्शल इंफ्रारेड के हो जाएंगे, माइक्रोवेव के रॉबर्ट और अर्नो हो जाएंगे, विजिबल के न्यूटन हो जाएंगे, और पहले क्वेश्चन मैंने बताया था अल्ट्रावायलेट रेज के कौन होंगे, जरा बताएंगे कमेंट में, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्कवरीज इन 1827 वॉज द जर्मन फिजिसिस्ट जॉर्ज साइमन ओम बेस्ट नोन। साइमन जी को किस लिए जानते हैं? हाँ जी ठीक है। तो साइमन जी ने 1827, पहली बात तो ये जो डेटा लिखा हुआ है, जो ईयर लिखी हुई, इसको रट लीजिए कि इस साल ही इन्होंने रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट दिया था। इन्होंने ये बोला था, ये हिंदी में क्वेश्चन है, इन्होंने ये बोला था, किसने, जो हमारे साइमन ओम जी थे, कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के। सर पोटेंशियल डिफरेंस यानी विभवांतर क्या चीज़ होती है? देखो बड़ा सिंपल है इसको समझना। आपके घर में वायर्स पड़े हुए हैं, वायरिंग हो रखी है, ठीक है, तो उसमें हमेशा तो इलेक्ट्रिसिटी आती नहीं है, हमेशा नहीं आती है। कब आती है? जब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं तब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। इलेक्ट्रॉन्स कब फ्लो करते हैं? जब उनको पोटेंशियल डिफरेंस दिया जाता है। इलेक्ट्रॉन्स अभी भी मौजूद हैं, अगर आपके घर में लाइट नहीं है तब भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स कहीं नहीं जाते हैं, ऐसा इलेक्ट्रॉन्स नहीं भेजे जाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स हमेशा होते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स को पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए होता है चलने के लिए। जैसे मान लो ये एक रॉड है मैंने ली, इसमें पानी है इस रॉड में, इसको एकदम हॉरिजॉन्टल रखूँ, इसमें इसका पानी फ्लो नहीं होगा, स्टैटिक हो जाएगा ये। इसको मुझे हल्का सा ग्रेडियंट देना होगा, स्लोप देना होगा, तो पानी फ्लो होने लगेगा, सिंपल। तो इसी तरह पोटेंशियल डिफरेंस, जैसे यहाँ पे मैंने हाइट का डिफरेंस क्रिएट किया, वैसे यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस नीड होता है, उसी को विभवांतर बोलते हैं। तभी जैसे कि हमारी जो बैटरी होती है, बैटरी का काम यही होता है पोटेंशियल डिफरेंस को क्रिएट करना, तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के। ये बोला था साइमन ओम जी ने, और यहीं से एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी आ गया था आर, जिसको कि रेजिस्टेंस बोलते हैं, प्रतिरोध बोलते हैं, कि जो इलेक्ट्रॉन्स हमारे फ्लो कर रहे हैं उनके फ्लो को कितना प्रतिरोध फेस करना पड़ रहा है, कितना ऑब्स्ट्रक्शन फेस करना पड़ रहा है, उसी को रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा।
अब ये जो हमारे रेजिस्टर्स होते हैं, अभी रेजिस्टेंस किस चीज़ पे डिपेंड करता है वो सारी चीज़ें अभी देखेंगे हम अगले क्वेश्चन पे, लेकिन ये सीरीज़ और पैरेलल का कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझ लीजिए, श्रृंखला और समानांतर का। तो अगर जो हमारा ध्यान रखिएगा डिफरेंट सीरीज़ ऑफ रेजिस्टर, जिसको ऐसे ऐसे करके हम डिनोट करते हैं, तो अगर इनको हम सीरीज़ में कनेक्ट कर दें तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा। जैसे मान लेते हैं ये 2 ओम है, ये 3, ये ओम क्या है, ये ओम एसआई मात्रक होता है, एसआई यूनिट होती है। ऐसा करंट की ये करंट है, करंट का एम्पियर होता है, ठीक है, करंट का एम्पियर होता है। और ये ध्यान रखिएगा ज़रा, एक रिलेशन होता है चार्ज। अब करंट क्या होता है, तो चार्ज एक तरह से अगर हम बात करें चार्ज क्या होता है, तो जैसे कि मान लो हमारे कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं और कितने टाइम में वो फ्लो हो रहे हैं, वही चार्ज हो जाता है, ठीक है। क्यू जो होता है ये हमारा यहाँ पे चार्ज है। तो ये फॉर्मूला याद रखिएगा जो यहाँ पे मैंने लिखा है, क्यू इज इक्वल टू आई टी। क्यू है चार्ज, यानी जो भी हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होता है जरा कमेंट में आप बताएंगे, क्योंकि ये चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ केमिस्ट्री वाली क्लास में। तो ये है कि चार्ज कब जनरेट होगा, जब हमारे इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन आई क्या है, करंट है, और टी है टाइम, ठीक है। तो चार्ज की जो एसआई यूनिट होती है वो कूलॉम होती है, और एक इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम ये चार्ज होता है एक इलेक्ट्रॉन का, ठीक है। तो ऐसे ढेरों इलेक्ट्रॉन जा रहे होंगे और उनका कुछ ना कुछ चार्ज होता है, तो ये चार्ज आप समझिए इसका एसआई यूनिट कूलॉम होता है, ठीक। तो होता क्या, जब इनको हम सीरीज़ में कनेक्ट कर देते हैं, सीरीज़ ऑफ रेजिस्टर्स को, जैसे 2 ओम, 3 ओम, 4 ओम और 5 ओम, ऐसे इनको सीरीज़ में ऐसे हम मतलब ऐसे कनेक्ट कर दिया। एक हमने ऐसे कनेक्ट कर दिया कि मान लेते हैं कि ऐसे है 3 ओम है ये, ठीक है। फिर ऐसे जाके यहाँ पे ऐसे मैंने कनेक्ट किया, 1 ओम का कनेक्ट किया, ठीक है। और यहाँ से मैंने कनेक्ट किया मान लेते हैं 2 ओम का, ठीक है। और ऐसे करके ऐसे इसको मैं क्लोज़ कर देता हूँ, ठीक है, ऐसे करके क्लोज़ कर देता हूँ, सिंपल सा मैं ड्रॉ करता हूँ यहाँ पे। अब यहाँ पे एक मतलब हमें पता कैसे चलेगा कि सीरीज़ कब है और पैरेलल कब है। तो सीरीज़ में क्या होता है, सीरीज़ में करंट सेम फ्लो करता है सारे रेजिस्टर्स में। जैसे कि अगर मैं यहाँ से करंट छोड़ूंगा तो 2, 3, 4, 5 सबके पास सेम अमाउंट ऑफ करंट पहुँचेगा। यहाँ से अगर मैं करंट छोड़ूंगा तो 3 के पास पहुँचा, यहाँ से करंट देखिए 2 स्ट्रीम्स में बट गया, तो करंट सेम नहीं पहुंचेगा 1 और 2 ओम के बीच में। तो इसमें करंट सेम नहीं होता है पैरेलल में। पैरेलल में ध्यान रखना, जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है विभवांतर वो सेम होता है, करंट डिफरेंट होता है। तो जब सीरीज़ में कनेक्ट होते हैं तो इक्विवेलेंट जो रेजिस्टेंस निकालना होता है कि भाई इसका इक्विवेलेंट निकाल दो नेट में, टोटल नेट में। अगर मान लो कि मैं ये सारे हटा के मैं 1 लगा दूँ तो कितने का लगा दूँ तो उसके बराबर होगा। तो कुछ नहीं, आप जोड़ दीजिए सीधे, 2, 3, 4, 5 को जोड़ डालिए, तो 5, 4, 9, 3, 12, तो 14 ओम का आप एक सिंगल भी लगा देंगे तो उतना ही रेजिस्टेंस आपको मिलेगा। यहाँ पे जब हम इक्विवेलेंट निकालते हैं तो इसका फॉर्मूला कुछ ऐसा होता है, आर इक्विवेलेंट 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। जितने भी रजिस्टर्स है ऐसे 1 कर करके लिखते रहना है। जैसे यहाँ पे इस केस में, हमारे केस में 1/R इक्वल टू 1/3 प्लस 1/2 प्लस 1/1, क्योंकि एक तो 1 है। इनका एलसीएम कितना होगा, 6 हो जाएगा, 2, 3 और 6, तो कितना हो गया, 6, 3, 9 और 2, 11, 11/6 आ गया 1/R इक्विवेलेंट। लेकिन हमें तो R इक्विवेलेंट निकालना है, तो 1/R इक्विवेलेंट 11/6 है, तो R इक्विवेलेंट 6/11 हो जाएगा। तो इतने रेजिस्टेंस का आप लगा दीजिए, वो इस पूरे सिस्टम के बराबर ही निकल के आएगा, ठीक है। इतनी चीज़ क्लियर। अब ये व्हीटस्टोन ब्रिज क्या चीज़ होती है, व्हाट इज़ व्हीटस्टोन ब्रिज। तो कई बार आपको इस तरह से 4 रेजिस्टर्स कनेक्ट करके या फिर 5 रेजिस्टर्स कनेक्ट करके दे दिए जाते हैं ऐसे करके, ठीक है। इसको ज़रा संदेह विच्छेद मत करने लगा, गेहूँ, पत्थर और ब्रिज है, गेहूँ और पत्थर का पुल, ऐसे करके कुछ मत वहाँ पे बिठा देना, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे ऐसे करके 4 या फिर हो सकता है आपको 5वां भी यहाँ पे ऐसे कनेक्ट करके दे दे ऐसे करके, ठीक है, ऐसे। तो इसमें इस केस में होता है क्या, ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है और ये R4 है। तो इसमें एक जनरल फार्मूला काम करता है एंड दैट इज़ R1/R2 इज इक्वल टू R3, और ये इसको R5 मान लो, ठीक है, R3/R4। ऐसा इसलिए है, मतलब यहाँ पे ये इसको बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज बोलते हैं, जहाँ पे हम R5 को एकदम इग्नोर मार देते हैं, जैसे वो आपको मार देती है जब आप उसको मैसेज करते हैं।
क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये माना जाता है, ये पॉइंट मान लेते हैं ए है, ये पॉइंट मान लेते हैं बी है, इनके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो ज़ीरो है, यानी कि यहाँ पे कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है। एंड क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है तो यहाँ पे कोई करंट फ्लो ही नहीं करेगा, जिसकी वजह से ये यहाँ से ये फॉर्मूला निकल के आ जाता है। इसी को व्हीटस्टोन ब्रिज बोलते हैं। बेसिक सही क्वेश्चन आएगा, न्यूमेरिकल बेस तो शायद ही पूछे, ऐसा ही पूछेगा। ठीक है, हाँ बिल्कुल, जो R5 है उसमें ज़ीरो। ठीक है, क्या कुछ यहाँ पे गलत हो गया क्या? 3 2 और 1, 6 LCM आएगा। 3 2 2 2 3 6 6 3 9 2 11 बटे 6। और क्या दिक्कत है भाई इसमें? हैं 9/2 और 1/r 2/9 कहाँ से निकाल दी है भाई? इनका LCM तो 6 ही आएगा ना, 3 और 1 और 2। क्या चीज़ है? अच्छा अच्छा, सॉरी 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 सॉरी, ओके 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 ओके, हाँ जी, ये आपका सही ऑब्जर्वेशन था और यहाँ पे मेरा सही ऑब्जर्वेशन नहीं था। एंड दैट इज़ कि इसमें 1 ओम और जो 2 ओम है, ये 1 ओम और 2 ओम ये आपस में पैरेलल होंगे। माय बैड। तो ये आपका सीरीज़ और पैरेलल दोनों का हो जाएगा। कैसे? जैसे कि यहाँ पे ये 3 ओम है, ठीक है, इसमें जितना भी करंट फ्लो हो रहा है, मान लेते हैं 5 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, ये जो 1 ओम है और जो 2 ओम है ये आपस में पैरेलल हैं क्योंकि इनमें अलग अलग करंट पहुंच रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसको एज इट इज़ रखेंगे, इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पहले निकाल लेंगे। ठीक है, इन दोनों का जब हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे तो कुछ इस तरह से आएगा। 2 आपका LCM आएगा, ठीक है, 2 यहाँ पे आ जाएगा तो 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू यहाँ पे हो जाएगा 3/2, यानी कि R इक्विवेलेंट हो जाएगा 2/3। अब ये जो 3 ओम है और ये जो आपका इक्विवेलेंट निकल के आया कितना, 2/3 ओम का। ठीक है, ये आपस में अब सीरीज़ में है। अब सीरीज़ में है तो सिर्फ सिंपल हमें ऐड कर देना, 1/ कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3 LCM आप लोगे तो 9 + 2 हो जाएगा, तो 11/3 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो 9/2 तो नहीं आएगा, 11/2 आना चाहिए यहाँ से आपका। ठीक है, 11/2 आएगा। 1 और 2 पैरेलल में है, तो इस तरह से पहले आप पैरेलल वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकलेगा। 2 LCM आया, ठीक है, 2 1 और 3/2, तो R इक्विवेलेंट कितना निकला है, 2/3। ये होगा आपका R इक्विवेलेंट इन दोनों का, यानी कि यहाँ पे 2/3 और इसका कितना था, 3 ओम। तो 3 और 2/3 को आप जोड़ देंगे तो यहाँ से निकल के आएगा 11/3, 11/3। क्लियर? तो आई थिंक किसी का 9/2 आया था, 11/3 आएगा यहाँ पे। ठीक है, 11/3। क्लियर? अब यहाँ से आपसे एक कदम आगे और बढ़ के हो सकता है कि वो आपसे बोल दे कि इतना करंट फ्लो हो रहा है तो बता दीजिए कि कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा, या फिर इतना पोटेंशियल डिफरेंस है तो बता दीजिए कितना करंट फ्लो होगा। तो बहुत आसान है, ये जो फॉर्मूला दिया था ओम जी ने, V = IR, यानी कि दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस और करंट दोनों का डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है, यानी कि कुछ इस तरह से पॉजिटिव स्लोपिंग आपकी लाइन बनेगी। तो यहाँ पे मान लेते हैं इस केस में इन्होंने बोल दिया कि 5 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, तो बताइए 5 एम्पियर का अगर करंट फ्लो हो रहा है तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। तो सिंपल 5 एम्पियर और 11/3, सिंपल फॉर्मूले में रख देना, 55/3 निकल के आ जाएगा। या फिर हो सकता है कि आपको पोटेंशियल डिफरेंस दे दे और करंट पूछ ले, तो इस फॉर्मूले का आपको यूज़ करना है। एक चीज़ यहाँ पे समझिएगा, एंड दैट इज़ इलेक्ट्रिक पावर का कॉन्सेप्ट। इलेक्ट्रिक पावर ये होता है पावर का फॉर्मूला V × I, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस इंटू करंट, P = V × I। अब यहाँ से क्या होता है कि आपसे फॉर्मूला कभी कभी इस तरह से पूछ लेता है, इनमें से कौन सा सही नहीं है। जैसे कि P = यहाँ से मैं I² भी लिख सकता हूँ। ठीक है, कैसे? यहाँ पे मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया IR को, तो ये क्या बन जाएगा, I × IR, I²R। या फिर मैं ये भी कर सकता हूँ कि I की जगह यहाँ पे, I की जगह इससे अगर मैं देखूं तो V/R भी तो सब्स्टिट्यूट किया जा सकता है। तो I की जगह में V/R अगर यहाँ सब्स्टिट्यूट करूँगा तो V²/R, तो P = VI भी लिखा जा सकता है, I² भी लिखा जा सकता है और V²/R। तो ये मतलब इस तरह से ऑप्शन में एक बार पूछ लिया गया था क्वेश्चन कि इनमें से कौन सा रिलेशन सही नहीं है। तो ये भी सही होगा, ये भी सही होगा, ये भी सही होगा। अब मैं कुछ इस तरह से बना के लिख दूँ P = I²/R, तो ये गलत हो जाएगा, सिंपल। ठीक है, तो व्हीटस्टोन ब्रिज भी आप समझिए। अब 11th क्वेश्चन करिए। इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट द अमीटर रीडिंग डिक्रीजेस टू व्हेन द लेंथ ऑफ द वायर इज डबल्ड। अगर हम वायर की लेंथ को डबल कर दें तो अमीटर की रीडिंग में क्या डिफरेंस क्रिएट होगा। देखिए, अब यहाँ पे हम रिलेशनशिप पढ़ेंगे रेजिस्टेंस, लेंथ
एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, टेम्परेचर, इन सब चीज़ों के बारे में। रेजिस्टेंस क्या होता है मैंने आपको बताया। रेजिस्टेंस क्या चीज़ होती है, चलो यहीं पे समझाते हैं। रेजिस्टेंस क्या चीज़ होती है। रेजिस्टेंस होती है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हमारे ये कंडक्टर में बैठे हुए हैं, तो ये जो फ्लो कर रहे हैं, तो इसके फ्लो को कितना ऑब्स्ट्रक्शन फेस करना पड़ रहा है। ऑब्स्ट्रक्शन कौन क्रिएट करता है, ये आपस में भिड़ते हैं और उसकी वजह से क्या होता है, रेजिस्टेंस क्रिएट होता है। ठीक, अब मान लेता हूँ कि मैं एक ये मैंने लिया, ठीक है, और मैंने एक ये वायर लिया, सेम लेंथ का लिया, लेकिन आप देख रहे हैं मैंने मोटा कर दिया मतलब मैंने एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ा दिया। तो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं अब उनको चलने के लिए ज़्यादा स्पेस मिल गया। तो रेजिस्टेंस कम होगा कि ज़्यादा होगा, ज़रा कमेंट बताइए। और पहले केस के जितने मैंने थिकनेस ली वायर की, लेकिन वायर को मैंने काफ़ी लंबा कर दिया, थिकनेस उतनी ही ली, ठीक है, मोटाई उतनी ही ली, लेकिन वायर मैंने जो है क्या कर दिया, वायर मैंने काफ़ी बढ़ा दिया, उसकी लेंथ इंक्रीज़ कर दिया। अब बताइए उसमें रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी कम होगा। तो सिंपल सा लॉजिक है यहाँ पे, एंड दैट इज़ कि आपस में जब ये भिड़ते हैं तो उससे रेजिस्टेंस डेवलप होता है। यहाँ पे तो काफ़ी स्पेस मिल रहा है, तो रेजिस्टेंस यहाँ पे डिक्रीज़ कर जाना चाहिए, प्रतिरोध होता भी वही है, ठीक है। और यहाँ पे क्या, यहाँ से लेकर यहाँ तक अब डिस्टेंस क्या है, ज़्यादा ट्रैवल करनी पड़ रही है इलेक्ट्रॉन्स को, तो ज़्यादा आपस में भिड़ के जाएंगे, यानी कि रेजिस्टेंस यहाँ पे इंक्रीज़ कर जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। और टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सिंपल से यार लॉजिक है, जब टेम्परेचर हम बढ़ाएंगे तो इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, इनके बीच का जो मूवमेंट है वो बढ़ जाएगा, तो आपस में और ज़्यादा भिड़ेंगे तो और ज़्यादा रेजिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध यहाँ से निकल के आएगा। यानी कि यहाँ से हम ऐसा रिलेशन डेवलप कर सकते हैं कि R दैट इज रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द वायर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। यहीं से ही अब अगर हम इसको कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी लेके आ जाएं तो वो हो जाता है रो, यानी कि ये हटा के हमने रो एक कांस्टेंट ला दी। अब ये कांस्टेंट है क्या, इसको भी मैं अभी एक्सप्लेन करता हूँ। तो रो L/A, क्लियर। तो इससे अभी हमारा न्यूमेरिकल बन जाएगा। क्वेश्चन पूछ रहा है कि मीटर रीडिंग डिक्रीजेस टू व्हेन द लेंथ ऑफ द वायर इज डबल्ड इन इलेक्ट्रिक सर्किट, मतलब मीटर की रीडिंग चेंज हो जाती है अगर हम डबल कर दें लेंथ ऑफ द वायर को। तो क्या पूछा, रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा। तो सिंपल यार, अगर आप लेंथ को डबल करोगे तो रेजिस्टेंस भी डबल हो जाएगा। लेकिन क्या पूछा है, इन इलेक्ट्रिक सर्किट द मीटर रीडिंग डिक्रीजेस टू व्हेन द लेंथ ऑफ वायर इज डबल्ड। In electric circuit the ammeter reading decreases to okay when the length of the 1/6 1/4 आई थिंक यहाँ पे दो चीज़ें होनी चाहिए, करंट ओके ठीक है। अमीटर रीडिंग पूछ रहा है, तो अमीटर में बिल्कुल, अमीटर में तो करंट फ्लो होता है भाई, वही हम सोचें। ये रेजिस्टेंस नहीं पूछ रहा है, ये करंट के बारे में पूछ रहा है, ठीक है। यानी कि आप यहाँ से ऐसे ऑब्जर्व कर सकते हैं V = IR फॉर्मूले से, कि I और R दोनों में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होंगे, यानी कि V/I = R। यानी कि अगर रेजिस्टेंस डबल होगा तो करंट हाफ होगा, करंट हाफ होगा तो रेजिस्टेंस डबल होगा। तो यहाँ पे आप सिंपल बोल सकते हैं कि अगर हम लेंथ डबल कर रहे हैं तो रेजिस्टेंस डबल होगा और करंट हाफ हो जाएगा। दैट इज़ ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। क्योंकि जो करंट है उसको मेजर करते हैं अमीटर से और गैल्वेनोमीटर से भी करते हैं, आपको बता दूं। बट गैल्वेनोमीटर में क्या होता है, गैल्वेनोमीटर में डायरेक्शन भी बताया जाता है करंट के साथ साथ, मैग्नीट्यूड के साथ साथ, बट बहुत ही स्मॉल मैग्नीट्यूड। अमीटर में बड़े बड़े जो मैग्नीट्यूड्स होते हैं उनको किया जाता है, क्लियर। अब ये रो क्या चीज़ होती है, तो ये होता है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, जिसको कि हम बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोलते हैं, या फिर इसी को रेजिस्टिविटी यानी कि प्रतिरोधकता। ये है प्रतिरोध और ये है प्रतिरोधकता, दैट इज रेजिस्टिविटी। अब इसकी यूनिट क्या थी, चलो पहले तो ये कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कि रेजिस्टेंस और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस में अंतर क्या होता है। देखिए, ये है कॉपर वायर, ठीक है, ये मान लेते हैं ये सिल्वर वायर है। इनकी जो प्रॉपर्टी होगी वो फिक्स होगी सर, इनकी अब जैसे कि मैं सेम ही लेंथ का सिल्वर वायर फिर से ले लूँ, सेम लेंथ का फिर से सिल्वर वायर ले लूँ, तो क्या इनकी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस पे क्या कोई चेंज आएगा। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऐसे समझिए कि वो प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल है कि किस मटेरियल से वो बना है। जैसे फॉर एग्जांपल, अब जैसे कॉपर है, ठीक है, अब इसी में मैं
सेम लेंथ का ही मैंने सिल्वर वायर लिया। तो अब आप ये नहीं कह सकते कि सर लेंथ तो सेम है तो रेजिस्टेंस तो सेम होना चाहिए, क्योंकि आपने बोला कि लेंथ इंक्रीज करने पे रेजिस्टेंस कम होगा, फिर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे वो घटेगा बढ़ेगा। या फिर मैं बोल दूँ कि ये लेंथ का कॉपर वायर है और लेंथ बढ़ाने से क्योंकि रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, लेकिन मैंने ज़्यादा लेंथ का सिल्वर वायर ले लिया लेकिन इसका रेजिस्टेंस अभी भी कॉपर से कम ही निकल रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि भाई आपने डिफरेंट मटेरियल की चीज़ें ली हैं। तो यानी कि आप ये बोल सकते हैं कि सर आर जो है वो चेंज होता है लेंथ और एरिया पे, लेकिन ये कभी चेंज नहीं होता है, ये हर मटेरियल के लिए फिक्स होता है। कॉपर वायर का स्पेसिफिक रेजिस्टेंस फिक्स्ड होगा, आपका सिल्वर वायर ले लीजिए उसका फिक्स होगा, सबका फिक्स होता है, चेंज नहीं होता है। ठीक है सर, थोड़ा से क्या, एक सेकेंड, किसका डाउट था सर? रेजिस्टिविटी एलॉयज़ का ध्यान रखना हमेशा। एलॉयज़ का जो रेजिस्टिविटी होता है वो ज़्यादा होता है। एलॉयज़ हैव हायर रेजिस्टिविटी। जैसे फॉर एग्जांपल मैं ले लूँ नाइक्रोम का तार। अब नाइक्रोम एक एलॉय है, एक मिश्र धातु है जो कि निकल और क्रोमियम से मिलकर बना है। तो निकल का जितना भी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होगा और क्रोमियम का जितना भी होगा उससे ज़्यादा ही होगा नाइक्रोम का, चाहे कुछ भी हो जाए। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी कि एलॉयज़ हैव हायर रेजिस्टिविटी दैन देयर कॉन्स्टिट्यूइंग मेटल्स, जिनसे भी मिलकर वो बना है। जैसे ब्रास को ले लूँ तो कॉपर और जिंक से मिलकर बनता है, तो ब्रास की रेजिस्टिविटी हमेशा ज़्यादा होगी कॉपर और जिंक से। क्लियर इतनी चीज़? ठीक है, अब इसकी यूनिट क्या होती है वो भी देख लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं इन सबकी रेजिस्टिविटी मेंशन्ड है कि सिल्वर की कितनी होती है। तो सिल्वर की, क्योंकि सिल्वर सबसे बेस्ट कंडक्टर इसको मानते हैं, तो जितना अच्छा कंडक्टर होगा तो उसकी उतनी रेजिस्टिविटी कम होगी। ठीक है, सिल्वर कॉपर, तभी हम बोलते हैं कि भाई कॉपर के तार लगाने चाहिए। अब सिल्वर के तार क्यों नहीं लगाने चाहिए? क्योंकि लगा दिए तो फिर मिलेंगे नहीं अगली सुबह को, वो है कि नहीं? तो कॉपर के इसीलिए हम तार को प्रेफर करते हैं। एल्यूमिनियम में आप देख सकते हैं इस तरह से रेजिस्टिविटी का, सब रटना नहीं है, थोड़ा सा देख लो बस, है ना। यूनिट क्या होती है? तो R इज इक्वल टू रो L अपॉन A लिखा मैंने। R यानी कि रेजिस्टेंस की SI यूनिट क्या होती है? ओम। ठीक, एक सेकेंड, क्यों बंद क्यों हो गया? ठीक है, आर रो का निकालना है। एल का कितना होता है? मीटर। एरिया का मीटर स्क्वायर होता है। 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल होगा, मीटर उधर पे जाएगा तो ओम मीटर हो जाएगी रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की SI यूनिट। हु प्रपोज दैट लाइट इज मेड अप ऑफ वेव्स प्रोपगेटिंग परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ इट्स मूवमेंट। लाइट इज मेड अप ऑफ वेव्स प्रोपगेटिंग परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ इट्स मूवमेंट। तो यहाँ पे सही आंसर होगा हाइजेंस। जैसे अभी मैंने बताया कि जो लाइट होती है वो डुअल नेचर, यानी दोहरा चरित्र दिखाती है ये। ठीक है, डुअल नेचर। तो एक तो नेचर होता है इसका पार्टिकल वाला और एक होता है वेव वाला। तो पार्टिकल नेचर की डिस्कवरी करी थी आइंस्टाइन ने। पहले तो प्लैंक ने, इस पर ध्यान रखना, प्लैंक ने चीज़ें बताई थी इसको लेके, पार्टिकल नेचर को लेके, लेकिन उसमें मेन जो काम किया था वो अल्बर्ट आइंस्टाइन ने किया था। वेव नेचर के बारे में बताया था हाइजेंस ने। ठीक है, मैंने आपको बताया तभी हाइजेंस जी ने क्या बताया था, किस तरह से ये वेव की तरह बिहेव करती है। और ये होती है हमारी, अभी आई थिंक क्वेश्चन आएगा, तो आप देख सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और जो लाइट वेव, उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो मैग्नेटिक फील्ड है, आपस में 90 डिग्री होंगे ये। ठीक है, और इसका जो मीडियम के जो पार्टिकल्स हैं उनका जो डायरेक्शन ऑफ, जो वेव का डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन है उसके परपेंडिकुलरली जो उसके पार्टिकल्स हैं वो वाइब्रेट करते हैं। जैसे मान लो इधर चल रही है आपकी वेव, तो इसके जो मीडियम है ऐसे ऊपर नीचे वाइब्रेट करते हैं। ठीक है, इसी को हम ट्रांसवर्स वेव के नाम से जानते हैं। चलो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, पता नहीं आगे क्वेश्चन है शायद, हाँ है। ठीक है, व्हाट इज़ दी वेवलेंथ और रेंज ऑफ विजिबल लाइट? बताया था मैंने पहले ही क्वेश्चन में आपको, एंड दैट इज़ 0.4 से लेके 0.7 माइक्रोमीटर। आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका इतना वेवलेंथ होता है। इससे कम किसका होगा? इससे कम होगा इंफ्रा का, सॉरी इससे ज़्यादा होगा इंफ्रा का, और इससे कम होगा अल्ट्रा का। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था इस तरह से यहाँ से लेफ्ट से राइट में डिक्रीज करती है वेवलेंथ। रिच मैन इन विक्टोरिया यूजेज एक्स्ट्रा गोल्ड कॉइन। 10⁻⁻6 है, उससे बड़ा वैल्यू होता है 10⁻⁵, इतनी बात आपको पता होगी। उससे बड़ी वैल्यू होती है 10⁻⁴ एंड सो ऑन। क्लियर? 1 नैनोमीटर में कितने मीटर होते हैं? ये तो मिलीमीटर लिखा हुआ है। 1 नैनोमीटर में कितने मीटर होता है? 10⁹ मीटर। ये माइक्रोमीटर 10⁻⁶ मीटर। मिलीमीटर 10⁻³ मीटर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अ कॉइल हैविंग n टर्न्स प्रोड्यूसेस अ फील्ड डैश टाइम्स लार्ज एज दैट प्रोड्यूस्ड बाय अ सिंगल टर्न।
ये एक सर्कुलर कॉयल है, इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड होगी, ठीक है, जो कि अगेन सर्कुलर नेचर की होगी। तो जो भी जितना भी ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, सर्कुलर कॉयल हैविंग n टर्न्स प्रोड्यूस अ फील्ड डैश टाइम्स लार्ज, एक टर्न है तो जितने भी मैग्नेटिक फील्ड ये प्रोड्यूस करेगा, 2 टर्न कर दीजिए, दो टर्न करने से डबल हो जाएगी उसकी मैग्नेटिक फील्ड, 3 टर्न मारेंगे ट्रिपल हो जाएगी, 4 करेंगे 4 टाइम्स हो जाएगी, यानी कि उतने ही टाइम्स आपकी मैग्नेटिक फील्ड बढ़ती जाएगी। तो यानी आपने जितने भी बढ़ाएंगे, आप n नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाएंगे तो n नंबर ऑफ टाइम्स आपकी मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी। सिंपल। ये क्या है? ये तो हमने देखा एक सर्कुलर टर्न है, तो वो मैग्नेटिक फील्ड कैसे डिपेंड करती है उस पर कि आप टर्न बढ़ाइए और आपको उतना ही प्रपोर्शन में उतना ही मल्टीपल में आपको अब जो मैग्नेटिक फील्ड का अमाउंट है, इंटेंसिटी, वो बढ़ जाएगी। अब ये जो स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, जिसमें मैंने आपको बताया था कि इसके भी मैग्नेटिक फील्ड होती है, कैसी होती है? पहली बात तो सर्कुलर नेचर की होती है। और किसने ये बोला था? अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि अगर 2 करंट कैरिंग कंडक्टर को आपस में पास में रख दो तो अट्रैक्ट या रिपेल करने लगते हैं इसको आपस में। क्यों? क्योंकि दोनों एक मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगते हैं। तो ऐसा हमारे जीन्स एम्पियर जी ने बोला था। अब ये सर्कुलर प्रोड्यूस करता है, ठीक है। अब ये किस डायरेक्शन में प्रोड्यूस करता है, समझ रहे हैं आप? ये यहाँ पे अभी इस डायरेक्शन में, अब 2 ही डायरेक्शन हो सकते हैं, या तो ऐसे हो सकता है या तो डायरेक्शन ऐसे हो सकता है मैग्नेटिक फील्ड का। अब कैसे होगा ये हमें कैसे पता चलेगा? तो इसके लिए आया है राइट हैंड का थंब रूल, यानी कि दायां हाथ लीजिए, ठीक है, और थंब को, अंगूठे को डायरेक्शन ऑफ करंट पे की ओर कर दीजिए। जैसे कि यहाँ पे करंट ऊपर की तरफ फ्लो कर रहा है, तो हमने अपने अंगूठे को ऊपर की तरफ कर दिया। और अब ऊपर की तरफ करने के बाद अपनी उंगलियों को रोल करिए। जिस डायरेक्शन में ऐसे रोल होके ऐसे आएंगी ना, तो बस देखिए ऐसे ही तो है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। नीचे हो रहा होता तो आप इमेजिन कर सकते हैं, आप अंगूठे को अभी आप नीचे करिए और उल्टा हो जाएगा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर? अब इस पर कैसे डिपेंड करती है? ऐसे डिपेंड करती है कि जितना ज़्यादा आप पास होंगे, यानी कि जो मैग्नेटिक फील्ड है, जिसको हम टेस्ला से रिप्रेजेंट करते हैं, इसकी यूनिट होती है टेस्ला, ध्यान रखिएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है डिस्टेंस से, यानी कि जितना पास होंगे आप इस कंडक्टर के, उतनी ही ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगी। जितना दूर जाएंगे उतना ही आपको मैग्नेटिक फील्ड कम होती चली जाएगी। इन जनरल मैग्नेटिक फील्ड का नेचर ध्यान रखिएगा। इन जनरल जो मैग्नेटिक फील्ड होती है, जो विद्युत हमारा पूरा ये क्या बोलेंगे इसको, चुंबकीय जो क्षेत्र होता है, मैग्नेटिक जो फील्ड होती है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं। तो जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज होती हैं, डेंस होती हैं, वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड हाई होती है। जहाँ पे लाइंस स्पार्स होती हैं, दूर दूर होती हैं, फार होती हैं एक दूसरे से, वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की जो इंटेंसिटी होती है वो लो होती है। एंड ऑलवेज रिमेंबर, 2 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, आपस में कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती हैं। क्योंकि अगर ऐसा कर दिया तो इसका मतलब हो जाएगा कि एक पॉइंट पे 2 डायरेक्शन हो जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड के, जो कि कभी पॉसिबल ही नहीं है। तो इसी वजह से कभी एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकती हैं। और एक चीज़ की, जो कोई मैग्नेट होता है तो उसका हम 2 पोल ले लेते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, और ये मान लिया जाता है कि नॉर्थ पोल से हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो निकल रही हैं और कहाँ पे जा रही हैं? साउथ पोल की तरफ जा रही हैं। ये एक कन्वेंशन हम मानते हैं कि नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जाती हैं एक मैग्नेट में। मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ सोलेनॉइड इज, निम्नलिखित में से कौन सा, ये अच्छा मैंने क्वेश्चन बदला था इसमें, ठीक है, ये मैंने क्वेश्चन बदला था इसमें। मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ सोलेनॉइड इज, तो एक सोलेनॉइड, एक परिनालिका के अंदर, इसको बोलते हैं परिनालिका। तो परिनालिका के अंदर कैसा होगा आपका मैग्नेटिक फील्ड का नेचर? अभी परिनालिका क्या होती है, मैग्नेटिक सोलेनॉइड क्या होता है? अभी हमने देखा था एक टर्न का हमने कॉयल लिया था, और एक टर्न की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरह से होती है, इस तरह से जनरेट होती है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक। अगर हम बहुत सारे टर्न्स ले लें, जैसे कि एक कॉपर का वायर ले और उससे बहुत सारे टर्न्स हम बना लें, n नंबर ऑफ टर्न्स, बहुत सारे टर्न्स, तो जो हमें मिलेगा वो सोलेनॉइड होता है, सिंपल। तो यहाँ पे क्योंकि इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेंगी सर्कुलर फॉर्म में, इस तरह सर्कुलर फॉर्म में, यहाँ भी सर्कुलर फॉर्म में, इसकी वजह से इसमें ऐसा अरेंजमेंट बनेगा मैग्नेटिक फील्ड का कि इसके अंदर आप एक चीज़ को ऑब्जर्व करेंगे कि
कि कांस्टेंट है भैया। यहाँ पे देखिए मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस आपस में पास पास हैं, पास पास हैं, पास पास हैं, तो हाई होगी मैग्नेटिक फील्ड, अभी मैंने आपको बताया। यहाँ पे चले जाइए और दूर जाइए और दूर जाइए, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दूर दूर जा रही हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी कम होती जाएगी, सिंपल। सबसे ज़्यादा आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहाँ दिख रही हैं? इस सोलेनॉइड के अंदर दिख रही हैं, और कांस्टेंट नेचर की हैं। अब देखिए कांस्टेंट ऐसा नहीं कि यहाँ पे यहाँ इस जगह बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो गई हैं, इस जगह बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो गई, नहीं, कहीं भी आप चले जाइए वो सेम इंटेंसिटी की आपको मैग्नेटिक फील्ड मिल रही है, और सबसे ज़्यादा भी यही मिल रही है, यानी कि कांस्टेंट होगी और मैक्सिमम होगी, कांस्टेंट होगी, नियत होगी और सबसे ज़्यादा होगी। क्लियर बात। अब ये चीज़ सोलेनॉइड के अंदर अगर मैं डाल दूँ एक क्या बोलते हैं एक मैं डाल दूँ सॉफ्ट आयरन की रॉड, ठीक है, सॉफ्ट आयरन की रॉड डाल दूँ मैं, तो ये एक मैग्नेट बन जाएगा, ये एक मैग्नेट बन जाएगा, लेकिन ये एक टेम्परेरी मैग्नेट होगा। जैसे ही आप इसको मैग्नेटिक फील्ड लाइन से हटाएंगे, इसकी जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है वो चली जाएगी। सॉफ्ट आयरन रॉड को मैंने अंदर डाला, तो इसकी वजह से ये जो बन जाएगा वो बन जाएगा इलेक्ट्रोमैग्नेट, जो कि एक टेम्परेरी मैग्नेट होगा, ठीक है। अगर आपको परमानेंट मैग्नेट बनाना होता है तो या तो आप स्टील डालते हो या कोई आप फेरोमैग्नेटिक मेटल डालते हो, जैसे कि फेकोनी, फेकोनी मतलब आयरन, कोबाल्ट और निकल, ठीक है, तो आपका बनता है वो परमानेंट मैग्नेट। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ठीक है। नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ इनर्शिया एट रेस्ट, इनमें से कौन सा इनर्शिया एट रेस्ट का एग्जाम्पल नहीं है, बताइए जल्दी से। क्या वही इतनी हंसी क्यों आ रही है? हैं, इतनी हंसी क्यों आ रही तुम लोगों को? कुछ एडी करंट्स, हाँ एडी करंट्स भी इसी में ही आता है। एडी करंट्स मतलब जब लूप वगैरह बनाते हैं ना, लूप ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, वैन मतलब एक कंडक्टर के अंदर जो लूप ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बनता है उसी को हम एडी करंट बोलते हैं, जब उसमें मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती है, भी हम देखेंगे, ठीक है। चलो, तो नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ इनर्शिया एट रेस्ट। अब यहाँ से हम न्यूटन के लॉज ऑफ मोशन पढ़ेंगे, न्यूटन के गति के नियम। न्यूटन जी ने 3 नियम दिए थे अपने गति के। पहला तो लॉ इनका ये था कि अ बॉडी इन मोशन रिमेन्स इन मोशन और अ बॉडी एट रेस्ट रिमेन्स एट रेस्ट अनलेस एक्टेड अपॉन बाई अ फोर्स, यानी कि कोई चीज़ अगर चल रही है तो वो चलती रहेगी, रुकी हुई है तो वो रुकी रहेगी, जब तक इसमें कोई बाहरी बल नहीं लगाया जाएगा। जैसे कि तुम खुद एक्सपीरियंस कर सकते हो, सुबह तुमको जब तक उठाया ना जाए तब तक तुम उठते नहीं हो, जब तक कोई बाहरी बल ना लगाया जाए, मम्मी चप्पल ना मारें, मम्मी पानी ना डालें, तब तक तुम उठते नहीं हो। तो बाहरी बल लगाना पड़ता है तुम्हें मूव करवाने के लिए, तुम स्टेट ऑफ रेस्ट में होते हो, है ना। और सिमिलर स्टेट ऑफ मोशन में तो ऐसा तुम लोगों के साथ नहीं होता है कि पढ़ रहे हो तो पढ़ते ही रहो, उसमें तो तुरंत, है ना, उसमें भी बाहरी बल लगता है, एकदम से नोटिफिकेशन आ गया तो तुम्हारी पढ़ाई डिस्टर्ब हो जाती है। तो न्यूटन जी यही बोलते हैं कि कोई चीज़ चल रही है तो चलती रहेगी और रुकी है तो रुकी रहेगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो कोई बॉल है, ठीक है, फिर ये रुक गया, ठीक है, मान लो कोई बॉल है, तो कोई चल रही है, ठीक है, और चलते चलते आप वो बोलोगे कि रुक क्यों जाती है, रुक इसलिए जाती है बिकॉज इसमें फोर्स लग रहा है बैकवर्ड, वो अभी हम पढ़ेंगे, उसको फ्रिक्शनल फोर्स बोलते हैं, घर्षण बल बोलते हैं, वो अभी हम पढ़ेंगे, ठीक है। ये पहला लॉ है। दूसरा क्या बोलता है कि वो बॉडी कितना एक्सेलरेट करेगी, कितना तो उसमें त्वरण होगा, वो डिपेंड करेगा उसके फोर्स पे, ठीक है, कि उस पर कितना फोर्स लगाया गया। फोर्स इक्वल्स मास टाइम्स एक्सेलरेशन, ये हमारा सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है, ये सेकेंड लॉ ऑफ मोशन बोलता है m/a। और थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है, फॉर एवरी एक्शन, वॉइस तो प्रॉपर आ रही है ना, क्योंकि आई थिंक थोड़ा सा बीच में कुछ लैग हुआ होगा वॉइस में, तो एक बार ये हमारा सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, अभी ठीक है, हाँ बीच में थोड़ा सा हुआ होगा। और तीसरा क्या, फॉर एवरी एक्शन देर इज़ एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, यानी कि कर भला तो हो भला वाला ये नियम है ना। तो अगर आप कोई जैसा, ये तो सबको यार पता होंगे बेसिक लॉज ऑफ मोशन की, जैसे जो हमारा रॉकेट है वो इसी प्रिंसिपल पे काम करता है, हाँ, कि रॉकेट में आप देखते हैं कि रॉकेट में किस तरह से वो एकदम से ऊपर की तरफ उठता है, जब गैसेस पीछे की तरफ नीचे की तरफ इजेक्ट होती हैं तो वो एक इसी को एक्शन रिएक्शन फोर्स बोलते हैं, कि जो ये फोर्स के साथ नीचे की तरफ निकली गैसेस, उसी फोर्स के साथ ये ऊपर उठा हमारा रॉकेट, ठीक है। तो इस तरह से ये पूरा थर्ड लॉ ऑफ मोशन काम करता है। तो यहाँ पे पूछा है नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ इनर्शिया एट रेस्ट, अब ये है क्या?
तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को ही हम लॉ ऑफ इनर्शिया के नाम से जानते हैं, जड़त्व के नियम के बारे में के नाम से जानते हैं। इनर्शिया क्या है? इनर्शिया वो प्रॉपर्टी है जिससे कोई भी बॉडी अपने करंट स्टेट को रेजिस्ट करती है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं ये साइकिल है, ठीक है, साइकिल चल रही है एक स्पीड से, उसी सेम स्पीड से एक ट्रक चल रहा है। अब दोनों को रोकने के लिए फोर्स लगाना पड़ेगा, लेकिन आपको ही पता है कितना फोर्स किस में लगाना पड़ेगा। इसमें तो फोर्स तुम लगा दोगे अपने हाथ से रुक जाएगी, इसमें तो तुम्हारे हाथ के नहीं, तुम ही रुक जाओगे, तुम ही ठीक है ट्रक के नीचे आ जाओगे, लेकिन ट्रक नहीं रुकेगा, ठीक है, क्योंकि इसका मास ज़्यादा है, इसका इनर्शिया ज़्यादा है। तो इनर्शिया इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी, ठीक है, इनर्शिया जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मास के, जितना ज़्यादा मास उतना ही ज़्यादा इनर्शिया। इसीलिए पहले लॉ को लॉ ऑफ इनर्शिया बोलते हैं। दो तरह के इनर्शिया होते हैं, इनर्शिया एट रेस्ट और इनर्शिया एट मोशन। कोई चीज़ अगर रुकी हुई है तब उसको चलाया जाए तो इनर्शिया एट रेस्ट, कोई चीज़ चल रही है तो वो इनर्शिया एट मोशन में है, ठीक है। तो यहाँ पूछ रहा है कौन सा नहीं है एग्जाम्पल इनर्शिया एट रेस्ट का। फॉलिंग डाउन बैकवर्ड व्हेन अ व्हीकल स्टार्ट्स इमीडिएटली। बस में आप बैठे हो, एकदम से चलना आपकी बस स्टार्ट हो गई तो आप पीछे की तरफ लीन हो जाते हो, तो अभी आप रुके हुए थे ना, तो इनर्शिया एट रेस्ट। डिटैचमेंट ऑफ लीव्स फ्रूट्स ड्यू टू शेकिंग, तो लीव्स हमारी लगी हुई हैं, ठीक है, और जैसे हमने पेड़ को हिलाया तो हुआ क्या कि डाल तो हिल गई लेकिन पत्ती वहीं पे थी, तो इसकी वजह से वो गिर जाती है, तो ये भी इनर्शिया एट रेस्ट होगा। या फिर जैसे कि मैट वगैरह होती है, दरी वगैरह होती है, उसमें आपको अगर धूल झाड़नी होती है तो आप उसमें ऐसे टांग के डंडे मारते हो तो क्या है वो डिस्प्लेस हो जाती है और धूल के जो कण हैं, जो पार्टिकल्स हैं वो गिर जाते हैं, वो वहीं पर रुके रहते हैं, तो वो भी इनर्शिया एट रेस्ट का एग्जाम्पल होगा। सडन एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक्स इन व्हीकल चल रहा था एकदम से ब्रेक लगा, तो ये इनर्शिया एट मोशन का एग्जांपल हो जाएगा। जब एकदम से ब्रेक लगा तो आप आगे की तरफ लीन हो गए। क्यों लीन हो गए? आपका पूरा बॉडी तो मूव कर रहा था, लेकिन जैसे ही ब्रेक लगे तो आपके पैर तो रुक गए, लेकिन ऊपर का बॉडी अभी भी रुका नहीं और वो चलता रहा, तो वो आगे की तरफ आप लीन हो जाते हो। तो ये आप इनर्शिया ऑफ एट मोशन होगा, और वो सेम चीज़ मैं यहाँ पे आपको बता चुका हूँ इस वाले केस में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, और यहाँ पे ध्यान रखिएगा, इक्वेशन ऑफ मोशन। जब कोई भी चीज़ हमारी मोशन करती है तो उसके लिए 3 इक्वेशंस यहाँ से निकल के आती हैं। पहली वाली होती है v इज यू प्लस ए टी, दूसरी होती है s इज यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरी होती है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as, ठीक है। तो ये तीन इक्वेशन ऑफ मोशन आपको ध्यान रखना है। और अगर ये एक्सेलरेशन को हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से रिप्लेस करेंगे तो ध्यान रखना ये कुछ इस तरह से हो जाएंगे, v इज इक्वल्स टू यू माइनस जी टी, ठीक है, s इज इक्वल्स टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है, और v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू, यहाँ पे अगेन माइनस 2gh आएगा, तो यहाँ पे यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, 2gh। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा यहाँ पे, और वो ये है कि मास और ग्रेविटी के बीच में क्या रिलेशन होता है, फिर मास और वेट के बीच में क्या रिलेशन होता है। जैसे भी मैंने आपको मास के बारे में बताया, तो मास ध्यान रखना, मास नेवर चेंजेस, मास कभी चेंज नहीं होता है, ये कांस्टेंट रहता है चाहे आप कहीं पे भी चले जाएं। वेट जो होता है ये आपका डिपेंड करता है मास और ग्रेविटी, दो चीज़ों पे, मास इनटू ग्रेविटी को ही हम बोलते हैं वेट किसी भी चीज़ का। तो अगर किसी भी चीज़ का, जैसे मान लो, तो फॉर एग्जांपल आपसे क्वेश्चन पूछता है कि हम अर्थ पे हैं, ठीक है, एंड देन उसके बाद आप मून पे जाते हैं, तो हमारे वेट में क्या डिफरेंस पड़ेगा, या फिर हमारे मास पे क्या डिफरेंस पड़ेगा। तो ध्यान रखना, मास पे तो कोई कभी डिफरेंस नहीं पड़ेगा क्योंकि वो चेंज नहीं होता है, लेकिन क्योंकि वेट ग्रेविटी पे डिपेंड करता है, और मून पे जो ग्रेविटी होती है वो अर्थ की ग्रेविटी का 1/6 होती है, तो इसी वजह से हमारा जो वेट है वो भी 1/6 हो जाएगा, सिंपल, ठीक है, मास चेंज नहीं होता है। नॉट एप्लीकेबल टू फोर्स, निम्नलिखित में से कौन सा बल पर लागू नहीं होता स्टेटमेंट। फोर्स में चेंज द डायरेक्शन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट, यस। अगर मान लो कोई चीज़ ऐसा चल रहा है इस डायरेक्शन में, तो उसमें मैंने कुछ ऐसा फोर्स लगा दिया तो उसका ये डायरेक्शन हो जाएगा, ये बिल्कुल सही है। ऑब्जेक्ट रुका हुआ है तो उसको चलाने में हेल्प करेगा, चल रहा है तो उसको रोकने में हेल्प करेगा। अभी देखा हमने फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, फोर्स में। और एक चीज़ थर्ड लॉ ऑफ मोशन मैंने आपको बता दिया है ना, फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, और यहीं पे आपके एक्शन रिएक्शन फोर्स आते हैं। या फिर जो आपकी नाव चलती है, यानी कि जो बोट मूव करती है, बोट चलाई जाती है, या फिर जो स्विमिंग की जाती है, वो सब इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये नाव है, ठीक है, और किनारे पे खड़ी, और इससे आप उतरे, ठीक है, नाव से उतरे, तो आपने इसको क्या किया, इसको पीछे की ओर धक्का दिया होगा, ठीक है, जिसकी वजह से आप आगे की तरफ गए। तो ये पीछे की तरफ, जब आप आगे जाते हो तो पीछे की तरफ जाती है। तो ये सब थर्ड लॉ ऑफ मोशन पे काम करते हैं, जिसको कि हम एक्शन रिएक्शन फोर्स के नाम से भी जानते हैं, एक्शन रिएक्शन फोर्स। क्लियर? तो यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। तो फोर्स में इंक्रीज द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट, तो फोर्स
मास इंक्रीज़ कर सकता है, ये बिल्कुल नहीं, ठीक है। फोर्स में चेंज द शेप, बिल्कुल। जैसे कोई बॉल है, ठीक है, मैंने इसको यहाँ से दबाया, यहाँ से दबाया, जैसे आपने गैंग्स ऑफ वासेपुर में देखा होगा ना, गाल दबा लेता है वो, तो क्या होता है, वो शेप चेंज कर देता है गालों का, ठीक है। तो फोर्स क्या होता है, शेप चेंज कर देता है चीज़ों का। अब ये फोर्स और वर्क डन के बीच में क्या रिलेशन होता है, ये भी ध्यान से समझिएगा कि वर्क डन जो है हमारा, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, ये वर्क डन नेगेटिव भी हो सकता है, ये वर्क डन ज़ीरो भी हो सकता है। ये डिपेंड इस पे करता है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का क्या डायरेक्शन है। मतलब ये है कि वर्क डन तभी होता है, कार्य तभी होता है जब कोई बल, कोई डिस्प्लेसमेंट, कोई विस्थापन करता है, डिस्प्लेसमेंट करता है, ठीक है। तो अगर मान लेते हैं कि ये कोई बॉल है और इसको मैंने राइट की ओर यहाँ पे मतलब इस पर फोर्स लगाया और ये राइट की तरफ ही कुछ डिस्प्लेस हो गई, कुछ मूव कर गई, तो इसको बोलते हैं पॉजिटिव वर्क डन। नेगेटिव कब होगा, जब मैंने फोर्स तो इधर लगाया लेकिन ये मूव पीछे की तरफ करी, मूव पीछे की तरफ करी, इसको हम बोलते हैं नेगेटिव वर्क डन। अभी हम पढ़ेंगे, जब हम चलते हैं सरफेस पे, फिर कोई भी ऑब्जेक्ट मूव करता है तो एक फ्रिक्शन फोर्स लगता है जो पीछे की तरफ लगता है। तो फ्रिक्शन फोर्स पीछे की तरफ लग रहा है लेकिन चीज़ आगे की तरफ मूव कर रही है, यानी कि वर्क डन बाय द फ्रिक्शन फोर्स इज नेगेटिव। तो नेगेटिव कब होता है वर्क डन, जब फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर एंटी पैरेलल। ये जब दोनों एंटी पैरेलल होते हैं, भाई पैरेलल तो दोनों केस में होंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दोनों पैरेलल हैं, यानी एक ही डायरेक्शन पे ही है। यहाँ पे एंटी पैरेलल है, पैरेलल तो है लेकिन ये इधर, तो एंटी पैरेलल इसको बोल देंगे, ठीक है। और ज़ीरो कब होगा, ज़ीरो दो केसेस में होता है, या तो आपका डिस्प्लेसमेंट ना हुआ हो, यानी आपने फोर्स तो बहुत लगाया लेकिन डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, लगाया नहीं लगाया डजेंट मैटर, लेकिन डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ। और दूसरा, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट यानी बल और विस्थापन के बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री होता है, उस केस में भी वर्क डन ज़ीरो होता है। जैसे कि आप क्लास ले रहे हैं सुबह से बैठ के अभी, ठीक है, 9 बजे 9:15 से क्लास चालू हुई, 10:30 बज रहा है, आप अपनी जगह पे अब बैठे हुए हैं, आपने इतना सारा कुछ अपने दिमागी काम किया, मैंने पढ़ाया, लेकिन हम लोगों ने फिज़िक्स के हिसाब से कोई वर्क नहीं किया, हमने ज़ीरो वर्क डन है हमारा। या फिर मान लो सिंपल से एग्जांपल कि आप पे कोई बहुत बड़े, मान लो कि दीवार है, दीवार को आप मतलब उस पर फोर्स लगा रहे हो लेकिन दीवार तो मूव की ही नहीं बिल्कुल भी, तो उसमें डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो, तो वर्क डन ज़ीरो होगा। और जैसे कि हम बोलते हैं कि जो वर्क डन बाय अ कूली, जो कूली होता है हमारा, जो काम करता है वो सामान को उठा के, है ना, और इधर से उधर रखता है, बट उसका जो वर्क डन होता है वो ज़ीरो होता है। रीज़न उसका ये होता है क्योंकि वो ये है, मान लेते हैं, ठीक है, उसने यहाँ पे पूरा सामान रख रखा है अपने सिर पे, ठीक है, वो यहाँ पे मूव कर रहा है, यानी कि जो फोर्स लगा रहा है और जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उसके बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री है, ठीक है। यहाँ पे इस तरह से जो फोर्स लग रहा है और जो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उसके बीच का एंगल 90 डिग्री, जिसकी वजह से वर्क डन बाय अ कूली इज ज़ीरो। और वर्क डन की एसआई यूनिट क्या होती है, जरा कमेंट में बताएंगे, और फोर्स की क्या होती है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज यूज टू एक्सेलरेट द चार्ज्ड पार्टिकल्स टू हाई वेलोसिटी। सो जो चार्ज पार्टिकल होते हैं उनको अगर बहुत जोर की वेलोसिटी देनी है तो एक साइक्लोट्रॉन का इस्तेमाल किया जाता है, ऑप्शन नंबर डी, जो अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। विच डिवाइस इज यूज टू मेजर द करंट फ्लो यूजिंग नीडल डिफ्लेक्शन कॉज्ड बाय अ मैग्नेटिक फील्ड। तो करंट फ्लो को हम किससे मापते हैं, ये हम गैल्वेनोमीटर से मापते हैं, एमीटर से ही माप लेते हैं, बट यहाँ पे अगर हमें नीडल से डिफ्लेक्शन, हल्का सा डिफ्लेक्शन देखना है और साथ ही साथ हमें डायरेक्शन भी मापना है तो गैल्वेनोमीटर का यूज़ करते हैं। अमीटर का जहाँ पे हाई मैग्नीट्यूड ऑफ करंट का मेजरमेंट करना होता है। आइडेंटिफाई द डिवाइस यूज टू चेंज द रेजिस्टेंस इन इलेक्ट्रिक सर्किट। हमें प्रतिरोध अगर बदलना है इलेक्ट्रिक सर्किट पे तो किसका यूज़ करेंगे, तो हम वहाँ पे यूज़ करते हैं एक रियोस्टेट का, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही आंसर होगा, ये होगा रियोस्टेट, जिससे कि चेंज किया जाता है रेजिस्टेंस की वैल्यू को। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट रिलेशनशिप। तो ये भी आप सिंपली बता सकते हैं, हमारा जो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है न्यूटन का वो बताता है F=2 में, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, एंड दैट इज, हु अमंग द फॉलोइंग फिजिसिस्ट इन्वेंटेड द वोल्टैक पाइल, द फोररनर ऑफ द मॉडर्न बैटरी इन 1800। एंड्री मैरी एम्पियर, जॉर्ज साइमन, अलेक्जेंडर वोल्टा, हैंस क्रिस्टियन ऑस्टेड। तो जो आप प्यारा प्यारा फ़ोन यूज़ करते हैं, जो प्यारा प्यारा लैपटॉप यूज़ करते हैं, ठीक है, तो उसमें जो बैटरी यूज़ होती है फिर कहीं भी, वो उसका जो क्रेडिट है वो जाता है अलेक्जेंड्रो वोल्टा जी को, लेकिन आप ये क्रेडिट देते ही नहीं है, आपको कुछ मतलब ही नहीं है उनसे, आप तो लगे हुए हैं बस बतियाने में, विदाउट कंसिडरिंग द फैक्ट ये जो आप बतिया पा रहे हैं
ये वोल्टा-जी की वजह से। वोल्टा-जी अगर अपने एक्सपेरिमेंट्स ना करते तो ये बैटरी की डिस्कवरी ना होती, क्योंकि पहले ये माना जाता था कि इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करवाने के लिए एक लिविंग टिश्यू, मतलब आप यकीन नहीं करेंगे, इससे पहले जो साइंटिस्ट आए थे वो फ्रॉग के जो लेग्स वगैरह होते थे उनका यूज़ कर करके मतलब इलेक्ट्रिसिटी को पास करवाते थे, टेस्टिंग करते थे। तब वो आए अलेक्जेंडर उल्टे इधर आओ पगलेट टाइप के तुम लोग हो, ऐसा ज़रूरी नहीं कि उसका मतलब एक लिविंग टिश्यू का यूज़ किया जाए। तब इन्होंने इस तरह से बैटरी, जिसको कि वोल्टाइक पाइल की इस तरह से गट्ठर बनाया इन्होंने, इसी को पाइल बोलते हैं, ठीक है। तो उससे इन्होंने डिस्कवरी करी। क्लियर? तो थैंक्स बोलिएगा वोल्टा जी को, सभी लोग थैंक्स बोलिए जल्दी से कमेंट में वोल्टा जी को। ठीक है, हैंस क्रिश्चियन ऑस्टेट के बारे में पढ़ चुके हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। एम्पियर जी के बारे में, मतलब एम्पियर तो एसआई यूनिट होती है करंट की, और वोल्ट देखिए, वोल्ट इन्हीं के नाम पे पड़ी है, जो पोटेंशियल डिफरेंस की एसआई यूनिट है, पीडी की एसआई यूनिट है, और ये एसआई यूनिट किसकी है? करंट की है, एम्पियर। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, इन 1905 हु कंक्लूडेड विद थॉमस चैम्बरलेन दैट द Thomas Chamberlain that the planets of the solar system originated from the encounter between the sun and other star। तो किसी ने बोला था कि सन और अदर स्टार्स के बीच में एक एनकाउंटर हुआ था जिसकी वजह से प्लानट यार सारे हमारे बने। चार्ल्स लाइल, जेम्स हटन, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आगे बढ़ते 23rd, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर डिटरमाइनिंग द वैल्यू ऑफ 1 एम्पियर। 1 एम्पियर का मान निर्धारित कैसे होता है भाई? सिंपल है बहुत ही। कैसे? Q इज इक्वल्स टू आई टी, I इज इक्वल्स टू Q अपॉन टी। Q कूलॉम, T सेकेंड, I एम्पियर। तो 1 एम्पियर का मतलब है कि 1 एम्पियर करंट का मतलब होता है जब 1 कूलॉम का चार्ज फ्लो हो रहा हो 1 सेकेंड में, उसको बोलते हैं 1 एम्पियर का करंट, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो सिंपल, या तो मैं भी बोल सकता हूँ 2 कूलॉम का चार्ज फ्लो हो रहा हो 2 सेकेंड में, या फिर मैं बोल सकता हूँ कि 1 कूलॉम का आधा कूलॉम का चार्ज फ्लो हो रहा हो आधे सेकेंड में। ठीक है, कुछ भी आप बोल दो कि 1 एम्पियर आना चाहिए, बस हमारा 1 एम्पियर का वैल्यू आना चाहिए, सिंपल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्सेस कैन ओनली बी अप्लाइड व्हेन इन कॉन्टैक्ट विद एन ऑब्जेक्ट। इनमें से कौन सा फोर्स, सिंपल आपसे पूछ रहा है, कॉन्टैक्ट फोर्स है। 2 तरह के फोर्स होते हैं, एक तो कॉन्टैक्ट और नॉन कॉन्टैक्ट। तो इनमें से कॉन्टैक्ट मैग्नेटिक फोर्स ना, कॉन्टैक्ट नहीं है। अब जैसे कि ये एक मैग्नेट रखा है, ये एक मैग्नेट रखा है, तो आपस में फोर्स लगा रहे हैं, लेकिन ऐसा तो है नहीं चिपके हुए दोनों एक दूसरे से। ग्रेविटेशनल ना, इसमें भी नहीं है। फ्रिक्शनल होता है। फ्रिक्शनल मैंने बताया था कि जैसे घर्षण होता है, तो घर्षण क्या होता है, जब 2 चीज़ कॉन्टैक्ट में होती है तो इनके बीच में फ्रिक्शन लगता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक ये भी नहीं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? F इज इक्वल्स टू के। के की वैल्यू, के कांस्टेंट है जिसका वैल्यू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन देम। जैसे कि चार्जेस हैं तो इनके सेंटर्स के बीच की जितनी भी डिस्टेंस होती है आर है, तो उस डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होंगे टू द स्क्वायर ऑफ इट, एंड इन दोनों के जो मैग्नीट्यूड है चार्जेस का उसके प्रोडक्ट के बराबर। सिमिलरली ग्रेविटेशनल फोर्स भी होता है हमारा, F इज इक्वल्स टू GM1 M2 अपॉन आर स्क्वायर करके इसको हम लिखते हैं। सिमिलर वैसा ही है। क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट और स्टेटमेंट्स इज ट्रू रिगार्डिंग द लाइट ईयर। लाइट ईयर, प्रकाश वर्ष के बारे में क्या सही है? तो लाइट ईयर एक डिस्टेंस की यूनिट है। येस, इट इज़ अ यूनिट ऑफ टाइम। भाई 2 चीज़ों की तो यूनिट हो नहीं सकते, नहीं 1 और 2 तो कभी एक साथ हो ही नहीं सकते हैं। ठीक है, डिस्टेंस की यूनिट होती है, जो बड़ी बड़ी हमारी सेलेस्टियल डिस्टेंसेज होती हैं उनको मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं। लाइट ईयर इज़ द डिस्टेंस दैट लाइट ट्रेवल्स इन 1 अर्थ ईयर। ये सही है। लाइट ईयर इज़ द मेजरमेंट ऑफ लाइट इंटेंसिटी। नो, ठीक है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। आंसर होगा 1 और 3, ऑप्शन नंबर बी। सिंपल यार, एक ही चीज़ की यूनिट हो सकती है, तो 1, 2 और 1-2 आपस में कभी सही नहीं, एक साथ नहीं हो सकते। 1-3 आपस में, 1-4 का आपस में कभी साथ नहीं हो सकते, और 2 और 3 कभी आपस में एक साथ नहीं हो सकते हैं। ठीक है, 26, तो 1 लाइट ईयर कितने किलोमीटर्स के बराबर होता है अगर पूछ ले तो 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर। और ऐसे ही लाइट ईयर के साथ साथ हमारी एक पारसेक भी होती है। पास्कल नहीं, पास्कल होती है प्रेशर की। पारसेक भी, ये भी डिस्टेंस की यूनिट होती है और लाइट ईयर से बड़ी होती है ये यूनिट।
अगला है विच रूल डिटरमाइंस फोर्स एक्टिंग ऑन अ कंडक्टर कैरिंग करंट इन अ मैग्नेटिक फील्ड। कौन सा रूल बताता है फोर्स एक कंडक्टर में, कंडक्टर कैरिंग करंट इन अ मैग्नेटिक फील्ड। ओके ठीक है, ऑल राइट ठीक। तो देखिए एक कंडक्टर है, ठीक है, एक कंडक्टर है, उसमें करंट फ्लो हो रहा है, उसको मैग्नेटिक फील्ड पे इंट्रोड्यूस जब हम करेंगे तो उसमें झटका लगेगा, फोर्स लगेगा। ये चीज़ बताता है फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। ध्यान से समझिए, 3 रूल होते हैं, राइट हैंड थंब रूल, फ्लेमिंग का लेफ्ट और फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल। लेफ्ट हैंड थंब रूल कुछ होता ही नहीं है, और फ्लेमिंग जी का कोई थंब नहीं है, ध्यान रखिएगा, उनका सिर्फ फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड, फ्लेमिंग का राइट हैंड। थंब रूल का यूज़ कहाँ कर रहे थे? स्ट्रेट जो करंट कैरिंग कंडक्टर था, स्ट्रेट करंट कैरिंग जो कंडक्टर था, उसमें मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालने के लिए, ठीक है। और हमने देखा था कि किस तरह से करंट का डायरेक्शन चेंज करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। अब ध्यान समझिए, फ्लेमिंग जी को बड़ी मतलब इनका भी दिमाग बहुत चलता था, ठीक है। तो जब इनको ये बात तो पता ही थी कि ठीक है, हांस क्रिस्टियन ऑस्टेट, मतलब ये चीज़ पता थी कि ठीक है, एक इलेक्ट्रिक करंट अगर फ्लो हो रहा है किसी में तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी। हांस क्रिस्टियन ऑस्टेट पहले डिस्कवर करके बैठे हुए थे, ठीक है। तो इन्होंने सोचा कि उल्टा नहीं हो सकता है क्या? उल्टा मतलब कि एक मैग्नेटिक फील्ड हो, और उसमें किसी कंडक्टर को ले जाएं तो उसमें करंट दौड़ने लगे। क्या ऐसा पॉसिबल नहीं है क्या? मतलब उल्टा। अभी हमने देखा था हांस क्रिस्टियन ऑस्टेट ने बोला था कि एक वायर है, करंट फ्लो हो रहा था, उसमें एक मैग्नेटिक कंपास रखा था, उसकी नीडल डिफ्लेक्ट करने लगी, यानी कि करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आ रही थी। क्या मैग्नेटिक फील्ड कैसे करंट आ रही थी क्या? तो सारे साइंटिस्ट ने डिस्कवरी करी, लेकिन कुछ हुआ नहीं। लेकिन जब फ्लेमिंग ने अंदर बाहर किया मैग्नेट को, कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तब हो गया उनको एक क्लिक। वो क्या हुआ क्लिक? कि जब ये मान लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड है, ये ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, कोई कैसा भी मान लो यार, तो मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, ऐसे मान लो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे करके, ठीक है, ऐसे ही मैग्नेटिक फील्ड है। ये कंडक्टर लाए, ठीक है, तो जब कंडक्टर के उन्होंने अंदर बाहर किया, जैसे अंदर किया बाहर किया, तो एमीटर में रीडिंग आई, वो डिफ्लेक्ट हुआ, गैल्वेनोमीटर या फिर मीटर जो भी इन्होंने रखा उसमें डिफ्लेक्शन हुआ, ठीक है। अब जब वो चीज़ फ्लेमिंग डायरेक्ट हैंड का इस्तेमाल, हाँ भी वो बता रहे हैं सब आराम से क्योंकि इससे क्वेश्चन बनता है, इसलिए आराम से इससे समझ लो, इसको कन्फ्यूज़न ना हो। अभी तक ये साइंटिस्ट क्या कर रहे थे, अंदर रखा है तो उसको अंदर ही रखा हुआ है, अब उसमें करंट फ्लो नहीं करेगा। जब इन्होंने अंदर किया बाहर किया तब करंट उसमें रीडिंग आई, लेकिन जब अंदर किया और अंदर ही रहा वो, कोई करंट फ्लो नहीं हुआ। यानी करंट कब फ्लो हो रहा था? जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही थी। जब ये यहाँ से यहाँ ला रहे होंगे तो कुछ बदलाव हो रहे होंगे मैग्नेटिक फील्ड में, या तो तुम इसको यहीं रख दो कंडक्टर को, जिस वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है उसी को ही आगे पीछे ऊपर नीचे अंदर बाहर कुछ भी जो करना है वो करो, तो भी मैग्नेटिक फील्ड का इंटेंसिटी चेंज होगा, तो भी करंट फ्लो हो जाएगा। जैसे भी करो, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड चेंज होनी चाहिए। यानी कि करंट इज ओनली इंड्यूस्ड इन अ कंडक्टर व्हेन देयर इज अ चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड। ये चीज़, ये जो करंट इंड्यूस हुआ इस कंडक्टर में, ये फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल बताता है, ध्यान रखना, समझ रहे हो? फ्लेमिंग का ये राइट हैंड रूल बताता है ये चीज़। इंड्यूस्ड करंट, बस इतना याद कर लो, इंड्यूस्ड करंट। और लेफ्ट हैंड क्या बताता है? लेफ्ट हैंड बताता है ये कि ये कंडक्टर है, ठीक, इसमें करंट फ्लो हो रहा है। हम ये नहीं बोल रहे हैं इसमें करंट फ्लो करवाना है तो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, ना हो रहा है करंट, इसमें है करंट, हमें करंट से कोई मतलब करंट नहीं चाहिए, हमारे पास करंट है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। अब अगर ये मैग्नेटिक फील्ड इसमें करंट हो रहा है, अब क्या होगा? तो जब फिर इन्होंने किया तो अब इसमें कुछ फोर्स लगा, डिफ्लेक्ट हुआ। ये चीज़ लेफ्ट हैंड रूल से पता चली, यानी लेफ्ट हैंड रूल इनका फोर्स के बारे में बता रहा है और राइट हैंड करंट के बारे में बता रहा है। यहीं से मोटर का जन्म हुआ और यहीं से जनरेटर का जन्म हुआ, ठीक। इसी को बोलते हैं, इसी कॉन्सेप्ट को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कॉन्सेप्ट, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, ठीक है, इलेक्ट्रो मैग्नेटिक इंडक्शन, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। समझ आ गया आपको ये चीज़? मोटर क्या करता है? मोटर आपका इलेक्ट्रिकल
एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। रुको, जो वहाँ पे नहीं, चलो यहीं पे लिख देते हैं, ठीक है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। और जनरेटर क्या करता है? जो जनरेटर करता है वही डायनामो भी करता है। डायनामो भी वही सेम, एक डायनामो करके जादू कराया करता था ना पहले, एक कौन से नेशनल ज्योग्राफिक चैनल पे शायद, है ना। जनरेटर और डायनामो ये क्या करते हैं? ये मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में करते हैं ना। जनरेटर को तुम चलाते हो नहीं, जनरेटर खट 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 खट, तो पहले अपना मैकेनिकल पावर देते हो उसको, तब इलेक्ट्रिसिटी तुमको देता है। तो मैकेनिकल से और बिजली आ जाती है तुरंत, इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करता है जनरेटर और डायनामो। तो ऑप्शन नंबर बी। अब ये है फ्लेमिंग का लेफ्ट और राइट हैंड का थंब रूल, और नॉट थंब रूल, सिर्फ रूल। जैसे लेफ्ट क्या बताता है? फोर्स बताता है कि किस तरह से आप अगर करंट किसी कंडक्टर में है वो किस डायरेक्शन में, वो देख लीजिए। मैग्नेटिक फील्ड क्या डायरेक्शन है, उसमें अपनी फोर फिंगर या मिडिल फिंगर और थंब को रख दीजिए, ठीक है। आपस में परपेंडिकुलर होने चाहिए, आपस में 90 डिग्री में होने चाहिए। तो जो भी अंगूठे का डायरेक्शन होगा वो मोशन का डायरेक्शन होगा। ऐसे ही एक चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड में अगर हम किसी कंडक्टर को लाते हैं या फिर पीछे ले जाते हैं, तो उसमें किस डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा, वो ये इस तरह से पता चलेगा कि आपने किस डायरेक्शन में उसको अंदर बाहर किया मोशन, ठीक है। और फील्ड किस डायरेक्शन में, तो वो हमें डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट बता देगा। याद रखना बड़ा सिंपल है, मदर, फादर और चाइल्ड याद कर लो। एम से मोशन, एफ से फील्ड और सी से करंट। मदर फादर चाइल्ड, मदर फादर चाइल्ड, ठीक है। तो अगर निकालने के लिए पूछ ले कभी इस तरह से कि इलेक्ट्रॉन फ्लो हुआ है इस तरह से, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ फिजिसिस्ट एंड द कॉन्ट्रीब्यूशन डिस्कवरीज इज इनकरेक्ट, इनमें से गलत कौन सा है? कर सकते हैं आप इसको, कर सकते हैं आप इसको, जितना मैंने अभी तक पढ़ा है उसके बेसिस पे करिए जरा अटेम्प्ट इसको। सभी लोग लाइक बटन पर अपनी उंगली का फोर्स लगाएंगे, बाकी हनुमा जी बोल रहे हैं ऑल क्लियर। क्या हाल है वैभव भाई? अच्छा, यहाँ याराना चल रहा है। यस, अनुष्का ने सही बताया, फोर्स मैक्सिमम होगा लगेगा जब करंट और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन 90 डिग्री होगा, तो फोर्स जो लगेगा उस कंडक्टर पे वो मैक्सिमम होगा। बिल्कुल सही। अब देखते हैं, मैंने आपको बताया था सर वेव थ्योरी ऑफ लाइट किसने दिया था? गैलीलियो गैलीलाई ने नहीं, ये दिया था हाइजेंस ने, ठीक है, HUYGENS, ठीक है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की डिस्कवरी किसने करी थी? अल्बर्ट आइंस्टाइन ने। नो ये मतलब सही है, ये उन्होंने एक्सप्लेन किया था। डिस्कवरी करी थी, ध्यान रखिएगा, हेनरिक हर्ट्ज ने। आई थिंक मैंने इस पर भी आगे क्वेश्चन रखा है। हेनरिक हर्ट्ज ने डिस्कवरी करी थी, क्या होता है एक्सप्लेन करेंगे। ये अभी बता दिया, फेराडे ने EMI दिया था, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स रुडोल्फ हर्ट्ज ने इसको भी जनरेट किया था, ठीक है, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। आगे बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन है विच पार्ट ऑफ बाईफोकल लेंस फैसिलिटेट्स नियर विजन। अब यहाँ से हम आई का, आँख का कॉन्सेप्ट समझेंगे, और यहाँ से हम वो लाइट और ये सब रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन समझेंगे, ठीक है। तो बाईफोकल लेंस कौन सा जो नियर विजन को फैसिलिटेट करता है? हमारी आँख का ये स्ट्रक्चर होता है। अब आँख को हम कल बायोलॉजी में नहीं पढ़ेंगे, फिजिक्स में ही पढ़ना होता है हमें इसे, ठीक है, तो हम यहीं पर पढ़ेंगे, कल के लेक्चर बायोलॉजी में नहीं पढ़ेंगे इसको। आई का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, तो इसमें होता है लेंस, ये जो आप ऐसा देख पा रहे हैं स्फेरिकल शेप का होता है लेंस। कैसा होता है? स्फेरिकल शेप का होता है, और ये मोतियाबिंद में यही दूधिया हो जाता है, मिल्की हो जाता है ये, ठीक है। कैटरैक्ट जब होता है हमें मोतियाबिंद, ये होता है कॉर्निया, सबसे आउटर होता है, ठीक है। अभी एक हीरोइन थी, पता है जो भी एक्ट्रेस, नाम तो मुझे याद नहीं है, लेकिन वो कुछ होता है ना, वो आई में लेंस यूज़ किए जाते हैं आजकल, काफ़ी चलन में है वो, है ना। कहीं पार्टी में जा रहे हैं, कहीं पे शादी है, सगाई है, तो मतलब चिपका लेते हैं वो, ऐसा मैंने सुना है, ठीक है, आज अच्छा दिखने के लिए। खैर, तो इसके मतलब बड़े साइड इफ़ेक्ट होते हैं। तो मैडम जी की आंखों की रोशनी चली गई क्योंकि उनका कॉर्निया डैमेज हो गया। वो होता क्या है ना, कॉर्निया में ब्लड वेसल्स होती हैं और वो ब्रीद करती हैं, उसमें ऑक्सीजन होती है। अब वो आपने डाल लिया अंदर, वो ब्रीद कर नहीं कर पाती हैं, हाइपॉक्सिया हो जाता है, ऑक्सीजन की डिफिशियंसी हो जाती है, तो कॉर्निया डैमेज हो जाता है। तो खासकर लड़कियों के लिए मेरी एडवाइस रहेगी कि वो ज़्यादा यूज़ करती हैं, जितना मैंने सुना है ना, कि भाई सुना कि हाँ उनकी लड़की ऐसे करके मतलब वो लगाई थी ऐसे, तो ऐसे मैंने सुना है, तो शायद लड़कियां ज़्यादा यूज़ करती हैं। तो कृपया करके इसको ना यूज़ करें, आप जैसे हैं वैसे ही सुंदर हैं, चाहे लड़के हों चाहे लड़की हों, ठीक है। नहीं तो फिर आंखों की रोशनी चली जाएगी, तो फिर कुछ भी सुंदर नहीं लगेगा। कॉर्निया ही जब आई डोनेशन होता है, तो ध्यान रखिएगा आई डोनेशन में इसी को ही डोनेट किया जाता है, ठीक है, आई डोनेशन में। और कॉर्निया लाइट को रिफ्रैक्शन में भी हेल्प करता है, लाइट को रिफ्रैक्शन करके यहाँ से फोकस करवाता है। फोकस करवाने का काम लेंस का होता है, ठीक है। फोकस कौन करवाता है? लेंस करवाता है।
ये आइरिस लगे हुए हैं, आइरिस ये प्यूपिल यहाँ लगा हुआ है। प्यूपिल का मतलब होता है हिंदी में पुतली। पुतली क्या होती है, इसका काम होता है कि अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग इनटू द आई को कंट्रोल करना। अमाउंट ऑफ लाइट को कंट्रोल करना, कितनी लाइट एंटर करेगी अंदर, कितनी नहीं करेगी, वो डिसाइड करेगा। जैसे कि अभी यहाँ पे मैं एकदम वेल लिट रूम पे बैठा हुआ हूँ, ठीक है, खूब एकदम रोशनी, या फिर मैं सिंपल आप एग्जांपल कंसिडर करो, धूप है। धूप से जब आप अंदर आते हो अपने घर में तो अंधेरा सा लगता है आपको, क्यों? धूप में बहुत ज़्यादा रोशनी है, तो पीपल आपका श्रिंक हो जाता है, छोटा हो जाता है, सो दैट बहुत ज़्यादा लाइट एंटर ना करे, ठीक है। अब आप अंदर आए घर के, तो वो पीपल अभी भी छोटा हुआ पड़ा है, ठीक है, तो वो यहाँ पे तो लाइट उतनी मात्रा में है नहीं, तो फिर अंधेरा लगता है आपको। लेकिन आप अंधेरे से एकदम उजाले में जाते हो तो एकदम दिखता नहीं आपको, एकदम चौंधिया आ जाती है आपकी आगे। क्यों? क्योंकि जब आप अंधेरे में होते हो तो आपका पीपल बहुत डायलेटेड होता है, बहुत खुल जाता है कि जितनी भी लाइट है वो एंटर हो जाए और आपको दिख जाए। तो एकदम से आप सनलाइट पे गए तो पूरी लाइट घुस जाती है आपके अंदर, तो आप चौंधिया आ जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारे कानपुर में वर्ड यूज़ करते हैं, चौंधिया आ जाते हैं। आपके यहाँ पे क्या हो जाते हैं पता नहीं। तो अमाउंट ऑफ लाइट, अब इस पीपल को कंट्रोल करता है ये आइरिस, यानी इस पीपल का कंट्रोल इस आइरिस के हाथ में। कठपुतली डांस कहाँ पे होता है ज़रा बताएंगे कमेंट में। तो कठपुतली डांस वहीं होता है जहाँ कलबेलिया होता है। और कलबेलिया से मुझे याद है एक चीज़ की, वो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज, मतलब वो इंटेंजिबल हेरिटेज में एक क्वेश्चन किया था हम लोगों ने, घूमर मैंने आंसर बताया था और कलबेलिया काफ़ी लोग बोल रहे थे। कलबेलिया भी सही है, घूमर और कलबेलिया दोनों ही सन 2010 में ऐड हुए थे, ठीक है। लेकिन क्योंकि आई थिंक फिर आपने कहीं से मैच किया होगा, तो एसएससी ने जो आंसर किया माना था वो कलबेलिया माना था। तो अगर दोनों ऑप्शन में आ जाता है तो फिर आप कलबेलिया ही टिक करिएगा, है ना, जो जिसको कि हम स्नेक डांस के नाम से जानते हैं। तो वहाँ पे हमने देखा था वो गुलाबो सपेरा करके नाम था। तो ये आपका राजस्थान से ही है ना कठपुतली डांस। खैर, तो मतलब पुतली की पुतली कठपुतली है, ठीक है, किसकी? आइरिस की। क्लियर? अब इसका काम क्या होता है? लेंस का काम होता है रेटिना पे इमेज ये इसको लाइट को फोकस करना और इमेज बना देना। यहाँ पे लगी होती हैं ऑप्टिक नर्व्स, और वो ऑप्टिक नर्व सिग्नल सेंड करती हैं किसको? ब्रेन को। और ब्रेन हमारा देखता है, ये सिर्फ पिक्चर क्लिक करता है आई, ठीक। ये पूरा आई की एनाटॉमी होती है। और एक चीज़ कि किस पर्टिकुलर डिजीज़ में हमारा ये जो ऑप्टिक नर्व्स हैं वो डैमेज हो जाती हैं, ये आप बताएंगे। अब दो केसेस होते हैं, मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया, आपने सुने होंगे, ठीक है। मायोपिया या फिर हाइपरमेट्रोपिया, फिर हाइपरोपिया भी उसी को बोलते हैं। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है, लाइट पहले ही फोकस हुई जा रही है, यानी ऑब्जेक्ट पहले ही बना जा रहा है। और ऑब्जेक्ट कैसा बन रहा है? उल्टा बन रहा है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट उल्टा बन रहा है, यानी कि यहाँ पे इन्वर्टेड इमेज बनाता है हमारा आई, ठीक है। सर ब्लाइंड स्पॉट का था, ब्लाइंड स्पॉट वो स्पॉट होता है जहाँ पे एक ऐसा स्पॉट होता है जहाँ पे इमेज नहीं बनती है आँख में, उसको हम ब्लाइंड स्पॉट बोलते हैं। रेटिना पे इमेज बनती है। और ये जो हमारा वो होता है सबका सही है, ग्लोकोमा और ट्रैकोमा, ठीक है। ग्लोकोमा और ट्रैकोमा में हमारी ऑप्टिक नर्व्स डैमेज हो जाती हैं, जो इरिवर्सिबल नेचर का होता है। ये जेनेटिक भी होता है ग्लोकोमा, और जो ट्रैकोमा होता है वो बैक्टीरिया की वजह से ये डिजीज़ होती है। वॉशरूम ब्रेक दे दो, रुक यार, छोटा सा लेक्चर है, वजह इसका क्या ब्रेक लोगे, ठीक है। तो ग्लोकोमा, ये ट्रैकोमा आपकी डैमेज होती है। अब मायोपी में आप देखिए कि रेटिना पे ना बन के पहले ही बना जा रहा है। क्यों? क्योंकि आपका जो आई का जो लेंस है वो बहुत ही ज़्यादा कर्व हो गया है, उसका फोकल लेंथ बढ़ गया है, जिसकी वजह से वो पावरफुल एक लेंस बन चुका है। तो जल्दी ही लाइट को फोकस में मारे दे रहा है, ठीक है। जल्दी फोकस करो, तो ये जो है जल्दी फोकस किए दे रहा है। तो आपको क्या करना है, अभी एक ऐसा लेंस लेके आना है जो लाइट को डाइवर्ज करके लेके आए। ऐसे ये लाइट ला रहे हैं, अब एक ऐसा लेंस रख दो यहाँ पे जो लाइट को थोड़ा सा डाइवर्ज कर दे। जब डाइवर्ज कर देगा तो, क्योंकि ये बहुत भयंकर पावरफुल है, तो जब तक ये फोकस करेगा तब तक ये रेटिना पे ही इमेज पहुँचेगी। तो इसके लिए हम यहाँ पे कॉनकेव का यूज़ करते हैं, अवतल लेंस का इस्तेमाल करते हैं। हाइपरोपिया या फिर हाइपरमेट्रोपिया उसी को बोलते हैं। इसमें क्या होता है, आपका रेटिना के बियॉन्ड बन रहा है इमेज, यानी कि आपका ये जो है थोड़ा सा इसका फोकल लेंथ कम हो चुका है, तो आपको एक पावरफुल कन्वर्जिंग लेंस का यूज़ करना पड़ता है, कॉन्वेक्स लेंस। मायोपिया में क्या होता है, आपको पास का दिखता है, दूर का नहीं दिखता है, इसको बोलते हैं नियर साइटेडनेस। और इसको क्या बोलते हैं, फार साइटेडनेस। इसमें आपको दूर का दिखता है लेकिन पास का नहीं दिखता है। और कुछ लोगों में दोनों होता है, दोनों ही नहीं दिखता है, पास का भी नहीं दिखता है और दूर का भी नहीं दिखता है। तो उन लोगों के आपने ग्लासेस देखे होंगे, ये यूजुअली अधेड़ लोगों के जो में होती है डिजीज़, जो 40+ यूजुअली हो जाते हैं, तो उनमें देखने को मिलती है। तो प्रेस बायोपिया इसको बोलते हैं।
एक्सप्रेस बायोपिया, जहाँ पे आपको पास दो और दूर दोनों में दिक्कत होती है, तो आपको एक बाईफोकल लेंस का यूज़ करना पड़ता है। बाईफोकल में क्या होता है कि अगर आपको पास का देखना होता है तो आप ये नीचे वाले पार्ट का इस्तेमाल करते हो। आपने देखा हो कुछ लोगों के लेंस ऐसे होते हैं, ऐसा ऐसा पार्ट होता है, ठीक है। तो ये जो होता है पास के देखने के लिए होता है, और पास का जब आपको नहीं दिखता है मतलब आपको हाइपरमेट्रोपिया है, तो आप कैसे लेंस का यूज़ कर रहे थे, कॉन्वेक्स का। और दूर देखने के लिए आप कॉनकेव का यूज़ कर रहे थे मायोपिया के केस में, तो ये ऊपर वाले कॉनकेव हो जाएंगे, ऊपर वाले कॉनकेव हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है, बाईफोकल लेंस में नियर विजन कौन फैसिलिटेट करता है, नियर विजन। तो नियर विजन लोअर पार्ट होता है और वो आपका एक कैसा होगा, कॉन्वेक्स लेंस होगा पास को देखने के लिए। ऑप्शन नंबर बी। 29 विच फिजिसिस्ट इज नोन फॉर टू स्टैब्लिश द रिलेशनशिप बिटवीन मैकेनिकल वर्क और हीट ट्रांसफर के बीच में। तो जिन्होंने हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट डिस्कवर किया था वही है हमारे, और इनका नाम है जेम्स पी जूल। ऑप्शन नंबर बी। तो मैकेनिकल वर्क और हीट ट्रांसफर के बारे में रिलेशन देने वाले यही थे। व्हाट काइंड ऑफ एनर्जी डज अ योयो हैव बिफोर इट इज़ रिलीज्ड। तो कौन सी एनर्जी होती है, ये होता है योयो, जब आप रिलीज़ करते हैं तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी होती है पूरी तरह से, और वो पोटेंशियल एनर्जी पूरी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। जैसे कि हमने देखा था डैम्स होते हैं, तो डैम्स में पानी स्टोर होता है, डैम्स में, ठीक है, पूरा पानी स्टोर होता है। जैसे ही उसको हम डैम्स के गेट खोलेंगे तो पानी नीचे की तरफ गिरेगा ड्यू टू दी ग्रेविटी, और उसकी पोटेंशियल एनर्जी पूरी काइनेटिक एनर्जी में धीरे धीरे कन्वर्ट हो जाएगी। यहाँ पे टर्बाइंस लगे होंगे, टर्बाइंस घूमेंगे और वो काइनेटिक एनर्जी अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। कमेंट में आप मुझे बताएंगे कि अगर मैं लीनियर मोमेंटम को यानी रेखीय संवेग को डबल कर दूं तो काइनेटिक एनर्जी पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। एक चीज़ मुझे याद दिलाइएगा लास्ट में, अगर मैंने क्वेश्चन ना रखा हो, शायद मैं भूल गया हूँ रखना, मैं सोच तो रहा था लास्ट में, और वो है टॉर्क के बारे में बताना है, ठीक है। आपको टॉर्क के बारे में ध्यान रखना, बताना है, ठीक है। तो लीनियर मोमेंटम क्या होता है, इसका सिंबल P होता है, ये प्रोडक्ट होता है मास और वेलोसिटी का, द्रव्यमान और वेग का। काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ m इंटू वी स्क्वायर, मैंने बताया था। तो इसमें अगर हम m का मल्टीप्लाई कर दें, मतलब मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें, तो ऊपर क्या हो जाएगा, m स्क्वायर वी स्क्वायर, इसी को हम p स्क्वायर अपॉन 2m इस तरह लिख सकते हैं। तो आप अगर लीनियर मोमेंटम को डबल करेंगे या वेलोसिटी को डबल करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम्स हो जाएगी। सिंपल सा लॉजिक है। मास को हाफ करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी डबल हो जाएगी, सिंपल, ठीक है। अगला, आइडेंटिफाई वेदर द गिवन स्टेटमेंट अबाउट एन अर्थक्वेक इज करेक्ट और नॉट। ये आप कर सकते हैं ज्योग्राफी के बेसिस पे करिए जल्दी से, और ये भी बताइए इसको हम किससे मेजर करते हैं। बस कुछ क्वेश्चन और बाकी है आपके, 15-20 क्वेश्चन और बाकी हैं, वो तो जल्दी जल्दी हो जाएंगे, वन लाइनर टाइप हैं वो तो। मेन वाले हो गए आपके, यो पेप्सी हाँ चलो ठीक है। तो यहाँ पे क्या आंसर होगा कि मैंने आपको बताया था हमारी प्लेट्स होती हैं, है ना, और प्लेट्स इस तरह से जब ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री होती है ऐसे लॉक्ड होती हैं आपस में, और जैसे वो प्रेशर रिलीज़ होगा तो वो वेव्स के फॉर्म में रिलीज़ होता है। मैंने आपको बताया था वेव्स के फॉर्म में रिलीज़ होता है, और वो जहाँ से रिलीज़ होता है उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, और वो पॉइंट ऑन द अर्थ सरफेस जहाँ पे वो सबसे पहले मिलता है अर्थ सरफेस को, उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, ज़रा बताएंगे। An earthquake cannot be identified as a foreshock until after a larger earthquake in the same area occurs. Yes, ये भी सही है, ठीक है। तो दोनों ही सही है आपके। ऑप्शन नंबर सी, बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट। अब होता क्या है, मैंने आपको बताया था इस पॉइंट को बोलते हैं हाइपोसेंटर या फिर फोकस, हाइपोसेंटर या फिर फोकस। ये डिफरेंट डायरेक्शन में, चारों दिशाओं में ये वेव्स ट्रैवल करना स्टार्ट करती हैं। इनको हम बोलते हैं बॉडी वेव्स। दो तरह की होती हैं, पी वेव और एस वेव। याद है आपको, पी वेव और एस वेव होती हैं, पी वेव और एस वेव होती हैं। ये पी वेव क्या होते हैं, इनको प्राइमरी वेव्स बोलते हैं। दे आर फर्स्ट टू बी रिकॉर्डेड ऑन द सीस्मोग्राफ। सबसे पहले, सबसे जल्दी ट्रैवल करती हैं, सबसे फास्टेस्ट ट्रैवल करती हैं, सॉलिड लिक्विड गैस तीनों में ट्रैवल कर लेती हैं, और ये स्पीड होती है। दे आर लाइक साउंड वेव्स, ये साउंड वेव की तरह होती हैं। साउंड वेव हमारी, ध्यान रखेंगे, लॉन्गिट्यूडनल नेचर की होती हैं, यानी अनुदैर्ध्य होती हैं। यानी इसमें जो मैंने अभी बताया था आपको कि जो पार्टिकल्स होते हैं वो जो प्रोपगेट करते हैं वो वेव की डायरेक्शन में प्रोपगेट करते हैं, ठीक है, मतलब वाइब्रेट करते हैं। और जो लाइट वेव होती है वो ट्रांसवर्स नेचर की होती है, अनुदैर्ध्य होती है, अनुप्रस्थ और ये अनुदैर्ध्य, यानी कि इसमें जो मीडियम के पार्टिकल हैं वो वाइब्रेट कर रहेंगे ऊपर नीचे परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। ये मैंने आपको बताया, ठीक है। तो साउंड वेव में भी क्या है, जैसे साउंड आपसे पूछता है कि इसकी हाईएस्ट स्पीड किस में होती है रूम टेम्परेचर पे, तो आप बोलते हैं किस में होती है, स्टील में होती है। लेकिन मैं आपसे बोलता हूँ स्टील से भी ज़्यादा होती है किस में, स्टील से भी ज़्यादा होते हैं एल्यूमिनियम से। ये ध्यान रखिएगा, स्पीड ऑफ साउंड। और एस वेव क्या होती है,
एस वेव सिर्फ सॉलिड में ट्रैवल कर पाती हैं, तो ये चीज़ हमने देखी थी। तो और ये बॉडी वेव, सरफेस वेव तब बन जाती हैं जब ये किसी चट्टान वगैरह से मिलती हैं। और वो जो पॉइंट जो डायरेक्टली अबव है इस हाइपोसेंटर के इन दी अर्थ सरफेस, इसको बोलते हैं एपिसेंटर, भूकंप का एपिसेंटर। अगला सवाल, फोर्स का एसआई यूनिट क्या है? हम लोग देख चुके हैं, न्यूटन है। अर्ग जो होता है वो उसका एसआई मात्रक नहीं होता, CGHS यूनिट होती है, ठीक है। एक न्यूटन में 10⁻7 अर्ग्स होते हैं आपके। वॉट किसकी यूनिट होती है? वॉट पावर की यूनिट होती है, पावर बल की। और हॉर्स पावर भी होती है, लेकिन एसआई यूनिट नहीं होती। और एक हॉर्स पावर में कितने वॉट होते हैं? वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस होता है। जूल मैंने आपको बताया था, एक तो वर्क डन की होती है, किए गए कार्य की, और एनर्जी क्या होती है? कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। एक हॉर्स पावर होता है बराबर टू 746 वॉट, 746 वॉट के बराबर होता है ये। न्यूटन को ही हम और क्या लिख सकते हैं, क्योंकि फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, ये होता है केजी, और एक्सेलरेशन दैट इज त्वरण की जो एसआई मात्रक होता है वो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। तो इसको हम एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, तो फोर्स का हम लिख सकते हैं केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर या फिर न्यूटन, बात एक ही है। इसी तरह अगर हम वर्क डन की बात करें तो वर्क डन क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का ऐसा यूनिट होता है न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट का होता है आपका मीटर, तो इसको हम न्यूटन मीटर भी लिख देते हैं, लेकिन हम इसी को जूल बोल देते हैं क्योंकि जूल जी ने इसको लेके थ्योरीज वगैरह दी थी इसलिए। डायमेंशन पे आपका क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन अगर पूछ ले कभी, ठीक है, वो जो आपका इस तरह से डायमेंशन होते हैं क्या, जैसे कि इसका होता है फोर्स का होता है MLT-2, है ना। आप में से आपने क्लास 11th में इस चीज़ को पढ़ा होगा, MLT-2 होता है। वर्क डन का क्या होता है? ML²T-2 होता है। पता है तो ठीक है, नहीं तो रहने दो, क्योंकि ये फिर मतलब M का मतलब यहाँ मास होता है, L का मतलब मीटर, डिस्टेंस को दिखाने के लिए होता है, टाइम यहाँ पे सेकंड, ठीक है। तो ये हो गया आपका केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। ये क्या हो गया? केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। तो जो टाइम है उसको T से डिनोट करते हैं, L लेंथ याद कर लो, M मास को डिनोट करता है, तो MLT, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। और पावर क्या होता है? पावर क्या होता है? पावर होता है वर्क डन अपॉन टाइम। पावर होता है किया गया कार्य बटे समय। तो अगर इसका मैं तुमसे पूछूं, अगर डायमेंशन निकालने के लिए पूछूं तो क्या होगा इसका? इसका होता है क्या? ML²T-2, क्योंकि केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर होता है, टाइम का T हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा इसका? ML²T, ऊपर जाएगा तो इन्वर्स हो जाएगा, तो -3, ठीक है, माइनस माइनस जोड़ जाएगा वो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पास्कल इज़ दी एसआई यूनिट ऑफ डैश, मतलब पास्कल किसकी एसआई यूनिट होती है? तो पास्कल क्या होता है? पास्कल होता है प्रेशर, ठीक है। प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स का यूनिट होती है न्यूटन, एरिया का होता है मीटर स्क्वायर, तो 1 न्यूटन का अप्लाइड इन दी ओवर एन एरिया 1 मीटर स्क्वायर, तो दैट विल बी प्रेशर। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। अच्छा, ये बताएंगे रिलेटिव डेंसिटी की यूनिट क्या होती है? व्हाट इज द यूनिट ऑफ रिलेटिव डेंसिटी? अगला क्वेश्चन है, विच वेव ऑसिलेट पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन? डायरेक्शन ऑफ मोशन के पैरेलली वो कर रही है, सिंपल, अभी हमने देखा। लॉन्गिट्यूड होती है, ट्रांसवर्स क्या होती है? परपेंडिकुलरली वाइब्रेशन होता है। रिलेटिव डेंसिटी की ध्यान रखेंगे, कोई इकाई नहीं होती है, नो यूनिट होती है। डेंसिटी की तो यूनिट होगी आपकी, क्योंकि डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम। मास की होती है केजी, वॉल्यूम की होती है मीटर क्यूब, तो केजी पर मीटर क्यूब हो जाएगी। बट रिलेटिव डेंसिटी का क्योंकि फॉर्मूला होता है कि आप रिलेटिव डेंसिटी ऑफ एनी बॉडी, मतलब डेंसिटी ऑफ एनी बॉडी इन एयर अपॉन डेंसिटी ऑफ एनी बॉडी इन दैट पर्टिकुलर मीडियम, तो दोनों ही जगह डेंसिटी है, दोनों जगह की केजी मीटर और केजी पर मीटर क्यूब है, तो दोनों आपस में कट जाएंगी यूनिट, और उसकी कोई यूनिट नहीं निकलेगी रिलेटिव डेंसिटी की। 35, इट इज़ डिफिकल्ट टू कैरी अ हैवी shopping bag with thin handles by hand but slightly easier when the handles are covered with a thick piece of cloth. What is the reason behind it? है ना, ऐसे सिंपल से आप समझ सकते हो कि जब आप स्कूल जाते थे तो अगर पतली बद्धी का बैग होता था तो ज़्यादा लगता था आपके कंधों पे, और अगर चौड़ी बद्धी का होता था तो कम लगता था। क्यों? क्योंकि जो फोर्स लग रहा है, क्योंकि बैग है, बैग में कौन सा फोर्स लग रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, नीचे की तरफ ग्रेविटी उसको बुला रही है, ज़्यादा भारी है, अगर बैग ज़्यादा बुक्स डाल रखी, ज़्यादा मास है उसमें, तो ज़्यादा आपका वेट वो फोर्स लगेगा, ठीक है, तो उसके से ज़्यादा प्रेशर अप्लाई होगा। तो होता क्या है कि प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया होता है, अभी मैंने आपको बताया। तो एरिया जितना कम होगा उतना ही प्रेशर ज़्यादा लगता है, और एरिया जितना ही ज़्यादा होगा प्रेशर कम लगेगा। तो आपने क्या किया? एरिया बढ़ा दिया, बद्धी का साइज़ बढ़ाया चौड़ी की, तो एरिया बढ़ गया तो प्रेशर कम लगेगा, ठीक है। सिंपली जैसे हमारा चाकू है, चाकू जितना शार्प होगा, जितना उसका एरिया कम होगा उतना ही प्रेशर ज़्यादा लगाएगा, वो जल्दी कटेगा हमारी चीज़, सिंपल है। तो व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट? टू इंक्रीज इन सरफेस, क्लॉथ इज़ कलरफुल,
ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। 36 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। इनमें से अब जल्दी तुरंत हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो इनमें से कौन सा वेक्टर यानी कि सदिश राशि नहीं है। अब ये वेक्टर और स्केलर क्वांटिटी क्या क्या होती हैं। तो स्केलर क्वांटिटी वो होती है अदिश राशि, इनको हिंदी में बोलते हैं, जिनमें कि सिर्फ मैग्नीट्यूड ही होता है, इनमें कोई डायरेक्शन नहीं होता है, ठीक है। ओनली मैग्नीट्यूड, ओनली मैग्नीट्यूड, नो डायरेक्शन, इनमें कोई दिशा नहीं होती है, ठीक है। और वहीं अगर वेक्टर की बात करें तो इसमें मैग्नीट्यूड तो होता ही है, नो डाउट, जो कि स्केलर में भी होता है, बट इसमें डायरेक्शन एक्स्ट्रा हो जाता है, ठीक है। इनमें दिशा भी होती है। जैसे कि मैं बोलता हूँ टाइम बताओ, तो टाइम तुम बोल दोगे कि सर इतना बज रहा है, 10 बज के अभी, सॉरी 11 बज के 1 मिनट हो रहा है। अभी थोड़ी ना बोलो 11 बज के 1 मिनट सर नॉर्थ डायरेक्शन में हो रहा है। वैसे अगर साउथ डायरेक्शन आप पूछेंगे तो 11 बज के 5 मिनट हो रहा है, ऐसा तो नहीं है, वो तो इंडिपेंडेंट ऑफ डायरेक्शन है। तो ये सब टाइम हो गया, मास हो गया, ठीक है, ये सब जो है हमारे स्केलर क्वांटिटी होते हैं। तो मास स्केलर क्वांटिटी, तो वेक्टर क्वांटिटी नहीं होगी। एक्सेलरेशन, त्वरण, वेलोसिटी यानी वेग और फोर्स, बल, आपका ऐसे सब क्वांटिटीज़ होती हैं आपकी वेक्टर। कमेंट में आप बताइए, जो अभी मैंने प्रेशर बताया पीछे आपको, ये स्केलर होगी या वेक्टर होगी, बताइए। साहिल साराभाई is standing in the middle. On one side, his wife Monisha is pulling him with a force of 100 Newton eastward, whereas his mother Maya is pulling him with a force of 150 Newton westward. What will be the net force on Sahil and towards whom he will move in the end if at all? कुछ नहीं, घर के झगड़े हैं और कुछ नहीं, बस, ठीक है। एसएससी वाले कोई होगा एसएससी का, ठीक है, एसएससी की जो भी इसने क्वेश्चन बनाया होगा उसने घर के झगड़ों को यहाँ पे दिखाने की कोशिश करी कि एक तरफ तो बीवी पुश कर रही है और एक तरफ माँ पुश कर रही हैं, तो वो किसकी साइड गिरेगा ये आपको बताना है। बताओ जल्दी से। तो ध्यान रखना, प्रेशर इज स्केलर, प्रेशर इज स्केलर। और एक चीज़, वेलोसिटी वेक्टर है लेकिन जो स्पीड है वो स्केलर है। एस से स्पीड और एस से स्केलर, ध्यान रखना, ठीक है। डिस्टेंस स्केलर है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। दूरी अदिश है, विस्थापन सदिश है। क्या अंतर होता है डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, अभी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अब है क्या, साहिल जी हैं ये, एक तरफ से इनकी बीवी खींच रही हैं, कौन, क्या नाम है इनकी बीवी का, मोनिशा। कहाँ से खींच रही हैं, ईस्ट वर्ड खींच रही हैं, ईस्ट वर्ड मतलब इधर की तरफ। ये मोनिशा जी हैं, इधर की तरफ खींच रही हैं मोनिशा, ठीक है। और एक तरफ से यहाँ पे इनकी मम्मी खींच रही है, इनका नाम क्या है, माया, ठीक है। तो ये खींच रही हैं वेस्टवर्ड। अब माया जी जो फोर्स लगा रही हैं वो 150 न्यूटन का है, और ये मोनिका जो लगा रही हैं 100 न्यूटन का है। खुद ही बताइए कि भाई फोर्स एक यहाँ पे लग रहा है 150 का, यहाँ लग रहा है 100 का। सिंपल भी बात है भाई, जहाँ ज़्यादा लग रहा है वहाँ गिरेगा कि, तो वेस्टवर्ड ज़्यादा लग रहा है ना 150, कितना ज़्यादा लग रहा है, 150 में से 100 माइनस कर दो तो नेट फोर्स निकल आएगा 50। सिंपल सा यार ये तो, ठीक है। 50 न्यूटन का नेट फोर्स लग रहा है और माया की तरफ जो है गिर जाएंगे अपनी मम्मी की साइड। तो फाइनली माँ की जीत हुई, लेकिन ऐसा अक्सर होता नहीं है रियल लाइफ में। रियल लाइफ में कुछ किसी और ही की जीत हो जाती है ना। आगे बढ़ते हैं। 38 इन 1800 विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंटल अचीवमेंट्स वॉज मेड बाई विलियम निकोलसन। तो क्या विलियम निकोलसन जी ने डिस्कवरी करी थी। और हाथ इसके, अच्छा इसीलिए मैं ड्रॉ कर रहा था लेकिन ड्रॉ हो नहीं रहे थे, क्योंकि एक हाथ ये पकड़े होंगे, एक ये पकड़े होंगे, खींच के तोड़ दिए होंगे दोनों। इन 1800 विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंटल अचीवमेंट्स, यही है घर घर की कहानी, वॉज मेड बाई विलियम निकोलसन। तो 1800 में विलियम निकोलसन, यही तुम्हारा भी हाल होगा, चिंता ना करो, निम्नलिखित में से कौन सी प्रयोगात्मक उपलब्धि हासिल करी थी। तो इन्होंने वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस करवाया था। जिसको ये पूछना है पूछ लेना, भी क्वेश्चन खत्म हो जाए, है ना। मम्मा बॉय, हाँ चलो भाई, तो सही आंसर होगा क्या होगा, वाटर इलेक्ट्रोलिसिस, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। वाटर इलेक्ट्रोलिसिस करवाया था इन्होंने। और अगर पूछे, वैसे तो शायद नहीं पूछेगा, लेकिन अगर पूछे किसके साथ मिलके करवाया था, तो एंथनी एक थे, उनके साथ मिलके किया था इन्होंने, ठीक है। व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, सिंपल है, ओम। रेजिस्टेंस की है, वॉट, पावर की है, किलो वॉट आवर किसकी, जरा बताएंगे कमेंट में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एम्पियर इज़ द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। किलो वॉट आवर होती है कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, कॉमर्शियल यूनिट होती है एनर्जी की। आप बोलते हैं हमने इतने यूनिट बिजली भरा, इतने यूनिट, तो एक यूनिट का मतलब होता है 1 किलो वॉट आवर। जैसे फॉर एग्जांपल आपको मैं एक न्यूमेरिकल दे दूं कि एक आपका फ्रिज है, ठीक है, वो महीने में 30 दिन है, ठीक है। एक महीने में वो मान लेते हैं कि हर दिन वो ऑन एन एवरेज चलता है 4 घंटे, 4 आवर्स चलता है पर डे, वो आपका मान लेते हैं टीवी है, ठीक।
क्लियर इतनी चीज़। और उसका जो पावर है कंजम्पशन, जो पावर कंजम्पशन है वो मान लेते हैं कितना है, रुको जरा, मान लेते हैं कि 50 वाट है, ठीक, 50 वाट। तो आपसे मैं पूछ रहा हूँ कि कितने यूनिट बिजली का कंजम्पशन ये कर रहा है, कितने यूनिट का कंजम्पशन कर रहा है। तो कुछ नहीं आपने करना है, आपको मैंने बोला 1 यूनिट का मतलब होता है 1 किलो वाट आवर, यही मैंने बताया आपको, किलो वाट आवर। ये वाट में इसको किलो वाट में कन्वर्ट कर लो तो 50 में 1000 का भाग दे दो, किलो है ना। जैसे मैं बोलता हूँ कि इस वीडियो में 50 के व्यूज़ हैं, तो के का मतलब क्या हो गया, के का मतलब 1000 हो गया, यही तो के का मतलब 1000। तो यहाँ पे वाट से के में जाना तो 1000 से डिवाइड कर दिया। आवर में चाहिए कितने घंटे वो चला, 1 महीने की बात हो रही है सर, 1 महीने में, 1 महीने मतलब 30 दिन, और हर दिन 4-4 घंटे चल रहा था, ठीक है। तो 2 जीरो तो यहाँ से ऐसे कैंसिल उड़ा दो, 5 दिए 15 और 15 चौको 60, यानी कि 6 यूनिट जो आपकी बिजली आई, जो खपत हुई, वो सिर्फ इस टीवी की वजह से हुई। समझ रहे हैं आप? तो ऐसे निकाला जाता है इसको। वाई इज इट ऑलवेज एम्फेसाइज नॉट टू टच इलेक्ट्रिक स्विच बोर्ड विद वेट हैंड्स, गीले हाथों से क्यों नहीं छूना चाहिए? क्योंकि वाटर कैन इरोड द स्विच बोर्ड, कॉम्बिनेशन ऑफ वाटर एंड आवर बॉडी इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। वेट हैंड्स माइट स्लिप फ्रॉम दिस स्विच, समझ, स्लिप हो जाएंगे, थोड़ी दिक्कत हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी। ग्रीन वायर, ब्लैक वायर और रेड वायर, इनका जरा मतलब बताओ क्या होता है। और अगला क्वेश्चन करो। बिफोर स्टार्टिंग 5 दिन और 5 नाइट का एक्सकर्शन, पूरा पढ़ लो यार आप, ठीक है, खुद से पढ़ो इस क्वेश्चन को और करो, कि बड़ा लंबा चौड़ा सा है तो मैं शांत रहता हूँ। सिंपल है, पढ़ लिया सभी ने कि इलेक्ट्रिसिटी की, हाँ ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस्ड बाय द केमिकल स्टोर्ड इन बैटरी। तो बैटरी क्या करती है, बैटरी करती है आपकी जो केमिकल एनर्जी है उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है, ठीक है, सिंपल सी चीज़। और अच्छा बताइए, लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में किस प्रोसेस में कन्वर्जन होता है? तो जो ग्रीन वायर होता है ये किसके किसके लिए यूज़ होता है? ये ग्राउंडिंग के लिए यूज़ होता है। ये लाइव वायर होता है, लाइव वायर, ठीक है। और ये यूजुअली रेड वायर की अगर बात करें तो एज अ सेकेंडरी लाइव वायर इसको हम यूज़ करते हैं ना, ठीक है, सेकेंडरी। और जो वाइट होता है वो न्यूट्रल होता है, ठीक है, वाइट तो न्यूट्रल ही होता है आपका, ठीक। लाइव आपका रेड नहीं होगा, लाइव आपका ब्लैक होगा, ठीक है, हाँ जी। और वाइट आपका न्यूट्रल होता है इसमें। फोटोसिंथेसिस सबका सही है, फोटोसिंथेसिस में लाइट एनर्जी आपकी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्रीक लेटर ओमेगा, सिंपल, ठीक है। अच्छा, लाउडनेस ऑफ साउंड का यूनिट क्या होता है? लाउडनेस ऑफ साउंड का यूनिट क्या होता है? तो इसका होता है डेसिबल, ठीक है। और ज़रा हियरिंग रेंज बताएंगे कि किस फ्रीक्वेंसी से किस फ्रीक्वेंसी का जो रेंज होता है वो हियरिंग रेंज में आता है, जो हमें वॉइस सुनाई देते हैं। एसआई यूनिट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटीज नेम्ड आफ्टर द ऑनर ऑफ चार्ल्स ऑगस्टिन कूलम, कूलम के नाम पे रखिए, तो कूलम के नाम पे आप आराम से बता सकते हैं, जल्दी से बताइए। तो हियरिंग रेंज होता है हमारा, ध्यान रखिएगा, 20 हर्ट्ज से लेके 20 किलो हर्ट्ज, यानी 20,000 हर्ट्ज तक। इसके नीचे का कम फ्रीक्वेंसी का इंफ्रासोनिक, इसके ज़्यादा का अल्ट्रासोनिक। जो जो बैट वगैरह प्रोड्यूस करते हैं वो हमारा अल्ट्रासोनिक होता है। सेंसिटिव ज़्यादा होते हैं, ठीक है। आंसर क्या होगा? चार्ज हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। अब मिली एम्पियर, मिली एम्पियर का मतलब क्या होता है? बेसिक सा सवाल है। मिली एम्पियर का मतलब है कि आपको 1000 से भाग कर देना है, यानी कि 0.001 एम्पियर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक। अगला क्वेश्चन है, ओटो वॉन ग्यूरिक वॉज द मोस्ट प्रोमिनेंट पर्सन नोन फॉर विच इन्वेंशन इन द 17th सेंचुरी। तो क्या इन्होंने डिस्कवर किया था? ठीक है, हाँ। तो इन्होंने किस चीज़ की डिस्कवरी करी थी आपसे पूछ रहा है। तो इन्होंने डिस्कवरी करी थी एयर पंप की। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही आंसर होगा,
ठीक है। हाँ जी सर, और भी देखेंगे, ठीक है। मुझे लास्ट में ना हो तो याद दिला देना, कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव एक लोगों का डाउट है आई थिंक, तो कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव मैं आपको लास्ट में बता दूंगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन आपसे पूछना था, याद नहीं आ रहा है, याद नहीं आ रहा है, क्यों याद नहीं आ रहा है यार वो। चलो याद आएगा तो मैं पूछूंगा आपसे, ठीक है। अब यहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं आपके वन लाइनर टाइप के क्वेश्चन। करिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज अ कूलिंग मीडियम फॉर लार्ज hadron collider and the superconducting magnets in MRI scanners and NMR spectrometers। तो किस गैस का यूज़ होता है, ध्यान रखिएगा, हीलियम, सिंपल हीलियम, ठीक है। किसने इसकी डिस्कवरी करी थी इस गैस की, जल्दी से आप कमेंट बताएंगे, हु डिस्कवर्ड द हीलियम गैस। और ये आपका लार्ज हैड्रन कोलाइडर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन करिए यहाँ पे, सीस्मोग्राफ इज़ यूज टू मेजर, सीस्मोग्राफ से क्या मेजर हो किया जाता है, सीस्मोग्राफ से क्या मेजर करते हैं। तो सिंपल, अभी हमने देखा था अर्थक्वेक, ठीक है। जो अर्थक्वेक की जो वेव्स होती हैं उसको मेजर किया जाता है सीस्मोग्राफ से। और हीलियम की डिस्कवरी किसने करी थी, ये हम लोगों ने केमिस्ट्री में देखा था, पीर जैनसन, ठीक है, पीर जैनसन और नॉर्मन लॉकियर ने, ठीक है, पीर जैनसन और नॉर्मन लॉकियर ने। किस गैस का यूज़ करते हैं डबल पेन जो विंडोज़ होती है वहाँ पे। सर कितने क्वेश्चन हैं, टोटल 65 क्वेश्चन आपको बता दूं, ठीक है। ऑलमोस्ट 50 हो चुके हैं, 15 और क्वेश्चन इसके बाद हैं। फॉर विच डिस्कवरी डिड विलियम ब्रैडफोर्ड शॉकले बार्डीन एंड वॉल्टर बार्टेन जॉइंटली रिसीव्ड दी नोबेल प्राइज़। किसके लिए इनको नोबेल प्राइज़ मिला था इन 1956। तो ये मिला था इनको ट्रांजिस्टर्स के लिए, हाँ ठीक है, ट्रांजिस्टर्स की डिस्कवरी के लिए मिला था इनको, ट्रांजिस्टर्स। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ट्रांजिस्टर बनाने के लिए हम सेमीकंडक्टर्स का यूज़ करते हैं। सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, जो कंडक्टर की तरह गुड कंडक्टर मतलब नहीं होते और नॉन मेटल की तरह बैड कंडक्टर नहीं होते। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं तो इसमें आपके क्या क्या एग्जांपल हो जाएंगे सेमीकंडक्टर में, अगर आपसे बात करूं तो उसमें आपका बोरॉन हो जाएगा, ठीक है, गैलियम हो जाएगा, ठीक है, एंटीमनी हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब आपके क्या हैं, ये आपके हो जाएंगे, सिलिकॉन हो जाएगा, ठीक है, सॉरी गैलियम नहीं, जर्मेनियम, ठीक है, बोरॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, एंटीमनी हो गया, सिलिका हो गया। ये सब आपके सेमीकंडक्टर्स में यूज़ किए जाते हैं। दो तरह के हमारे सेमीकंडक्टर होते हैं, एक होता है एन टाइप सेमीकंडक्टर और दूसरा होता है पी टाइप सेमीकंडक्टर। जो हमारा पी टाइप सेमीकंडक्टर होता है इसमें होल्स मेजॉरिटी में होते हैं, होल्स इसमें होते हैं मेजॉरिटी में, ठीक है, मेजॉरिटी कैरियर्स होते हैं इसमें, ठीक है, होल्स होते हैं इसमें मेजॉरिटी कैरियर। और एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं मेजॉरिटी कैरियर्स, ठीक है, और इसमें होल्स माइनॉरिटी कैरियर हो जाएंगे और इसमें इलेक्ट्रॉन माइनॉरिटी कैरियर हो जाएंगे, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि जो एन टाइप होता है इसमें डोपिंग करी जाती है, डोपिंग करी जाती है फॉस्फोरस या फिर एंटीमनी से, फॉस्फोरस या फिर एंटीमनी से डोपिंग करी जाती है। और पी टाइप में अगर बात करेंगे तो बोरॉन या फिर इंडियम से इसमें क्या की जाती है, डोपिंग। एक बार सवाल पूछा था तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। A non-SI unit called nit is the unit of which of the following photometric quantities used to measure the multitude of the light intensity। nit आपने नाम सुना होगा जब आपने, हो सकता है कि फ़ोन्स वगैरह जब आपने ख़रीदने गए हों या फिर फ़ोन के रिव्यूज़ आप देखते होंगे, है ना, कि कौन सा फ़ोन अच्छा है, तो फ़ोन की ब्राइटनेस को जब कंपेयर करते हैं तो इस निट वर्ड का वो यूज़ करते होंगे। निट से आपका टेस्ट होता है A non-SI unit called nit is the unit of which of the following photometric quantities। अच्छा, किसकी क्वांटिटी, तो ये आपकी जो ल्यूमिनोसिटी होती है यानी कि जो ब्राइटनेस होती है उसकी नॉन एसआई यूनिट होती है। सर एसआई यूनिट क्या होती है, एसआई वो होती है कैंडला पर मीटर स्क्वायर ल्यूमिनोसिटी की। कैंडला जो होती है वो ल्यूमिनस इंटेंसिटी की यूनिट होती है, ठीक है, ज्योति तीव्रता की यूनिट होती है वो, ठीक है, इकाई होती है ल्यूमिनस इंटेंसिटी की। आगे बढ़ते हैं 50th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट HSM। स्टेटमेंट नहीं थे तो आंसर यहाँ पे मैंने लिख ही दिया है वो, एंड दैट इज सरफेस टेंशन क्या होता है। सर पहले समझ लेते हैं। तो सरफेस टेंशन जो है ना, जो हमारा कोई भी लिक्विड होता है वो इलास्टिक प्रॉपर्टी शो करता है, ठीक है। तो इट इज़ अ काइंड ऑफ इलास्टिक, क्या लिख रहा है, ठीक है, इलास्टिक टेंडेंसी ऑफ फ्लूइड, इलास्टिक जो टेंडेंसी होती है ऑफ
अ फ्लूइड सरफेस। तो फ्लूइड सरफेस की जो इलास्टिक टेंडेंसी होती है उसको हम बोलते हैं सरफेस टेंशन। और इस चीज़ को, इस टर्म को दिया था, इस प्रॉपर्टी को डिस्कवर किया था एग्नेस पॉकल्स ने। ध्यान रखिएगा इनका नाम इंपॉर्टेंट है, एग्नेस पॉकल्स ने। इसी की वजह से ही जो हमारे जो ड्रॉप होती है, वाटर ड्रॉप होती है, उसका जो शेप होता है वो स्फेरिकल होता है। वो स्फेरिकल शेप जो होता है वो सरफेस टेंशन की वजह से होता है। जो हमारे कीड़े मकोड़े बैठ पाते हैं पानी वगैरह में, वो सरफेस टेंशन की वजह से होता है। गर्म पानी से कपड़े जल्दी धुल जाते हैं, अच्छे धुलते हैं एज़ कम्पेयर टू ठंडे पानी। क्यों? अगेन सरफेस टेंशन। ठीक है, तो रूम टेम्परेचर पे सरफेस टेंशन ऑफ वाटर इज लेस देन इथाइल अल्कोहल, ये स्टेटमेंट गलत है। ट्रू क्या है? ठीक है, गलत पूछा है, इट इज़ रॉन्ग, ये गलत है। सही क्या है? अल्कोहल का सरफेस टेंशन कम होता है वाटर से, यानी कि पानी में तो हो सकता है जो कीड़े बैठ जाएं वो दारू में ना बैठ पाएँ इसलिए नहीं, क्योंकि वो उसका नशा नहीं सह पा रहे, क्योंकि वो सरफेस टेंशन उसका कम है इसलिए। वेयर इज़ द, और एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि ये जो सरफेस टेंशन है ये इसमें लगता है आपका, ये इट इज़ ड्यू टू कोहेसिव फोर्स। दो तरह के फोर्स होते हैं हमारे, एक कोहेसिव फोर्स होता है और एक एडहेसिव फोर्स होता है। आपने फेविक्विक में लिखा हुआ देखा होगा एडहेसिव। तो एडहेसिव फोर्स लगता है पार्टिकल्स, या फिर इट इज़ अ काइंड ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स और मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस, तो उनके बीच में जो फोर्स लग रहा है, जैसे कि जब हम लगाते हैं फेविक्विक, तो जैसे फेविक्विक हमने लगाई, उससे प्लास्टिक को चिपका दिया, कहीं पे आयरन पे चिपका दिया, तो इस तरह से मतलब दो डिफरेंट तरह के पार्टिकल्स हैं, उनके बीच में वो लगता है। और कोहेसिव क्या होता है? इट इज़ अ काइंड ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो कि सेम सब्सटेंस के पार्टिकल्स में लगता है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। सरफेस टेंशन का लेने देना कोहेसिव फोर्स है। वेयर इज द इमेज फॉर्म्ड इन द कॉन्केव मिरर व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो यहाँ पे आपका रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन वाला थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखिएगा। इससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा तो क्या नहीं आते हैं, लेकिन अगर आ जाए, ठीक है, तो इसके लिए है यहाँ पे देखिए, जो हमारा मिरर होता है वो दो तरह का होता है। एक होता है प्लेन मिरर, समतल दर्पण बोलते हैं, और दूसरा होता है स्फेरिकल मिरर। समतल जो दर्पण होता है, जो प्लेन मिरर होता है, ये कैसी इमेज बनाता है, यानी इसमें प्रतिबिंब कैसा बनता है? तो इसमें प्रतिबिंब जो है ये बराबर दूरी में बनता है। ठीक है, और मैंने आपसे पूछा था कि जो डबल पेन हमारे विंडो ग्लासेस होते हैं उसमें किस तरह का, हम किस गैस का यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं ऑर्गन गैस का। ठीक है, तो यहाँ पे जो इमेज बनती है वो इक्वल डिस्टेंस पे बनती है। मान लेते हैं कि 5 मीटर दूर आप खड़े, तो 5 मीटर दूर के पीछे ही ग्लास के पीछे आपकी इमेज बनेगी। अब क्योंकि पीछे बन रही है, सेम साइड में नहीं बन रही है, तो ये आपकी इमेज वर्चुअल नेचर की होगी, यानी आभासी होगी। आपको आभास हो रहा है वो पीछे बन रही है, इसलिए सेम साइड बनती है तो रियल, उस इमेज को बोलते हैं वास्तविक प्रतिबिंब। सेम साइज़ की बन रही है, ठीक है, ये प्रतिबिंब जब आप खुद को देखते हैं तो हर चीज़ सेम साइज़ की दिखाई जाती है ना, आपका सिर, आपके पैर, आप सारी चीज़ें। ठीक है, और होता क्या है कि आपका सिर ऊपर है, पैर नीचे है, तो यानी कि ये जो है आपकी इरेक्ट इमेज है। इरेक्ट मतलब सीधी है, उल्टी नहीं है, लेकिन ये लेटरली इन्वर्टेड होती है। उल्टी है लेकिन लेटरली उल्टी है। लेटरली उल्टी है मतलब, इसका मतलब ये है कि आपका जो लेफ्ट हैंड है वो राइट हैंड हो जाता है, जो राइट है वो लेफ्ट है, लेफ्ट पार्ट राइट हो जाता है, राइट लेफ्ट हो जाता है। इसी को लेटरल इन्वर्जन बोलते हैं। तो प्लेन मिरर में कुछ इस तरह से इमेज का फॉर्मेशन होता है। और प्लेन जो मिरर होता है इसकी जो फोकल लेंथ होती है, फोकल लेंथ इन्फिनिटी होती है। दैट मीन्स इसका पावर जो होगा वो जीरो होगा, क्योंकि पावर जो होता है लेंस का वो 1/4 फोकल लेंथ होता है। तो पावर की यूनिट जो यहाँ से लेंस की मिरर की निकल के आती है, लेंस की हम देखेंगे वो डायप्टर निकल के आती है। खैर अभी के लिए तो इसका जो फोकल लेंथ होता है वो इन्फिनिटी होता है। अब स्फेरिकल जो होगा, हाँ इन्फिनिटी होगा तो पावर जीरो होगा इसका। स्फेरिकल क्या होता है? स्फेरिकल वो होते हैं जिनको स्फीयर से, गोले से निकालते हैं, गोलार्ध से निकालते हैं। तो अगर इस तरह का मिरर है जहाँ पे इसकी पॉलिश, अब भाई पॉलिश इसमें भी होगी इस तरह से बैक साइड में, ठीक है, पॉलिश अगर ऐसी है, ठीक है, तो इसको कॉनकेव बोलते हैं। और अगर इस तरह का मिरर है, ये मिरर है, तो इसको कॉन्वेक्स बोलते हैं। मतलब आप यहाँ पे देखिए, ये कॉनकेव मिरर का इमेज फॉर्मेशन दिया हुआ है पूरी तरह से। समझ में आए, समझने की कोशिश करिएगा, समझ में आए तो ठीक है, नहीं तो स्किप करिएगा इस पार्ट को, लेकिन कोशिश करिएगा कि समझ में आए आपको। ठीक है, मैं ज़्यादा डीप में नहीं आपको पढ़ा रहा हूँ, लेकिन जिससे अगर आए सवाल तो आपका सवाल बन जाए बस। तो यहाँ पे इसका जो आउटर सरफेस है, जो कर्व्ड सरफेस है, वो पेंटेड है। और रिफ्लेक्टिंग सरफेस कौन सी है? जो कर्व्ड इनवर्ड से। सर रिफ्लेक्ट कहाँ हो रहा है? अंदर वाली सरफेस से रिफ्लेक्ट हो रहा है, और पेंटेड तो बाहर वाली है जो कर्व्ड है।
तो जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो कर्व्ड इनवर्ट्स होती है, ये डेफिनेशन होती है कॉनकेव मिरर की। ठीक, इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है, इस छठे वाले को हटा दो, बाकी बड़ा आसान है। देखो, जब इन्फिनिटी मतलब कहाँ से इमेज आ रही, मतलब आ रही है, जो लाइट रहे वो पता नहीं है, तो इन्फिनिटी मान लेते हैं, इन्फिनिटी से आ रही है, इमेज कहाँ बन रही है सर, प्रिंसिपल फोकस। फोकस क्या होता है, फोकस होता है सर जैसे ये सेंटर जो होता है ना, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर उसको बोलते हैं, और यहाँ पे इसकी आधी दूरी पे, इसकी आधी दूरी पे ये होते हैं फोकल लेंथ, ये चीज़ होगी फोकल लेंथ। ठीक है, ये फोकल होती है, ये पूरा सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाता है। तो अगर इन्फिनिटी पे रखा हुआ है तो प्रिंसिपल फोकस पे इमेज बनेगी, इन्फिनिटी पे रखा है तो इमेज फोकस पे बन रही है, और अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो इमेज फोकस पे, और अगर ऑब्जेक्ट फोकस पे है तो इमेज इन्फिनिटी पे। कितना आसान है। अगर ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे रखा हुआ है तो इमेज पोल ये होता है, पोल ठीक है, पोल सॉरी ठीक है, तो जो इमेज है वो फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में बन रही है। और अगर ऑब्जेक्ट फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखा हुआ है तो इमेज बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर बन रही है। देखिए है कि नहीं, वही सेम चीज़ हो रही है आपको। ठीक है, तो एक चीज़ आपको याद कर लेना है और वो दूसरे वाला आपको याद हो जाएगा। और अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट है तो इमेज भी देख सकते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बन गई। समझ में? अगर आप आंख बंद करके इसको विजुअलाइज भी करें तो आप विजुअलाइज कर पाएंगे। बंद करिए आप आंख को थोड़ा सा अपने। अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो इमेज जो है फोकस पे बन रही है। ठीक, अगर ऑब्जेक्ट फोकस पे है तो इमेज इन्फिनिटी पे। अगर ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर बन रहा है तो इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में, और अगर ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ फोकस के बीच में है तो इमेज आपकी बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। या तो आप ऐसे आँख खोल सकते हैं अभी आप, या तो आप ऐसे याद कर लो, या तो ऐसे याद कर लो आप कि जैसे जैसे ऑब्जेक्ट को पास ला रहे हैं इमेज दूर जा रही है। ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, इमेज कहाँ पे है, फोकस पे। ऑब्जेक्ट को अब हम इन्फिनिटी से पास लाए बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, इमेज दूर जाएगी, फोकस से पीछे हटेगी, सी और एफ के बीच में आ गई। ऑब्जेक्ट को और पास लाए यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ला के खड़ा कर दीजिए, इमेज और दूर जाएगी फोकस से, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आ जाएगी। ऑब्जेक्ट को और पास लाए यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस पे ले आए तो इमेज और दूर चली गई, यानी बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर चली गई। यानी कि जैसे जैसे ऑब्जेक्ट को पास ला रहे इमेज दूर जा रही है, तो आप ऐसे याद कर सकते हैं। क्लियर है? और हर केस में, इन एवरी केस आप एक चीज़ को देखिए, रियल और इन्वर्टेड, यानी कि क्योंकि सेम साइज में सेम डायरेक्शन में जहाँ पे ऑब्जेक्ट है वहीं पे इमेज बन रही, तो ये इमेज आपकी रियल यानी कि वास्तविक होगी। रियल इन्वर्टेड, रियल इन्वर्टेड, रियल इन्वर्टेड, इन्वर्टेड का मतलब उल्टा, सिंपल। ठीक, और इमेज का साइज़ देखिए, पहले बहुत छोटी है, एक्सट्रीमली डिमिनिश्ड है। यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो एक्सट्रीमली पॉइंट साइज्ड है, एक्सट्रीमली डिमिनिश्ड है, थोड़ी सी बड़ी हुई। ठीक है, डिमिनिश्ड है अभी भी, छोटी है। अभी क्या है, सेम साइज़ की हो गई। सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जब ऑब्जेक्ट होता है तो इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होती है और वो सेम साइज़ की भी होती है। और अब जो इमेज है वो बड़ा होना शुरू हो जाएगी। पहले बहुत छोटी थी, फिर छोटी हुई, फिर सेम साइज़ की हुई, अब बड़ी हुई और अब बहुत बड़ी हो गई। और अब ये एक्सेप्शन केस है छठा वाला, जहाँ पे एकमात्र ऐसा केस है जहाँ इमेज रियल इन्वर्टेड ना बन के वर्चुअल और इरेक्ट बनती है, आभासी और सीधी। हमेशा इस चीज़ को गांठ बांध लो कि रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होती है और वर्चुअल इरेक्ट। ऐसा कभी ज़िंदगी में हो ही नहीं सकता कि वर्चुअल के साथ इन्वर्टेड आ जाए या फिर रियल के साथ इरेक्ट आ जाए, कभी नहीं हो सकता ऐसा। ठीक, और इमेज यहाँ पे बिहाइंड द मिरर बन रही, इसी वजह से वो वर्चुअल है। क्लियर? ठीक, ये कॉनकेव है। कॉन्वेक्स में फिर सिर्फ 2 केस पढ़ने पड़ते हैं, ये आप देख सकते हैं। और कॉन्वेक्स में कभी भी नेवर, इट नेवर फॉर्म्स, आप देख सकते हैं, नेवर फॉर्म्स रियल इमेज। रियल इमेज कभी नहीं बनाता, यानी रियल और इन्वर्टेड कभी नहीं बनती है। ये दोनों थोड़ा देख लीजिएगा। ठीक है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे अगर ऑब्जेक्ट होगा तो इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही आपकी इमेज भी बनने वाली है, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। 52, whose law states that the total energy per unit mass of flowing fluid at any point in the surface is the sum of the kinetic energy, potential energy and fluid pressure energy and is equal to the constant value। ऐसा किसने बोला था? ठीक है, सबका सही है। चलो, तो यहाँ पे किसने इक्वेशन ने बोला था? तो ये इक्वेशन है, आप पे देख सकते हैं। इसको हम बोलते हैं P, किसी भी पॉइंट पे, किसी भी, जैसे ये पॉइंट ले लो, ये पॉइंट ले लो, ये कोई पॉइंट ले लो, P प्लस
काइनेटिक एनर्जी हाफ रो वी स्क्वायर प्लस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी रो जी एच, किसी भी पॉइंट पे ये कांस्टेंट होंगे, तीनों का जो सम होगा वो बराबर ही निकल के आएगा। ये बर्नौलीज थ्योरम ने बोला था, बर्नौलीज थ्योरम। अब क्योंकि पानी वानी से संबंधित है तो थोड़ा सा ये भी देख लेते हैं आर्किमिडीज़ का प्रिंसिपल क्या बोलता है। ज़रा इसको पढ़ेंगे आर्किमिडीज़ प्रिंसिपल को और देखेंगे समझ में आया कि नहीं है, फिर मैं आपको समझाता हूँ। So Archimedes' principle states that the upward buoyant force that is exerted on a body immersed in a fluid, whether fully or partially, is equal to the weight of the fluid that the body displaces। मतलब कि अगर हम किसी भी चीज़ को पानी में डुबाते हैं तो वो पानी का कोई कुछ एक जगह ऑक्यूपाई करेगा, जैसे इसको यहाँ पे डुबोया तो कोई जगह ऑक्यूपाई कर लेगा इतना, ठीक है। जितना उसने जगह ऑक्यूपाई किया, जितना पानी का जगह ऑक्यूपाई किया, उतना ही पानी उससे बदला लेगा नीचे से फोर्स लगा के कि भाग जाओ यहाँ से, भाग जाओ, उतना ही बल लगेगा। समझे आप? ये आया, इसको मैंने नीचे डाला, 5 किलो का भार था, ठीक है। इसने इतने पानी को रिप्लेस कर दिया जिसका कि बाहर यहाँ पे मैंने ये लगा रखा था निकल जाए, क्योंकि अगर मैं इसको ना लगाता तो पानी का लेवल है वो ऊपर उठ जाता, लेकिन मैंने लेवल उतना ही रखा। अगर आप देखें मैंने यहाँ पे वो लगा दिया कि पानी की निकासी हो जाए, तो पानी मुझे पता 2 किलो, तो पानी ने बोला अच्छा 2 किलो पानी तुमने मतलब रिप्लेस किया है, तो पानी ने बदला लेना शुरू किया, तो इसको 2 किलो ऊपर से बल लगाएगा। 5 किलो नीचे से लग रहा होगा, इसके ऊपर से नीचे की तरफ ग्रेविटी नीचे की तरफ खींच रही होगी, और नीचे से ऊपर की तरफ ये फ्लूइड जो है ऊपर की तरफ लगा रहा होगा, उसको बोलते हैं बॉयंट फोर्स। बॉयंट फोर्स को हिंदी में बोलते हैं उत्प्लावन बल। ये ऊपर की तरफ लगता है जो फ्लूइड लगाता है, तो कितना लगाएगा? जितना उसने पानी रिप्लेस किया है। तो इसी वजह से इसकी रीडिंग 3, वैसे तो हवा में लटका रखें तो 5 दिखा रहा है, क्योंकि 5 किलो का है तो अब वैसे बात है 5 दिखाएगा। पानी में 3 दिखा रहा है, क्यों? क्योंकि 2 किलो का नीचे से उस पर लग रहा है, तो 5 - 2 3 इसलिए आ रहा है। सिंपल आर्किमिडीज जी का प्रिंसिपल है, ठीक है, सिंपल। विच पाइनियर साइंटिस्ट यूज रेडियो वेव्स टू ट्रांसमिट सिग्नल्स ओवर डिस्टेंसेज ऑफ सेवरल किलोमीटर्स इन द 1890s के टाइम पे किसने यूज़ किया था? तो ध्यान रखना इसका मार्कोनी ने यूज़ किया था, हमने पढ़ा भी था अभी इसको, ठीक है, कर चुके हैं इस पे क्वेश्चन हम लोग। मार्कोनी जी ने रेडियो वेव्स के बारे में डिस्कवरी करी थी। और रेडियो वेव्स किस एटमॉस्फेयर की लेयर से टकरा के वापस आती हैं, जरा ये बताएंगे। हेनरी कैवेंडिश, when did Henry Cavendish report the measurement of the gravitational constant with the mass and density of the earth? तो इन्होंने ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो g होता है, जो मैंने लिखा नहीं था g इज इक्वल टू g m/r², तो जो g होता है ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है, इसकी वैल्यू फिक्स होती है 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg²। इसकी वैल्यू जो है ये 1798 में हेनरी कैवेंडिश ने दी थी, ठीक है, क्लियर। अगला क्वेश्चन देखें 55, ये करिए जल्दी से। मेजोस्फीयर गलत है, आयनोस्फीयर सही है, ठीक है, ठीक है। थर्मोस्फीयर या फिर आयनोस्फीयर सही है आपका, मेजोस्फीयर गलत है। लॉ बना के जाए कोई, पढ़े हम सब, वाह। मतलब एक तो तुम्हारे लिए वो लॉ बना के गए, तुम पे भार डाल के गए वो है। अभी मैंने बताया वोल्टा जी ना होते तो ये लैपटॉप और ये फ़ोन आप यूज़ कर पा रहे, ना यूज़ कर पाते। न्यूटन जी ने इतने सारे काम किए, आइंस्टाइन जी ने, सब उन्हीं की वजह से चल रहा है सब कुछ, ठीक है। फेमस फिजिसिस्ट विक्टर फ्रांस हेस इज़ ऑल्सो नोन फॉर द डिस्कवरी ऑफ, तो विक्टर हेस जी ने किसकी डिस्कवरी करी थी? हाँ सबका सही है, हेनरी नहीं यार, मैं आपको बताया वो मेजोस्फीयर नहीं होगा, हम आपको पढ़ाए भी तो थे इस चीज़ को। चलो चलिए, तो ये क्या क्वेश्चन क्या बोला था? फेमस फिजिसिस्ट विक्टर फ्रांस हेस। अब इनको आप हैरी हेस से मत कंफ्यूज कर लेना, ठीक है। एक हैरी हेस भी थे हमारे। हैरी हेस जी ने क्या दिया था? इन्होंने दिया था इन्होंने डिस्कवर किया था सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी, ठीक है, सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी। इन्होंने जो डिस्कवर किया था वो कॉस्मिक रेस को डिस्कवर किया था। कॉस्मिक रेस कब डिस्कवर किया था अगर पूछ ले तो 1912 में किया था।
नोबेल लेकिन मिला था 1936 में, 1936 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 1995 में विद होम एरिक कॉर्नेल एक्सपेरिमेंटली प्रोड्यूस द फर्स्ट, ये आप कर सकते हैं, क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, आज भी किया है, केमिस्ट्री वाली क्लास में भी किया है। क्वेश्चन करिए इसको जरा, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है और कौन सा गलत। सेलेक्ट द ऑप्शन। एन ऑब्जेक्ट स्लिप्स लेस ऑन रफ सरफेस देन ऑन स्मूथ सरफेस व्हेन, करिए इसको जरा, बताइए कौन सा सही है। एन ऑब्जेक्ट स्लिप्स लेस ऑन रफ सरफेस देन ऑन स्मूथ सरफेस। स्मूथ सरफेस होगी तो फ्रिक्शन कम होगा, घर्षण कम लगेगा उसमें, फ्रिक्शन कम होगा, तो ज़्यादा स्लिप करेगा उसमें। स्लिप्स लेस ऑन रफ सरफेस, यस, क्योंकि रफ सरफेस है तो फ्रिक्शन ज़्यादा लगेगा, फ्रिक्शन ज़्यादा लगेगा तो कम स्लिप, फ्रिक्शन ज़्यादा लगेगा तो कम स्लिप होगा। ठीक है, व्हेन अ सरफेस इज रफ फ्रिक्शन फोर्स इंक्रीजेस, यस, दोनों सही है। ठीक है, मतलब असर्शन रीजन दोनों सही है और रीजन इज दी करेक्ट एक्सप्रेशन, बैरोमीटर होता है ये। 59 whose research was fundamental in establishing the modern discipline known as surface tension which describes the properties of liquid and solid surface। तो ये मैंने आपको बताया था, किसका है ये, वो हमारे एग्नेस पॉकल्स जी का। ठीक है, 60th when did Carl Fritz Gauss and William Edward Weber invent the world का पहला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टेलीग्राफ कब इन्वेंट हुआ था। तो कब किया था, 1833 में। और किसने किया था ज़रा ध्यान रखिएगा, वेबर ने और गॉस ने। वेबर और गॉस, ये नाम याद रखिएगा, 1833 में इन्होंने किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है वाई कैन यू नॉट सी ऑब्जेक्ट्स इन अ डिम लिट रूम व्हेन यू कम फ्रॉम अ ब्राइटली लिट रूम। अभी मैंने बताया था वही पीपल और आइरिस वाला कॉन्सेप्ट है। ठीक है, पीपल जो अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग इनटू द आई वो कर रहे हैं। ठीक है, और कॉर्निया क्या कर रहा था, उसमें रिफ्रैक्शन हो रहा था। कॉर्निया आई डोनेशन के टाइम पे यूज़ होता है। और कॉर्निया, अरे सॉरी कॉर्निया नहीं, आइरिस से आँख का कलर आता है। ठीक है, जो ब्लू आइज, ब्लैक आइज, ब्राउन आइज होती है। द गिवन इक्वेशन प्रोवाइड्स द प्रॉपर्टी ऑफ द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट ट्रांसवर्सिंग अ सर्कुलर पाथ। व्हाट इज़ द वी इन दिस इक्वेशन। तो ये ए सी मतलब ये ए और ये सी है, वी स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है, ये होगी इक्वेशन। ये इसको बोलते हैं सेंट्रीपीटल एक्सेलरेशन, यानी कि अब अपकेंद्रीय त्वरण बोलते हैं इसको। तो जब कोई भी चीज़ इस तरह से यूसीएम में होती है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, तो उसमें सेंट्रीपीटल एक्सेलरेशन लगता है, जिसकी वजह से सेंट्रीपीटल फोर्स लगता है, अपकेंद्रीय बल। ध्यान रहे इस चीज़ का, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या चीज़ यूनिफॉर्म होती है, यानी कि कांस्टेंट होती है। तो स्पीड इज़ कांस्टेंट, बिकॉज वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होगी। वो इसलिए नहीं होगी क्योंकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, मैंने आपको बताया था, यानी कि डायरेक्शन पे भी डिपेंड करती है। तो हर पॉइंट पे डायरेक्शन, यहाँ पे डायरेक्शन इधर होगी, यहाँ पे डायरेक्शन इधर होगी, सेंटर की तरफ होगी ना, यहाँ होगी, यहाँ होगी, यहाँ पे, हर पॉइंट पे अलग होगी डायरेक्शन। तो वेलोसिटी भी आपकी अलग होगी, इस वजह से सेंट्रीपिटल फोर्स जो लग रहा होगा वो भी अलग होगा, बट स्पीड यहाँ पे कांस्टेंट होगी। अच्छा, यहीं पे मैं आपको डिस्प्लेसमेंट वाला कॉन्सेप्ट सिखाना चाहता हूँ, एंड दैट इज़ कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या अंतर होता है। तो कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट जिसको विस्थापन बोलते हैं इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। ठीक है, जो इनिशियल और फाइनल पॉइंट है उनके बीच में सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है, उसी को ही हम डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपसे कभी कभी इस तरह से अगर क्वेश्चन पूछ ले कि मान लेते हैं ये कार है। ठीक है, ये कार आपसे इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा कि एक टर्न इतने सेकंड में लगाती, मान लेते हैं कि ये 20 सेकंड में एक टर्न लगा लेती है, 20 सेकंड में
1 टन लगा लेती है पूरा, ये पूरा यहाँ से ऐसे करके 1 टन यहाँ पे। रुको जरा, कैसे क्वेश्चन पूछें आपसे, थोड़ा सा घुमा के रुको। ठीक है, हाँ जी। तो ये 1 टन जो है, एक सर्कुलर पाथ है, 20 सेकंड में 1 टन लगा लेती है। ठीक है, तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि ये 1 मिनट 10 सेकंड बाद, 1 मिनट और 10 सेकंड बाद इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा इस सर्कुलर प्लेटफॉर्म का, जिसका कि डायामीटर कितना है, 10 मीटर का है। 10 मीटर का इसका डायामीटर है। ठीक है, तो बताइए इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा 1 मिनट और 10 सेकंड के बाद। तो कैसे हम कैलकुलेट करते हैं इस तरह के क्वेश्चंस को? बड़े आसान होते हैं इस तरह के क्वेश्चंस। जैसे कि 20 सेकंड में उसका 1 टन कंप्लीट हो रहा है, तो यानी कि 1 टन में यहाँ मतलब जैसे कि 1 टन कंप्लीट हो रहा है, यानी कि जैसे अभी 0 सेकंड से यहाँ से स्टार्ट करेगा तो 20 सेकंड बाद ये यहीं पे पाया जाएगा। जब ये यहाँ पे आ जाएगा इसी पॉइंट पे, तो इसका डिस्प्लेसमेंट उस केस में 0 होगा। क्यों? क्योंकि सर अभी इसकी इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच में कोई डिस्टेंस नहीं है, जहाँ से शुरू किया था वहीं पे अभी है, तो डिस्प्लेसमेंट 0। 2 टर्न के बाद अगेन यहाँ पे रहेगा वो, अगेन डिस्प्लेसमेंट 0। 3 टर्न के बाद अगेन 0। तो नहीं, जितने भी टर्न्स होंगे पूरा 1 टर्न के बाद वो 0 ही होगा। 20 सेकंड में 1 टर्न हो रहा है, 1 मिनट और 10 सेकंड बाद पूछ रहा है। 1 मिनट में आपके होते हैं 60 सेकंड, यानी हमसे पूछ रहा है कि 70 सेकंड बाद कहाँ पे होगा। तो 20 सेकंड में 1 टर्न हो रहा है, 60 सेकंड में 3 टर्न हो जाएंगे, यानी कि 3 टर्न के बाद भी इसका डिस्प्लेसमेंट 0 रहेगा। बचा कितना सेकंड? 10 सेकंड। तो 10 सेकंड, 20 सेकंड में पूरा चक्कर मार रहा है, यानी कि 10 सेकंड में कुछ यहाँ पे होगा ये, 10 सेकंड में यहाँ पे होगा ये। तो अब इसके और इसके बीच में ये है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो जाएगी इन दोनों पॉइंट के बीच में। यहाँ से शुरू किया था, यहाँ पे अभी है, तो डायामीटर हो, इसी को बोलते हैं डायामीटर। कायदे से मुझे रेडियस देनी चाहिए थी और तब पूछना चाहिए था, तो आपको डबल भी करना पड़ता है यहाँ पे, क्योंकि डायामीटर डबल होता है रेडियस का, इतना तो पता होगा आपको। तो ये जो इनके बीच का डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा वो 10 मीटर का आ जाएगा। क्लियर इतनी चीज़? ठीक है, तो ये डिस्प्लेसमेंट होता है। जैसे फॉर एग्जांपल कि यहाँ से कोई स्टार्ट किया, यहाँ तक गया, ठीक है, फिर वापस यहाँ पे आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट 0। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज हाईली इफेक्टिव फॉर मेकिंग अ परमानेंट मैग्नेट? मैंने बताया था, याद करो, इलेक्ट्रोमैग्नेट की सोलेनॉइड है एक, और सोलेनॉइड में मैंने क्या किया था, एक सॉफ्ट आयरन बार डाल दी थी, तो इलेक्ट्रोमैग्नेट बन गया था, बट वो टेम्प्रेरी था। तो सॉफ्ट आयरन रॉड डालने पे, तो परमानेंट आपको बनाना है, तो उससे तो स्टील डालिए आप। स्टील किसका, स्टेनलेस स्टील किसका एलॉय होता है जरा बताइए? और या फिर फेकोनी डाल दो। फेकोनी क्या होता है? हमारे फेरोमैग्नेटिक मेटल्स होते हैं। फेरोमैग्नेटिक जो फेकोनी है, ये किस ब्लॉक ऑफ पीरियड टेबल पे आपको देखने को मिलेंगे? तो स्टेनलेस स्टील होता है हमारा, आयरन होता है इसमें, क्रोमियम होता है, निकल होता है, और कार्बन थोड़ा सा स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए कार्बन को डाला जाता है इसमें, और ये हमारे आते हैं डी ब्लॉक यानी ट्रांजिशन मेटल की कैटेगरी में। अब आ जाते हैं हम हमारे आखिरी के ये 4-5 क्वेश्चन हैं, एंड दैट इज हु अलॉन्ग विद आर्थर कॉम्पटन रिसीव द नोबेल प्राइज इन 1927 फॉर द डेवलपमेंट ऑफ अ क्लाउड चैम्बर फॉर द डिटेक्शन ऑफ द चार्ज्ड पार्टिकल्स? किसको नोबेल प्राइज़ मिला था 1927 में क्लाउड चैम्बर ये डेवलप करने के लिए चार्ज पार्टिकल्स का? तो ये एडविन हबल। तो ये मैंने ज्योग्राफी में पढ़ाया होगा। एडविन हबल जी ने एक्सपैंडिंग यूनिवर्स का कॉन्सेप्ट दिया था, एक्सपैंडिंग यूनिवर्स का इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था। और किसने यूनिवर्स का जो एवरेज डेंसिटी है वो कांस्टेंट है, ये किसने बताया था? ये ज़रा कमेंट में आप बताएंगे, ठीक है। चार्ल्स एल्टन के बारे में तो हम एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी में पढ़ेंगे, कि जो पिरामिड वगैरह के पिरामिड उन्होंने दिए थे, जो हम पिरामिड पढ़ते हैं ना, पिरामिड ऑफ बायोमास, एनर्जी एंड सो ऑन, वो चार्ल्स एल्टन के बारे में वहाँ पे पढ़ेंगे। आर्थर होम्स, इन्होंने क्या बताया था? इन्होंने बताया था कि क्यों जो हमारी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी किसने दी थी? अल्फ्रेड वेगनर ने दी थी। तो पूछा गया था कॉन्टिनेंट क्यों मूव कर रहे हैं उनसे, तो वो तो बोल रहे थे टाइडल फोर्स और पोलर फ्लीइंग फोर्स, लेकिन वो गलत है। फिर बाद में ये आर्थर होम ने बताया था कि ये क्रस्ट के नीचे मैंटल होता है, मैंटल का जो अपर पार्ट होता है जिसमें कि एस्थेनोस्फीयर होती है, उसमें कन्वेक्शन करंट डेवलप होते हैं। वो भी क्यों डेवलप होते हैं? वो भी डेवलप होते हैं रेडियो एक्टिव डीके की वजह से, और प्लस जो प्रीमॉर्डियल हीट होती है पहले से जो उसकी हीट है उसकी वजह से, तो उसकी वजह से वो चलते हैं। तो ये चीज़ बताते हैं। ये होंगे चार्ल्स विल्टन। ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा चार्ल्स विल्टन। 65. Which physical unit is defined as the intensity of the field which produces 1 Newton of force per ampere per meter of conductor? ठीक है, किस यूनिट? तो इसको हम बोलते हैं 1 न्यूटन ऑफ फोर्स, ठीक है। तो इसी को एक्चुअली में बोलते हैं टेस्ला, ठीक है।
टेस्ला, ठीक है, इसी को हम बोलते हैं टेस्ला, जो कि मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट होती है। ठीक है, तो हमने देखा था कि इस तरह से अगर करंट कैरिंग कंडक्टर होता है उसको मैग्नेटिक फील्ड पे लेके जाते हैं तो फोर्स एक्सपीरियंस करता है वो, है ना। फ्लेमिंग का वो हमने देखा था कौन सा, जो फोर्स कौन बताता है, लेफ्ट हैंड रूल, जिस पे मोटर काम करती है आपकी मोटर, तो उससे आप इसको रिलेट करके कर सकते हैं। ऑप्शन आपके सामने होंगे, यहाँ पे तो मैंने ऑप्शन नहीं रखे हैं। आइडेंटिफाई द सील्ड ग्लास वैक्यूम ट्यूब कंटेनिंग इलेक्ट्रॉन बीम दैट इज, क्या क्वेश्चन है ये? एक सेकेंड, आइडेंटिफाई द सील्ड ग्लास वैक्यूम ट्यूब कंटेनिंग इलेक्ट्रॉन है। ये देखना पड़ेगा क्वेश्चन ये क्या पूछना चाह रहा है। ठीक है, मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा। आई थिंक कुछ तो क्वेश्चन पूछा गया था, शायद जल्दी जल्दी में क्वेश्चन ढंग से नोट नहीं कर पाया क्योंकि लास्ट में मैंने ऐड किए थे, लास्ट के 3-4 क्वेश्चन से, तो शायद मैंने पिक्चर तो लगा दी थी लेकिन मैं क्वेश्चन डायरेक्ट ढंग से रख नहीं पाया। तो नहीं होगा तो इसको मैं टेलीग्राम पे आपको करवा दूंगा, है ना, टेलीग्राम पे इसको डाल दूंगा। ठीक है, या तो रुकना क्योंकि वो क्वेश्चंस ना वो उसमें टैबलेट में है तो उसमें देखना पड़ेगा एक बार। ठीक है, मैं कंफर्म करके भी बताता हूँ क्लास के एंड में। कैथो मतलब मेरे हिसाब से वो उसका नाम पूछा था, कैथोड रे ट्यूब तो है ये, वो तो मुझे भी दिख रहा है, लेकिन क्वेश्चन एग्जैक्टली क्या था वो थोड़ा सा देखना पड़ेगा। ये बिल्कुल कैथोड रे ट्यूब ही है। ठीक है, CRT जिसको हम बोलते हैं, कैथोड रे ट्यूब तो है, वो तो मुझे भी दिख रहा है, लेकिन आइडेंटिफाई द सील्ड ग्लास वैक्यूम ट्यूब कंटेनिंग एंड, अच्छा अगर यही क्वेश्चन था कि क्या चीज़ हो, किस चीज़ में किया जाता, तो ये कैथोड रे ट्यूब नहीं, जो हम पहले टीवी यूज़ करते थे, ऐसे बड़ा भारी सा ऐसा टीवी होता था, है ना, कंप्यूटर्स भी ऐसे होते थे, तो उसमें कैथोड रे ट्यूब का यूज़ होता था। अगर वही पूछ रहा था तो इसका फिर आंसर कैथोड रे ट्यूब ही हो जाएगा। ठीक है, कैथोड रे ट्यूब ही आंसर हो जाएगा। मुझे लगा कुछ या तो साइंटिस्ट का नाम, नहीं साइंटिस्ट का नाम तो यहाँ पे नहीं पूछा, वही पूछा। ठीक है, कैथोड रे ट्यूब ही आंसर हो जाएगा। व्हाट इज़ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड, हटा दो, ये क्वेश्चन मैंने चेंज किया था ये। ठीक है, व्हाट इज़ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड। अभी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है, व्हाट इज़ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसको हिंदी में अपवर्तनांक बोलते हैं। बस 2-3 क्वेश्चन और बाकी हैं। ठीक है, और जिसको जाना है तो वो जा सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आइडेंटिटी, ठीक है, इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन, देखो ये होता क्या है वो समझते हैं पहले। रिफ्रैक्शन के लॉ होते हैं, तो लॉ हमें पढ़ा था लाइट का वेव नेचर होता है, जो किसी ने बताया था ज़रा बताएंगे कमेंट में। तो यानी लाइट हमारी रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन शो करती है। रिफ्रैक्शन के 2 लॉज होते हैं। 2 लॉ ये होते हैं कि जैसे कोई लाइट होती है तो जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है, ठीक है, जैसे कि ये लाइट है तो ये एंटर इस तरह से करेगी, तो वो एक तो है कि वो या तो सीधे निकल जाए या तो ऐसे निकल जाए, तो ऐसे 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 का मतलब ये है कि यहाँ पे हम एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं जहाँ पे वो स्ट्राइक करी है जिस सरफेस में, उसके परपेंडिकुलर। तो पहला लॉ ये बोलता है इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन दी वन प्लेन, यानी कि ये लाइन और जो हरी लाइन अभी ड्रॉ कर रहा हूँ मैं, इसको रिफ्रैक्टेड रे बोलेंगे। वो डिपेंड करता है सर कि वो ऐसे जाएगी कैसे जाएगी, वो अभी हम डिस्कस कर लेंगे, लेकिन ये रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल तीनों एक प्लेन पे लाई करेंगे। दूसरा है कि रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस है और ये साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। इनका साइन का जो एंगल है वो बराबर होगा और वो एक कांस्टेंट होगा, वो म्यू होगा। इसी को ही बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या फिर अपवर्तनांक। ठीक है, इसी को ही हम बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या फिर अपवर्तनांक। अब जैसे कि मैंने आपसे बोला कि ये लाइट रे आई, ठीक है, ये सीधे भी जा सकती है, ये नॉर्मल, इसको नॉर्मल बोलते हैं, इसको नॉर्मल की तरफ आ सकती है, फिर नॉर्मल से दूर जा सकती है। ये किस चीज़ पे डिटरमाइन होगा, ये डिटरमाइन होगा कि ये जिस मीडियम में ट्रैवल कर रही है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है। अगर ये रेयर मीडियम जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो से अगर डेंसर मीडियम में जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा हो, अगर उसमें ट्रैवल करती है तो लाइट जो होती है बेंड्स टूवर्ड्स नॉर्मल, इट बेंड्स टूवर्ड्स नॉर्मल की तरफ बेंड होती है। और इसका उल्टा हो जाएगा, डेंसर से रेयर की तरफ जाएगी तो लाइट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल।
और यहाँ पे इस केस में रेड से डेंसर में लाइट की जो स्पीड है वो डिक्रीज़ कर जाएगी, स्पीड भी यहाँ पर कम हो जाएगी, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये बाकी मैं पूरा वो सब बनाया नहीं है, रेक्टेंगुलर ग्लास ला बिकॉज से क्वेश्चन नहीं आता इसलिए। ठीक है, बाकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स याद होने चाहिए, वाटर का याद होना चाहिए। ठीक है, वाटर का, ग्लास का, वाटर का, एयर का 1 होता है, वाटर का 1.33 होता है, यानी कि वाटर डेंसर मीडियम होगा जब हम एयर से कंपैरिजन करेंगे उसका तो, और एयर लाइटर मीडियम होगा। ग्लास का पता होना चाहिए, ग्लास का 1.5 होता है। ठीक है, फ्लिंट ग्लास का 1.8 होता है। डायमंड का बहुत ज़्यादा होता है 2.42, डायमंड का सबसे ज़्यादा होता है, ये चीज़ ध्यान रखना है। डायमंड का भी क्वेश्चन इस तरह से CHSL एग्जाम में पूछा गया था इस तरह से, तो डायमंड का 2.4 होता है। ठीक है, पूछा गया था इसलिए मैं कर रहा हूँ, नहीं आप पिछले भी वन शॉट में जाके देख सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे मैंने डायमंड का मैंने 3 ही बताया था, वाटर, एयर और डायमंड, और अभी CHSL में आ गया था उसका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन भी देख लेते हैं कि जो हमारी लाइट है वो रिफ्लेक्ट करती है। रिफ्लेक्ट का मतलब होता है जिस मीडियम में थी उसी मीडियम में वापस आ गई, क्रॉस नहीं करी मीडियम को। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो पहला नियम ये बोलता है रिफ्लेक्शन का कि ये नॉर्मल जो हमने लाल कलर से ड्रॉ करी नॉर्मल है, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये दोनों बराबर होते हैं। और इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे और ये लाल वाली नॉर्मल है, ये तीनों सेम प्लेन पे लाई करते हैं, यानी कि एक ही प्लेन पे होंगे, एक ही प्लेन में, एक ही समझ रहे हैं आप, एक ही प्लेन में होंगे वो। तो ये बोलता है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक, अगला सवाल है, वाई दी कलर ऑफ स्काई अपीयर्स ब्लू, आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, स्कैटरिंग, TIR, किसकी वजह से नीला होता है? तो ध्यान रखिएगा, जो आकाश का रंग होता है वो होता है नीला स्कैटरिंग की वजह से, स्कैटरिंग यानी कि प्रकीर्णन की वजह से, ऑप्शन नंबर C। ठीक है, हाँ जी। तो स्काई जो होता है उसका एक्चुअल कलर कैसा होता है बताने का प्रयास करें ज़रा। एक्चुअल कलर कैसा होता है, रिफ्रैक्शन से क्या होता है? तो जैसे ये पानी है, ठीक है, ये पानी है, पानी में सिक्का डाला, सिक्का उठा हुआ प्रतीत हो रहा है, डंडी डाली, डंडी थोड़ी सी टेढ़ी प्रतीत हो रही है, तो वो रिफ्रैक्शन की वजह से होता है। तो रिफ्रैक्शन की वजह से जो किसी भी चीज़ की पोजीशन जब चेंज होती है तो वो रिफ्रैक्शन की वजह से होती है। एक्चुअल कलर जो स्काई का होता है वो ब्लू होता है, तो जो लोग स्पेस वगैरह में जाते हैं तो उनको स्काई अपीयर ब्लू होता है क्योंकि वो उसका एक्चुअल कलर है। लेकिन होता क्या है कि जो हमारी जो सनलाइट होती है, जो सनलाइट होती है वो वाइट लाइट होती है, इट इज़ अ वाइट लाइट। और वाइट लाइट मैंने बताया न्यूटन जी ने वो प्रिज्म रख के उन्होंने डिस्पर्जन करवाया था, वाइट लाइट रख के डिस्पर्जन करवाया, तब उनको पता चला कि वाइट लाइट में 7 रंग हैं विबग्योर के नाम से। ठीक है, और हमने पढ़ा था विबग्योर क्या क्या है, विबग्योर इस तरह से हैं, जिसमें कि R का मतलब होता है रेड, जिसकी वेवलेंथ यानी तरंग दैर्घ्य सबसे ज़्यादा होती है। और हमेशा याद रखना है जिसकी तरंग दैर्घ्य ज़्यादा होगी, लार्जर दी वेवलेंथ या फिर ग्रेटर दी वेवलेंथ, लेस डिफ्लेक्शन, उतना ही कम स्कैटरिंग, उतना ही कम डिफ्लेक्शन होगा, उतना ही कम वो फैलेगी। तभी तो हम डेंजर के सिग्नल रेड से बनाते हैं ताकि तुरंत दिखे, नहीं तो ब्लू वॉयलेट सीन से बना देंगे तो वो स्कैटर कर जाएगी, ढंग से अपीयर नहीं होगा। ठीक है, अब होता क्या है कि जब सन लाइट आती है वाइट लाइट, तो क्योंकि ब्लू की सबसे कम वेवलेंथ होती है तो वो पूरा स्कैटर हो जाती है, पूरा स्कैटर हो जाती है, फैल जाती है, इसलिए हमें आकाश नीला नीला देखने को मिलता है। फिर एक सवाल बनता है कि जब सनराइज़ और सनसेट होता है, ठीक है, सनराइज़ और जब सनसेट होता है, तो जब मैं अभी गया था कलिंजर के फोर्ट में, आप लोगों को पता होगा ठीक है, तो जहाँ पे अभी मैं रिसेंटली गया था कलिंजर के फोर्ट में, बार बार तुम्हें बताना ज़रूरी होता है नहीं तुम भूल ना जाओ कहीं पे, तो तो इसमें मैंने आपको एक इमेज पोस्ट करी थी जब मैं वापस आ रहा था, कहाँ से, कलिंजर के फोर्ट से, तो रेडिश अपीयर होता है सनराइज़ और सनसेट के टाइम, तो उस टाइम सनसेट था, ऐसा क्यों होता है? लेकिन अगर जब हम दिन के टाइम पे देखेंगे 12, अभी जैसे अभी आप जाके देखो तो देखना मत, आँखें आपकी डैमेज, ठीक है, वो थोड़ा सा डैमेज होने का चांसेस रहता है, तो लेकिन आप देखो, आपने नज़र तो पड़ी हुई कभी ना कभी, हल्के से देखने का कोशिश तो किया ही होगा तुमने, तो वाइट अपीयर होता है, रेड नहीं होता है। लेकिन आज सनसेट के टाइम पे देखना, सनराइज़ और सनसेट के टाइम पे तो बोलते हैं सन को ज़रूर देखना चाहिए, उससे हमारी जो हमारी सर्केडियन रिदम होती है, जिससे हमें नींद आती है, वो थोड़ा सा ठीक हो जाता है उससे। ठीक है, खासकर जो सनराइज़ का टाइम होता है उसमें, तो ठीक है, तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि
जैसे मान लो ये हम अर्थ है, ये सन है हमारा, और एक केस ये है कि अभी दोपहर का टाइम है और ये है सुबह और शाम का टाइम, ठीक है। तो आप देखो कि लाइट को ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है हम तक पहुंचने के लिए, यहाँ सनराइज़ में भी और सनसेट में। यहाँ पे बहुत कम डिस्टेंस ट्रैवल करनी पड़ रही, तो यहाँ पे जब वाइट लाइट आती है तो पूरी वाइट निकल के चली जाती है, वो ब्लू फैल जाती है, तो उसकी वजह से हमें वो ठीक है स्काई ब्लू अपीयर होता है, लेकिन पूरी वाइट निकल के आ जाती है। यहाँ पे क्या होता है, सारी स्कैटर कर जाती है, इतनी डिस्टेंस दूर ट्रैवल करते 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 सब स्कैटर हो जाती है, बचती कौन सी है, रेड, क्योंकि रेड की स्कैटरिंग का सबसे कम होती है, डिफ्लेक्शन सबसे कम होता है, तो इसलिए उसका हमें रेडिश अपीयर होता है। और एक क्वेश्चन कि 2 मिनट वाला, कि 2 मिनट पहले जैसे ये सनसेट है, हो सकता है ये सन जा चुका हो लेकिन फिर भी हमें दिख रहा है, ठीक है, 2 मिनट पहले दिखने लगता है सनराइज़ के, और सनसेट के 2 मिनट बाद तक दिखता रहता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा होता है, मैंने क्या बताया अभी आपको, रिफ्रैक्शन की वजह से पोजीशन चेंज होती है, तो यानी उसकी पोजीशन, एपरेंट पोजीशन चेंज हो रही है, तो यानी रिफ्रैक्शन वाला फंडा काम करेगा। ऐसा क्यों होता है? जैसे ये सन यहाँ पे जा चुका है लेकिन रिफ्रैक्शन की वजह से हमें वो ऊपर अपीयर होता है। इसी वजह से ही हमारे जो तारे टिमटिमाते हैं, यानी कि जो स्टार्स ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार करते हैं, वो भी इसी की वजह से होता है, स्टार्स की ट्विंकलिंग, ठीक है, रिफ्रैक्शन की वजह से। और जो रेनबो बनता है, जो इंद्रधनुष बनता है, तो जैसे ये बूंद है, तो हमेशा पहली बात तो जिस डायरेक्शन में होगा हमारा, यूजुअली तभी होता है जब सुबह या शाम का टाइम होता है, जब ऊपर होता है सन हमारे एकदम अभी, तो इस टाइम पे रेनबो नहीं बनते हैं। जब बारिश होती है और जब इधर उधर होता है सन, तो सन के ऑपोजिट डायरेक्शन में बनता है। तो उसमें होता है क्या, लाइट में 2 रिफ्रैक्शन होंगे। एक रिफ्रैक्शन पहले यहाँ पे हुआ, यहाँ पे TIR होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, और यहाँ पे फिर से रिफ्रैक्शन होगा, तो 2 रिफ्रैक्शन और एक TIR के बाद यहाँ पे डिस्पर्जन होगा, ठीक है, विभेदन आई थिंक क्या बोलते हैं इसको हिंदी में, और इसकी वजह से यहाँ पे सतरंगा सब बनेगा यहाँ पे, ठीक है। ये क्या है? ये है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन बोलते हैं हिंदी में। इसकी वजह से मिराज नाम का फिनोमिना होता है। इसी कॉन्सेप्ट पे हमारी ऑप्टिकल फाइबर, जिनसे हमारा नेट आता है ना, नेट इस तरह से ऑप्टिकल फाइबर होती है, जिसमें रिपीटेड रिफ्लेक्शंस होते हैं, लाइट के रिपीटेड रिफ्लेक्शंस होते हैं, और इसी को हम बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, अंदर ही अंदर पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो रहा है। तो ऑप्टिकल फाइबर जो हमारी इसी कॉन्सेप्ट पे काम करती है, मिराज इसी कॉन्सेप्ट पे काम करता है, और इसी पे ही हमारा जो डायमंड स्पार्कल करता है, जो हीरा चमकता है, वो भी इसी वजह से चमकता है। और डायमंड बताएंगे किसका एलोट्रोप है, और क्या ये गुड कंडक्टर है या फिर बैड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। तो सारी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे करवा दी हैं, क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा, है ना। विच मिरर इज़ यूज्ड इन सोलर, तो ये सन जो हमें सनराइज और सनसेट पे रेडिश अपीयर हुआ, ये क्यों हुआ? ये भी ध्यान रखना, ये स्कैटरिंग की वजह से ही तो हुआ, क्योंकि बाकी सब लाइट स्कैटर कर गई और रेड नहीं स्कैटर करी, तो ये भी स्कैटरिंग की वजह से हो रहा है। कलर स्कैटरिंग, एपरेंट पोजीशन, स्टार इधर उधर हो रहे हैं, ठीक है, 2 मिनट पहले 2 मिनट बाद तो रिफ्रैक्शन हो रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। एंड दी सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा, आई थिंक बैड कंडक्टर होता है, कार्बन का इलेक्ट्रोप होता है, बिल्कुल, और एक कार्बन उसमें 4 कार्बन से बॉन्डेड रहता है। ग्रेफाइट भी कार्बन का इलेक्ट्रोप होता है, बट उसमें एक कार्बन 3 कार्बन से बॉन्डेड होता है, तो एक कार्बन फ्री होता है। और यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है ग्रेफाइट के द्वारा, बट डायमंड नहीं करता है। कौन सा मिरर यूज़ करेंगे सोलर ब्लास्ट फर्नेस में? कॉन्वेक्स और कॉनकेव। कॉन्वेक्स मिरर जो होता है ये डाइवर्जिंग मिरर होता है, लेकिन जो कॉन्वेक्स लेंस होता है वो कन्वर्जिंग लेंस होता है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ये डाइवर्जिंग मिरर होता है, तो इसका यूज़ वहाँ भी किया जाता है जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें छोटे से मिरर में देखनी है। जैसे कि जब हम गाड़ी चलाते हैं तो छोटे से शीशे में पीछे देखना होता है बहुत सारी चीज़ें, तो रियर व्यू इन व्हीकल्स में जब हमें लेना होता है पीछे का व्यू, तो हम इसको यूज़ करते हैं। लेकिन जो हेडलाइट होती है गाड़ी में, वहाँ पे कॉनकेव का यूज़ करते हैं, क्योंकि ये कॉन्वर्जिंग नेचर का होता है, ठीक है, चीज़ों को बड़ा करके देखने का। तो जो गाड़ी की हेडलाइट होती है उसमें कॉनकेव का यूज़ होता है। डेंटिस्ट जो यूज़ करते हैं, क्योंकि उनमें बड़ा करके जूम करके देखनी चीज़ें। जब हम शेविंग मिरर यूज़ करते हैं शेव करने के लिए, एकदम दाढ़ी एकदम है ना बढ़िया से बने, तो शेविंग मिरर पे भी इसी का यूज़ करते हैं हम। और सोलर ब्लास्ट फर्नेस में भी इसी का यूज़ करते हैं, क्योंकि कन्वर्ज करनी होती है लाइट को सोलर में, क्योंकि सोलर ब्लास्ट फर्नेस सोलर लाइट से चलता है, तो सोलर लाइट को कन्वर्ज करना होगा एक जगह पे। और इसका यूज़ कहाँ कर लेंगे? तो ATM वगैरह में यूज़ कर लेते हैं, रेलवे और एयरपोर्ट वगैरह में यूज़ किए जाते हैं, रेलवे मेट्रो एयरपोर्ट में सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए, ठीक है। आपने देखे होंगे बड़े बड़े लगे होते हैं शीशे, तो सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए इनको
यूज़ किया जाता है, ठीक है। और कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस के यूजेस तो हमने पढ़ ही लिए हैं। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि कॉनकेव चाहे लेंस हो या फिर चाहे मिरर हो, इनका जो फोकल लेंथ होगा वो नेगेटिव होगा। और कॉनकेव चाहे लेंस हो, ठीक है, कॉन्वेक्स चाहे लेंस हो या फिर चाहे मिरर हो, इनका जो फोकल लेंथ होगा वो पॉजिटिव होगा। तो ऐसे याद कर सकते हैं कि केव में, गुफा में सब नेगेटिव नेगेटिव हो रहा है, ठीक है। और एक चीज़ कि आपसे कभी इस तरह से मिरर फार्मूला पूछ ले कि मिरर फार्मूला क्या होता है, तो मिरर फार्मूला होता है 1 अपॉन इमेज की डिस्टेंस प्लस 1 अपॉन ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस इज इक्वल्स टू 1 अपॉन फोकल लेंथ। और लेंस फार्मूला क्या होता है? लेंस फार्मूला होता है 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ। और पावर ऑफ लेंस की यूनिट क्या होती है? डायोप्टर होती है, ठीक है। पावर ऑफ लेंस की जो एसआई यूनिट होती है वो डायोप्टर होती है, डायोप्टर। इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है 1 अपॉन फोकल लेंथ। फोकल लेंथ का यूनिट होता है मीटर, ठीक। तो कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ कॉन्वेक्स लेंथ का फोकल लेंथ क्योंकि पॉजिटिव है तो पावर भी पॉजिटिव होगा, और कॉनकेव का पावर नेगेटिव होगा। तो अगर आपके शीशे लगे हुए हैं वो नेगेटिव, मतलब जब हमने जो ग्लासेस लगा रखे हैं, जिन लोगों को, जैसे मैं भी यूज़ करता हूँ, तो नेगेटिव पावर के हैं, मतलब मुझे दूर का नहीं दिखता है, पास का दिखता है। मतलब इतना भी अंधा नहीं हूँ मैं, ठीक है। पहले नहीं लगा रहता था, पहले मैं पहले मजाक उड़ाता था जिनके चश्मा लगा होता था, लेकिन फिर धीरे ऐसे चश्मा वश्मा खाया पिया करो, खेला कूदा करो, ऐसा मैं तो एडवाइस देता था मैं दूसरा। मन ही मन सोचता था खाना पीना कुछ है नहीं, खेलना कूदना है नहीं कहीं पे, घर में घुसे रहना, तो ये सब तो चश्मे वश्मे तो लगेंगे ही। अब वही हाल मेरा हो चुका है। भाई ऑब्जर्विंग द मोशन 70 से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं होंगे बेटा, ठीक है। 67 के बाद फिर से 67 आ चुका है, तुम चिंता ना करो, 70 से ज़्यादा नहीं होगा। बाई ऑब्जर्विंग मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन हु डिड्यूस्ड दैट ऑब्जेक्ट्स मूव विद अ कॉन्स्टेंट स्पीड व्हेन नो फोर्स एक्ट्स ऑन देम। तो जब उन्होंने इंक्लाइंड प्लेन पे देखा तब उन्होंने ये चीज़ देखा कि मतलब जब कोई भी फोर्स ना लगाया जाए किसी बॉडी पे तो वो कांस्टेंट स्पीड पे चलता है। ये गैलीलियो जी ने डिस्कवर किया था। फैराडे देख चुके, केपलर जी ने तो प्लानिटरी लॉज दिए थे, याद है आपको? प्लानिटरी लॉज हमने पढ़े थे ज्योग्राफी में। तो पहला वाला लॉ क्या था, जरा कमेंट बताएंगे, दूसरा क्या बोल रहा था और तीसरा क्या बोल रहा था? तो पहला था लॉ ऑफ ऑर्बिट्स, कि सब इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमते हैं सारे प्लैनेट, ठीक है। सेकंड क्या बोला था? इसको बोलते हैं लॉ ऑफ एरिया, यानी कि इक्वल टाइम पीरियड में इक्वल एरिया स्वेप्ट करते हैं वो हमारे प्लैनेट, और इसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ टाइम पीरियड, लॉ ऑफ टाइम पीरियड, ठीक है। तो लॉ ऑफ टाइम पीरियड क्या बोलता है? टी स्क्वायर, टाइम पीरियड का स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस, ठीक है। चिंता मत करो, 70 ज़्यादा क्वेश्चन नहीं होंगे। अभी 67 ही है। इन 1928 विच इक्वेशन वॉज डिराइव्ड विच कंबाइंस क्वांटम थ्योरी एंड स्पेशल रिलेटिविटी। तो क्वांटम थ्योरी आपको पता है साल 2025 ईयर ऑफ क्वांटम फिजिक्स ही अनाउंस हुआ है। 2023 का साल क्या था? ईयर ऑफ मिलेट्स था। साल 2024 हमारा ईयर ऑफ कैमलिट्स अनाउंस हुआ, और साल 2025 ईयर ऑफ क्वांटम फिजिक्स। तो ये दिया था पॉल डिराक इक्वेशन ने बताया था, ठीक है। डिराक ही डिस्क्राइब्ड द बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड अदर एंटी पार्टिकल्स, बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड अदर एंटी पार्टिकल्स, ठीक है। लॉरेंस, केपलर, ये सब नहीं। अच्छा ये बताओ, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज किसने करी थी? हु डिस्कवर्ड? चिंता मत करना बेटा, 70 से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करवाएंगे, अभी 67 पे ही हम लोग, ठीक है। व्हेन वॉज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट डिस्कवर्ड? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की खोज कब करी गई थी? बताओ जल्दी से। सर ने बिना चश्मा के क्वेश्चन, अब बहुत मार खाओगे, ध्यान रखना देवराज। फोटो इसीलिए तुम लोग के साथ कुछ शेयर नहीं करते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट डिस्कवर्ड, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, हाँ ये हुआ ना। ये देखो क्वेश्चन ढंग का बनाया मैंने। अब बताओ तुम, जब तक तुम्हें आईएनसी मुस्लिम लीग का फॉर्मेशन नहीं पता होगा तब तुम कर ही नहीं पाओगे। मुस्लिम लीग यहाँ रखना, ठीक है। चलो भाई, तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पहले देख लें क्या? तो ध्यान रखियो, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप चलो अभी लास्ट में बताएंगे। चलो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है? ये होता है कि जब हम कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का कोई भी आप उठा लो, कॉस्मिक रेज या फिर मतलब विजिबल लाइट कुछ भी, तो लाइट को जब इसमें आप स्ट्राइक करवाओगे मेटल में, तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होंगे। तभी इजेक्ट होंगे जब आप
उस थ्रेशोल्ड वेवलेंथ का आप लाइट को स्ट्राइक करवाएंगे, कम का करवाएंगे तो नहीं निकलेगा इलेक्ट्रॉन्स। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की डिस्कवरी, ध्यान रखना, हेनरिक हर्ट्ज ने करी थी 1887 में, यानी कि 2 ईयर्स आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस, 1887 में। हम लोग यहाँ कांग्रेस बना, हम लोग रिवोल्ट कर रहे थे, अब समझ लो जब हम लोग बैटल्स लड़ रहे थे ना, यहाँ तक कि कौन 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 था वो साइंटिस्ट, एक सेकंड रुको, याद नहीं आ रहा क्या नाम था उसका, वो जहांगीर का कंटेम्प्रेरी, तो वही मैं सोच रहा था, जहांगीर इस समय यहाँ पे लूट पाट मच रही है, लड़ाई हो रही है, वहाँ पे मतलब डिस्कवरीज हो रही हैं, ठीक है। खैर, हेनरिक हर्ट्ज, तो ऑप्शन नंबर बी डिस्कवरी करी थी, ध्यान रखना। लेकिन 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 अभी मैंने पीछे दिखाया था आपको, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है, जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है उसके लिए नोबेल प्राइज़ मिला था आइंस्टाइन को। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के लिए नहीं मिला था, जो थंबनेल पे इज इक्वल टू mc² लिखा है थंबनेल पे वीडियो के, उसके लिए नहीं मिला था। इनको मिला था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए 1921 में, क्योंकि लॉ इन्होंने इस्टेब्लिश करके दिया था। तो ये कंफ्यूज नहीं होना है आपको, ठीक है, आपने घबराना नहीं है। कन्वर्ट 1 किलोवाट आवर इंटू जूल पर सेकंड, ये आखिरी क्वेश्चन है, ठीक है। आपने घबराना नहीं है, अभी 70 क्वेश्चन नहीं हुए हैं, अभी 67 में ही हम लोग, ठीक है। तो 1 किलोवाट आवर को जूल पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। कैसे कन्वर्ट करेंगे? वॉट क्या होता है? पावर की यूनिट होती है, पावर वर्क डन अपॉन टाइम, वर्क डन जूल होता है, टाइम सेकंड होता है, तो यानी जूल पर सेकंड 1 वॉट, तो ठीक है 1000 वॉट हो जाएगा, सिंपल 1000 वॉट हो जाएगा, ठीक है 1000 वॉट हो जाएगा। रुक जाओ, किलो वॉट आवर लिखा है, वही मैं सोची क्या लिखा हुआ है, क्या क्वेश्चन सर घटिया सा क्वेश्चन बना हुआ है। किलो वॉट आवर है ये, ठीक है 1 किलो वॉट आवर है। अब इसको कन्वर्ट करना है आपको, ठीक है 1 किलो वॉट आवर को, ठीक है लंबा जुगाड़ नहीं है, भूख लगी रुक जाओ, ठीक है आखिरी क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो 1 किलो वॉट आवर है, तो यहाँ से मैंने 1000 वॉट कर लिया। ये क्वेश्चन कुछ कैसा था याद करने दो मुझे, ये ऐसा भी हो ऐसी तैसी करा है, इसमें देखो 1000 वॉट हो गया, और क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ी लग रही, चलो जो भी हो, अगर किलो वॉट होता तो वो हो गया था 3600, इसमें सेकंड हो जाएंगे। एक पहले तो ये ध्यान रखना, एक रिलेशन यहाँ पे बता रहा हूँ तुम्हें, 1 किलो वॉट आवर में कितने जूल सेकंड होते हैं, ये चीज़ रिलेशन ध्यान रखना। तो पहले तो इसको 1000 तुम कन्वर्ट करोगे, 1000 वॉट हो जाएगा, ठीक है, और फिर घंटे को सेकंड में कन्वर्ट करोगे तो 3600 हो जाएगा। तो ये कितना आएगा? ये आएगा आपका 3.6 इंटू 10 टू द पावर 3 ये 2 ये, और क्योंकि पॉइंट लगा दिए तो 6 जूल सेकंड। ये पहले तो एक रिलेशन जरा, ठीक है, तो उससे देखते हैं, एक सेकंड रुको। अच्छा, ठीक है, क्वेश्चन कुछ इस तरह से था, रुको, ये 1 किलो वॉट को आपको बदलना था किलो जूल पर आवर में, ठीक है, ये क्वेश्चन था कुछ। 1 किलो वॉट आवर को किलो वॉट को एक, ये किलो वॉट ही है, किलो जूल पर आवर में बदलना है। हाँ जी ठीक, हाँ यही क्वेश्चन था। तो देखो अब किलो वॉट से उसमें जाना है, तो पहली बात तो ये 1000 वॉट हो गया, और वॉट मतलब जूल पर सेकंड होता है, ठीक है, तो वॉट मतलब, तो ये 1000 आंसर आ जाएगा। अगर इसको ये क्वेश्चन था तो इसका आंसर 1000 हो जाएगा सिंपल, लेकिन क्वेश्चन कुछ इस तरह से था तो थोड़ा सा और डिफिकल्ट हो जाता है, थोड़ा ज़्यादा तो नहीं लेकिन थोड़ा सा ही, ठीक है। तो ये हमारा जूल पर सेकंड हो गया, 1000 जूल पर सेकंड, लेकिन हमें पर आवर में निकालना है, आवर में निकालना है, सेकंड को आवर में करना है। तो इसको हम 3600 से भाग करेंगे, क्योंकि आपको पता है 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं, तो ये 3600 ऊपर जाएगा आपका, ये 3600 ऊपर जाएगा ना, 3600 इंटू 1000 जूल,
1000 जूल मतलब किलो जूल, 1 किलो जूल, तो यानी 3600 किलो जूल आंसर हो जाएगा। तो वही क्वेश्चन गलत नहीं था, क्वेश्चन ठीक था, मतलब यहाँ पे मैंने कुछ चेंज कर दिया था, किलो जूल पर आवर की जगह जूल पर सेकंड कर दिया था, ठीक है। और एक, व्हाट इज़ रिपीटेड रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड कॉल्ड, कोई चिंता ना करना, अभी पूरे क्वेश्चन 70 से ज़्यादा नहीं होंगे, ठीक है। रिपीटेड रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड को क्या बोलते हैं, रिवर्बरेशन बोलते हैं, ठीक है, रिवर्बरेशन, ठीक है। एक और क्वेश्चन कर लो, 70 नहीं हुए, ठीक है, 70 नहीं हुए। और एक चीज़ बताओगे, साउंड की स्पीड कितनी होती है और लाइट की स्पीड कितनी होती है, लाइट की स्पीड कितनी होती है। Who conducted experiment that a glass tube filled with low pressure gas emitted radiation when a voltage was applied between two metal plates? Victor Hess, Philip Leonard, पॉल डिरैक या फिर हैरी हेस, किसने बोला था ये? तो हैरी हेस तो वो सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी वाले हैं, एक वो विक्टर हेस कॉस्मिक रेज वाले थे। पॉल डिरैक देख चुके हैं, इनकी इन्होंने इक्वेशन दी थी वो, और इन्होंने क्वांटम हमने देखा था कि इस तरह से क्वांटम थ्योरी को इन्होंने वो मिक्स किया था उससे, है ना, क्वांटम को इलेक्ट्रिक थ्योरी से। तो डिरैक की इक्वेशन वो है जिन्होंने डिस्क्राइब किया था इलेक्ट्रॉन्स का बिहेवियर को। ये आंसर होगा आपका फिलिप लेनार्ड, ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। स्पीड ऑफ साउंड होती है, ठीक है, साउंड की स्पीड कितनी होती है एयर में, अगर मैं बात करूँ तो ये 343 मीटर पर सेकंड होती है, 343 मीटर पर सेकंड। और एयर लाइट की कितनी होती है एयर में, ये होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। द फास्टेस्ट स्पीड एनी थिंग कैन रीच ऑन अर्थ, इतनी स्पीड है कि आप तुरंत 1 सेकंड में अर्थ से मून में पहुंच सकते हैं, मात्र 1 सेकंड में सीधे मून से अर्थ में। चलो ख़त्म हो गया अभी। ठीक है, चलो भाई ख़त्म होता है यहाँ पे हमारा लेक्चर। और टोटल 70 क्वेश्चन से मैंने कम ही करवाए हैं, तो कोई रोएगा नहीं कि 70 क्वेश्चन और ये हो सकता है। हाँ, टॉर्क के बारे में बताना था मुझे, सही याद दिलाया, टॉर्क के बारे में बता देना। तो टॉर्क क्या होता है, ये एक तरह का रोटेशनल फोर्स होता है अराउंड एन एक्सिस, रोटेशनल फोर्स अराउंड एन एक्सिस, ठीक है। जैसे कि बॉटल का ढक्कन खोलते हैं इस तरह से कोई भी चीज़, तो वो टॉर्क लगा के खोलते हैं उसमें। और यहीं से मोमेंट ऑफ इनर्शिया का भी कॉन्सेप्ट याद करिएगा कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या होता है, I = mr²। m क्या है मास, r क्या है वो डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ एक्सिस, ठीक है। चलिए भाई, थैंक यू सभी को। बाकी कैसा लग रहा है, कल हम लोग बायो करेंगे। 70 क्वेश्चन नहीं हुए हैं बस, 70 से कम ही हुए हैं। तो वॉलेट क्यों नहीं, ब्लू वाई ब्लू मतलब क्या चीज़, 9th में 100 हर्ट्ज होगा, प्लीज़ चेक, एक सेकेंड। इसमें मार्कोनी, एक सेकेंड, एक्चुअली इसमें मार्कोनी ने डिस्कवर तो मार्कोनी ने करी थी, अगर रिफ्लेक्शन हर्ट्ज भी थे ऐसा नहीं है, लेकिन चलो हेनरी हर्ट्ज मार्क कर लो, लेकिन एक बार मैं कंफर्म कर दूंगा इसका, ठीक है। हेनरी हर्ट्ज इसका मार्क कर लो, ठीक है, क्योंकि द फॉलोइंग कंफर्म्ड, मैक्सवेल की थ्योरी ने कंफर्म डिस्कवर्ड विद द डिस्कवरी ऑफ रेडियोस। तो अगर ये डायरेक्टली पूछता डिस्कवरी ऑफ रेडियो वेव्स तो गुगलिनो
मार्कोनी होते बट हेनरिक हर्ट्ज। चलो अभी मैं कंसिडर कर लेता हूँ। एक बार मैं एसएससी के ऑफिशियल आंसर किसी, क्योंकि यहाँ पे मैंने सारे PYQs ही रखे हैं, तो एक बार मैं चेक कर लूँगा, ठीक है। ठीक है, 1886 है तो फिर हेनरिक हर्ट्ज ही करो, ठीक है, क्योंकि मार्कोनी ने जितना मुझे याद है 1890s के टाइम पे दिया था इन्होंने, ठीक है। 1890s के टाइम पे इन्होंने रेडियो वेव्स का कॉन्सेप्ट दिया था, तो फिर मेरे हिसाब से हेनरिक हर्ट्ज ही होंगे इसके, क्योंकि उन्होंने 1890s के टाइम पे दिया था मार्कोनी ने। चलो तो अभी के लिए आपको हेनरिक हर्ट्ज इसका मान के चलना है, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना, मार्कोनी और हर्ट्ज दोनों ही रेडियो वेव्स की डिस्कवरी में इन्वॉल्व हैं, दोनों ही। लेकिन क्योंकि दोनों ही ऑप्शन में आ गए और यहाँ पे ईयर इसीलिए इसने दिया है, मेंशन किया 1886, तो हेनरिक हर्ट्ज होंगे। अगर 1890 जैसे 1894 95 मेंशन करेगा तो मार्कोनी मार्क करना है आपको, ठीक है। नोट्स यार देखो मिलते हैं तो भेज देना, ठीक है, इस नंबर पे जिस जो इसने बनाए हैं, तो मैं टेलीग्राम पे डलवा दूंगा, ठीक है। सर डायमंड में उसमें डेंसर से रेयर में जाता है, उसमें TIR जो होता है डायमंड में वो डेंसर से रेयर मीडियम में होता है, ठीक है। वहाँ पे क्रिटिकल एंगल वगैरह का कॉन्सेप्ट निकल के आता है। सर वैलेंस एंड वैलेंसी में क्या डिफरेंस है भाई? वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है जो आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन होता है, वैलेंसी होती है कि कितना, उसका ऑफिशियल डेफिनेशन होता है कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट, यानी कितने इलेक्ट्रॉन्स को वो लूज या गेन करके स्टेबल हो रहा है, अपनी ऑक्टेट को कंप्लीट कर रहा है, उसको वैलेंसी बोलते हैं। क्या मैग्नेटिक फ्लक्स? मैग्नेटिक फ्लक्स क्या यूनिट पूछ रहे हो क्या? अगर यूनिट पूछ रहे हो तो वेबर होती है अगर मैग्नेटिक फ्लक्स की। और एक हाँ यार यूनिट मैं सोच रहा था बताने के लिए, मैं बताना भूल गया, दैट इज़ सीमेंस किसकी यूनिट होती है? सीमेंस। सबकी तो मैंने बता दी, सीमेंस की यूनिट नहीं बताई मैंने आपको। बाकी यहाँ पे उसकी भी नोट कर लो, जैसे अभी किसी ने पूछा शायद मैग्नेटिक फ्लक्स का, तो मैग्नेटिक फ्लक्स का जो यूनिट होता है वो वेबर होता है, वेबर या फिर टेस्ला मीटर स्क्वायर। और साइमन्स जो होता है वो कंडक्टेंस की यूनिट होती है, रेजिस्टेंस की ओम होती है और साइमन्स की कंडक्टेंस की सीमेंस होती है। या फिर इसी को हम ओम इनवर्स भी बोल देते हैं, या फिर ओम को हम ऐसे लिखते हैं OHM, तो इसकी सीमेंस या फिर ओम इनवर्स को हम मो लिख देते हैं MHO, उसका उल्टा करके पूरा, ठीक है। ऑल राइट, थैंक यू सभी को। कंजर्वेटिव फोर्सेस, अच्छा हाँ ये भी बताना था लास्ट में। कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या होते हैं? तो कंजर्वेटिव का मतलब होता है, इनको बोलते हैं संरक्षी बल, और नॉन कंजर्वेटिव होते हैं गैर संरक्षी बल। नॉन कंजर्वेटिव होते हैं गैर संरक्षी। कंजर्वेटिव का एग्जाम्पल है जैसे, और एक चीज़ और एक जरा बताना, वैक्यूम ट्यूब की डिस्कवरी किसने करी थी और बैरोमीटर किसने डिस्कवर किया था? वैक्यूम ट्यूब और बैरोमीटर की डिस्कवरी किसने करी थी? ये मैंने सोचा था लास्ट में बता दूंगा, सही तुम लोगों ने याद दिला दिया। कंजर्वेटिव की अगर बात करें तो इसमें ये इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ होता है, इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, यानी कौन किस रास्ते का इस्तेमाल किया गया इस काम करने के लिए, उससे इंडिपेंडेंट होता है। इसमें वर्क डन जो होता है एक राउंड ट्रिप में वो 0 के बराबर होता है। नॉन कंजर्वेटिव की अगर बात करें तो ये सिंपल हमारा डिपेंडेंट ऑफ पाथ हो जाएगा, उसका उल्टा। और यहाँ पे जो वर्क डन इन एक क्या बोलते हैं एक राउंड ट्रिप में, वो नॉन ज़ीरो होगा, ठीक है। और यहाँ पे वैक्यूम ट्यूब की अगर हम डिस्कवरी की बात करेंगे तो किसने करी है? ये ली दे फ्रॉस्ट ने करी है, ली दे फ्रॉस्ट। और बैरोमीटर की बात करेंगे तो ध्यान रखना ये इंपॉर्टेंट है, जो कि प्रेशर को मापता है, इवेंजेलिस्टा टॉरिसेल्ली, इवेंजेलिस्टा टॉरिसेल्ली, इन्होंने इसकी डिस्कवरी करी थी, ठीक है। एग्जाम्पल आप कंजर्वेटिव में नोट कर सकते हो, जैसे कि हमने ग्रेविटेशनल फोर्स देखा था, जो कि कैसा था? कॉन्टैक्ट की नॉन कॉन्टैक्ट? इलेक्ट्रोस्टैटिक कैसा था? दोनों ही हमारे नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स थे, ठीक है। स्प्रिंग फोर्स हो गया, स्प्रिंग फोर्स आपका कैसा हो जाएगा?
कंजर्वेटिव फोर्स हो जाएगा। नॉन कंजर्वेटिव में जैसे कि फ्रिक्शन फोर्स हो जाएगा, जो कि कॉन्टैक्ट फोर्स होता है। तो कंजर्वेटिव में नॉन कॉन्टैक्ट वाले हैं और इसमें कॉन्टैक्ट वाले हैं, ठीक है। चलिए बाकी हमारा का लेक्चर ख़त्म। टोटल कितना आवर्स का लेक्चर हो गया? ये टोटल हो गया आपका 3 घंटे का लेक्चर है ना। 1 मिनट और रुक जाएंगे तो पूरा 3 घंटा हो जाएगा, है कि नहीं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी डिस्कवरी बता तो दिया यार मैंने, लिखवाया होगा, नहीं लिखवाया क्या? अच्छा ये भी स्किप हो गया क्या? रुक जाओ। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, हाँ नहीं बताया यार। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी किसने करी थी? रुस्का एंड नॉल। रुस्का और नॉल ने करी थी इसकी डिस्कवरी। और एक चीज़ कि होलोग्राफी का एक पूछता है क्वेश्चन आपसे कि हु डेवलप द कॉन्सेप्ट ऑफ या फिर प्रिंसिपल ऑफ होलोग्राफी किसने डेवलप किया? अब बेचारे जो लोग 300-400 लोग चले गए उनका मिस हो गया अनफॉर्चुनेटली। तो ये है डेनिस गैबोर। तो ये सारी डिस्कवरीज अगर नोट्स जो बना रहे हैं तो प्लीज़ अगर हो सके तो एक जगह नोट कर लीजिएगा इसको, ठीक है सर। डाउट नंबर 67, हाँ हमारे साथ खेल रहे हैं, क्यों हमारे साथ ही खेल रहे हो तुम? और भी कुछ डिस्कवरी, अब कितनी डिस्कवरी करोगे? बता दो, राइट ब्रदर्स ने किसकी डिस्कवरी करी थी है? वैसे तो जितनी थी इम्पोर्टेंट वो मैंने सब करवा दी आपको, बाकी डिस्कवरीज तो बहुत सारी हैं। येलो वायर का मतलब ये कोई फिक्स नहीं होता है, ठीक है। ये फिक्स नहीं होता, डिफरेंट पर्पज से यूज़ किया जाता है। तो आपको वाइट और ब्लैक और रेड के बारे में बस पता होना चाहिए, ठीक है। येलो को हम मल्टीपल पर्पज से यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। यूजुअली अगर ग्रीन यूज़ नहीं होता है तो येलो का यूज़ कर लेते हैं अर्थिंग देने के लिए, मतलब अर्थ को दिखाता है वो, ठीक है। अर्थिंग देने के लिए ग्रीन नहीं होता तो येलो होता है फिर वहाँ पे, ठीक है। चलिए थैंक यू सभी को, धन्यवाद। 3 घंटे की क्लास होती है कंप्लीट। कल मिलते हैं बायोलॉजी के क्लास के साथ। थैंक यू।